नोट फ्रॉम हाइड्रा नॉवेल्स जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो मत नहीं कर रहे हैं। आखिरकार वह सिर्फ एक रक्षक है, वह खुले तौर पर प्राचीन कबीले का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। इन बातों पर विचार करते हुए ज़ियाओ डिंग सीधे भूटान शहर गया और ज़ियाओ परिवार के पास लौट आया। सबसे बड़े यंग मास्टर और सीनियर हाई वापस आ गए हैं। गेटकीपर हैरानी से चिल्लाए और जल्द ही बहुत से लोग उत्साह से उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। अलग-अलग बुजुर्ग, ज़ियाओ परिवार के खास लोग और नई पीढ़ी सभी आसमान से उतरते हुए नौजवान को हैरानी और इज्जत से देख रहे थे। ये सबसे बड़ा यंग मास्टर असल में उड़ सकता था, भले ही यह अफवाह थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने फ्लाइंग टेक्निक सीखी थी, फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी हुई। कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा यंग मास्टर एक अल्केमिस्ट भी था और राजधानी में काफी मशहूर हो गया था। वे एक पल के लिए चौंक गए, फिर होश में आए और एक के बाद एक उनका अभिवादन किया, अपना चेहरा दिखाना चाहते थे। सबसे बड़े युवा मास्टर भाई डिंग, यंग मास्टर डिंग, युवा मास्टर क्विंगर खुशी से दौड़ी और ज़ियाओ डिंग ने कुछ देर तक उसके सिर पर हाथ फेरा। ज़ियाओ यान और ज़ियाओ ली भीड़ में थे और उन्हें अजीब तरह से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनका ये बड़ा भाई बहुत ही ताकतवर था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे अपने बड़े भाई की रफ्तार के साथ चल सकते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि उनका बड़ा भाई बहुत तेज दौड़ रहा है और वे उसकी पीठ भी मुश्किल से देख पा रहे थे। ज़ियाओ डिंग ने जवाब में सिर हिलाया और भीड़ में डरे हुए दो भाइयों की तरफ देखा। क्या बात है? 2 महीने हो गए हैं, क्या तुम अब अपने बड़े भाई को नहीं पहचानते? नहीं, बस हमें अचानक ऐसा लगा कि आप थोड़े अनजान हैं, बड़े भाई। ज़ियाओ ली अजीब तरह से मुस्कुराए। इसमें अनजान होने जैसी क्या बात है? तुम्हारा बड़ा भाई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी तुम्हारा बड़ा भाई ही रहूंगा। ज़ियाओ डिंग पास आया और उसने ज़ियाओ ली के माथे पर एक थप्पड़ मारा, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, ज़ियाओ यान भागने के लिए मुड़ा, लेकिन आखिर में उसने अपनी पीठ ज़ियाओ डिंग के सामने छोड़ दी। एक लात के साथ ज़ियाओ यान चीखा और उड़ गया। अरे बड़े भाई, तुम मुझे फिर से लात मार रहे हो। ज़ियाओ जान और बड़े बुजुर्ग पास आए। तीनों भाइयों को झगड़ा करते देखकर वहां से और बोले, ठीक है, जल्दी से अंदर जाकर बैठ जाओ। इतनी जल्दी वापस आने के बाद तुम बहुत थक गए होगे। ज़ियाओ डिंग अपने पिता के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि फैमिली की सभी बिल्डिंग्स को रिनोवेट कर दिया गया था और कई नई बनी हुई बिल्डिंग्स भी थी। उन्होंने सिर हिलाया, लगता है परिवार काफी अच्छा चल रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से है। 2 बड़े परिवारों को खत्म करने के बाद हमारी ज़ियाओ फैमिली की ताकत बहुत बढ़ गई। फिर तुमने राजधानी में धूम मचा दी। हाल ही में पूरा जियामा एम्पायर शाही परिवार से लेकर आम परिवारों तक बधाई देने आया है। उन्होंने हमारी फैमिली का दरवाजा लगभग रौंद ही दिया है। ज़ियाओ जान जोर से हंसा और बाकी लोग भी खुशी से हंसने लगे। हाँ, सही कहा एल्डर यंग मास्टर, हाल ही में हर तरह के तोहफे आए हैं और कई लोगों ने तो शादी के रिश्ते भी पेश किए हैं। परिवार के सभी जवान लड़कों की अब मंगेतर हैं। स्टीवर्ट तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उसकी झुर्रियां एक साथ इकट्ठा होकर गुलदाउदी की तरह खिल नहीं गईं। शादी के रिश्ते की बात करें तो सीनियर हाई को आपको बताना चाहिए था, है ना? आपके पापा ने आपके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी है। वह सुंदर है, बहुत काबिल है और उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है। वह मित्तल फैमिली की सीधी खानदानी है और आपके लिए एक अच्छी जोड़ी है। ज़ियाओ जान हंसा, तुम कल उससे मिल सकते हो और कुछ फीलिंग्स बढ़ा सकते हो। मैं जाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास एक और काम है। ज़ियाओ डिंग इतने सारे लोगों के सामने अपनी शादी के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, हमारे परिवार ने 2 बड़े परिवारों की इंडस्ट्री को निगल लिया है और हमें बहुत सारे तोहफे मिले हैं, इसलिए हमारे पैसे काफी हैं। अब जब हम तीनों भाइयों की शादी 3 बड़े परिवारों में हो गई है, तो हमारे कनेक्शन भी बुरे नहीं हैं। अब हमें एक चीज की कमी खल रही है। भीड़ का ध्यान इस ओर गया और वे सोचने लगे कि उनके परिवार में अभी भी क्या कमी है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें एक तरह की आत्मा की कमी है? ज़ियाओ यू ने डरते हुए अंदाजा लगाया। ज़ियाओ डिंग हैरान रह गया, इस लड़की ने सच में ऐसा सोचा था। उन्होंने खांसते हुए कहा, ये भी गिना जाएगा, लेकिन इस स्टेज पर हमारे पास कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक में ज्यादा कमी है। ओह, शियाओ यू का चेहरा लाल हो गया। यू सबसे बड़े युवा मास्टर को बीच में मत टोको। ग्रैंड एल्डर ने उसे डांटा। उनके बोलने का तरीका भी बदलकर एल्डर यंग मास्टर हो गया था, जो ज़ियाओ डिंग के लिए उनके सम्मान को दिखाता था। ये ठीक है, हमारा ज़ियाओ परिवार अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। हमारी भावना जरूर बदलनी चाहिए, हमारी सोच को बड़ा करना चाहिए और हमें अपनी सोच में घमंड और जल्दबाजी से बचना चाहिए। खुद को सही मत समझो और बेवजह दुश्मनों को नाराज मत करो। ज़ियाओ डिंग ने अपना सिर हिलाया और ठंडेपन से कहा, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब लोग अपने रुतबे का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाते हैं, घमंड से काम लेते हैं, कमजोरों को धमकाते हैं और ज़ियाओ फैमिली के विकास को रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग हमारी ज़ियाओ फैमिली में नहीं आएंगे। नहीं तो मुझे बदतमीज होने का इल्जाम मत लगाना। जब वह समय आएगा तो न सिर्फ तुम्हें रिसोर्स का मजा नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें सजा भी मिलेगी या निकाल भी दिया जाएगा। ये सुनकर सब कांप उठे, खासकर कुछ लड़के जो फैमिली की ताकत की वजह से थोड़े घमंडी हो गए थे। उन्होंने ज़ियाओ डिंग की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। ज़ियाओ जान ने सिर हिलाया, हम फैमिली के मैनेजमेंट को सच में और सख्त होने की जरूरत है। जहां तक कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक की बात है, हमारे पास सच में काफी कमी है, खासकर ऊंचे लेवल की। इस दौरान मैंने कुछ फंड तैयार किए हैं और कुछ कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक को ऑप्शन करने का इरादा है। ये सबसे अच्छा होगा अगर हम कुछ प्रोफाउंड रैंक एडवांस डू टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक को ऑप्शन कर सकें। बड़ी ताकतें कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक जैसी चीजें गिफ्ट नहीं करेंगी। अभी के लिए शियाओ परिवार सिर्फ ऑप्शन का रास्ता अपना सकता है। अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान मैंने कुछ कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक इकट्ठा की हैं, जो खास तौर पर आप सभी के इस्तेमाल के लिए तैयार की गई हैं। ज़ियाओ डिंग ने टेबल पर हाथ हिलाया और 9 सीक्रेट मैनुअल दिखाई दिए। ये सभी प्रोफाउंड रैंक कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक हैं। इनमें एक प्रोफाउंड रैंक एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक ब्लड वुल्फ टेक्निक है, जो बुरी नहीं है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकाला। गहन रैंक उन्नत। ये सुनकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी सांसें रुक गईं। यह ऐसी चीज थी जो सिर्फ बड़े सेक्स और बड़े परिवारों के पास ही हो सकती थी, फिर भी ज़ियाओ डिंग ने उन्हें इतनी आसानी से निकाल लिया था। ज़ियाओ जान ने जल्दी से उसे देखने के लिए ले लिया। ये सच में उनके फैमिली के रेजिंग लान वायलेंट क्यूई से कहीं ज्यादा गहरा था। शुरू में रेजिंग लान वायलेंट क्यूई एक प्रोफाउंड रैंक इंटरमीडिएट कल्टीवेशन टेक्निक के तौर पर 2 पुराने बड़े परिवारों को सावधान कर दिया था। अब जब उन्हें ये प्रोफाउंड रैंक एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक मिल गई थी, तो वे जियामा एम्पायर में एक टॉप फैमिली की पोजीशन के लिए मुकाबला करने के काबिल थे। बहुत बढ़िया, मेरे बेटे में ज़ियाओ फैमिली को फिर से जिंदा करने की ताकत है। ज़ियाओ जान जोर से हंसा। क्लान चीफ, सबसे बड़े यंग मास्टर न सिर्फ हमारे ज़ियाओ परिवार में नई जान डालेंगे, बल्कि वे जरूर ज़ियाओ परिवार के उस लेवल को पार कर जाएंगे जब पुराने क्लान चीफ ज़ियाओ लिन इंचार्ज थे। ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए उसे सही किया। मेरी तारीफ करना बंद करो, मैं जानता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ज़ियाओ डिंग ने कंधे उचकाए और एक और डू टेक्निक निकाली। यह एक प्रोफाउंड रैंक एडवांस डू टेक्निक है जिसे रेजिंग लान रॉ कहते हैं। यह एक साउंड वेव डू टेक्निक भी है और यह हमारे परिवार की रेजिंग लान वायलेंट क्यूई के साथ बहुत अच्छी तरह से चलती है। भीड़ फिर से हैरान रह गई। उनमें से हर कोई उत्साहित दिख रहा था और कई लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और खड़े हो गए। एक प्रोफाउंड रैंक एडवांस डू टेक्निक को एक प्रोफाउंड रैंक एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक के साथ मिलाने पर यह कितना पावरफुल होगा। ये सही है, भले ही कम समय में ब्लड वुल्फ टेक्निक पर स्विच करना आसान ना हो। अगर हम इस डू टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए रेजिंग लान वायलेंट क्यूई का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कॉम्बैट पावर भी काफी बढ़ जाएगी। अलग-अलग एल्डर्स और यहां तक कि ज़ियाओ जान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और ज्यादा देर तक शांत नहीं हो पाए। डिंगर, इतनी सारी प्रोफाउंड रैंक कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक इकट्ठा करने के लिए तुमने जो कीमत चुकाई होगी वो बहुत ज्यादा रही होगी। अगर तुम्हें परिवार के सपोर्ट की जरूरत हो तो शर्माना मत। ज़ियाओ जान ने गंभीरता से कहा। ये कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक नीलामी में भी शायद ही कभी देखी जाती थी। ज़ियाओ डिंग के लिए इन्हें पाना बहुत मुश्किल रहा होगा। ये ठीक है, ये बहुत मुश्किल नहीं था। ज़ियाओ डिंग हल्के से मुस्कुराया। रेजिंग लान रॉ कुछ ऐसा था जो उसने एक गुफा में सीखा था और बाकी मछली पकड़ने से मिले थे। ये सच में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 108 तुझे प्राचीन सम्राट Z दूसरी डाउ टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक काफी अच्छी है और हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से चुनी जा सकती है। बेशक अगर मौका मिला तो हम अभी भी कुछ कल्टीवेशन टेक्निक और डाउ टेक्निक ऑप्शन करके परिवार की नींव को मजबूत कर सकते हैं। ज़ियाओ डिंग ने उन्हें नीलामी घर से खरीदने का विरोध नहीं किया। निश्चिंत रहें, मैं यहाँ परिवार के मामले संभाल लूंगा, आप बस अपना काम करें। ज़ियाओ जान ने ज़ियाओ डिंग के कंधे पर थपथपाया। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। हाँ, हम भी परिवार को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। ग्रैंड एल्डर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मैं आप सबको और नहीं रोकूंगा। ज़ियाओ डिंग मुस्कुराया। चाहे उसका टैलेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह सिर्फ फैमिली को ज्यादा नाम दिलाने और बहुत सारे रिसोर्स पाने में मदद कर सकता था। अगर परिवार सच में मजबूत बनना चाहता था तो सभी को उसके साथ सुधार करना होगा। ज़ियाओ जान ने हाथ हिलाया। सब लोग वापस जाओ और अपना काम करो। सभी लोग चले गए, केवल 3 भाई ही पीछे रह गए।
दिनगत, तुम इस समय थोड़े घमंडी हो गए हो। मैंने सुना है कि तुमने इंपीरियल सिटी में काफी हंगामा मचा दिया है। तुम्हें सावधान रहना होगा, आखिर जंगल के ऊपर खड़ा पेड़ हवा से नष्ट हो जाएगा। जियाओ जान ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है। जियाओ डिंग ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया, लेकिन मैं लकड़ी नहीं हूँ, मैं एक स्टील का खंभा हूँ जो हवा से हिलता नहीं है। ये सुनकर जियाओ ली और जियाओ यान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आप बवा, जियाओ जान ने गुस्से में कहा, हमेशा इतने सीरियस मत रहो। अब तुम एक मंगेतर हो, ज्यादा संभल कर रहो और लोगों को यह मत सोचने दो कि तुम भरोसे लायक नहीं हो। मंगेतरों की बात करें तो मुझे अभी भी आपको कुछ बताना है। जियाओ डिंग ने बेशर्मी से कहा, पिताजी, इससे पहले कि आप मेरे लिए मंगेतर ढूंढते, मेरी सगाई क्लाउड मिस्ट सेक्ट के सेक्ट मास्टर से हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में अब मेरी 2 मंगेतर हैं। ओ क्या? जियाओ जान हैरान रह गया। तुम्हारी सगाई सेक्ट लीडर युन से हो गई है? मैंने गलत तो नहीं सुना? जियाओ डिंग ने सिर हिलाया। हाँ, वह मेरी मंगेतर है। क्योंकि मैं कुछ कामों में बिजी था, इसलिए मैंने तुम्हें समय पर नहीं बताया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे जैसे काबिल आदमी की कई पत्नियां और रखेलें होनी चाहिए। जियाओ जान का चेहरा तमतमा गया, लेकिन वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट की सेक्ट मास्टर है और अब तुम्हारी 2 मंगेतर हैं, क्या वे नाराज नहीं होंगी? पुराने सेक्ट मास्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जहां तक उसकी बात है। ओह, वह ये सुनकर जरूर गुस्सा होगी, लेकिन जब तक मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, अगर वह मुझे हरा नहीं पाती तो कोई बात नहीं। जियाओ डिंग ने थोड़ा असहज होकर कहा, शुक्र है युन को अपने ब्रेकथ्रू से पहले इस बारे में पता नहीं था, वरना इसे उसके ब्रेकथ्रू पर असर पड़ सकता था। बड़े भाई, क्या सेक्ट लीडर युन वही खूबसूरत बहन है जो उस दिन आपके साथ थी? जियाओ यान ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, भविष्य में उसे बड़ी भाभी कहना याद रखना। जियाओ डिंग ने सिर हिलाया। लेकिन अब 2 बड़ी भाभी हैं, जब वे साथ साथ चलें तो हम उन्हें कैसे बुलाएं? जियाओ ली थोड़ा कंफ्यूज था। क्या आप उन्हें अलग दिखाने के लिए उनके नाम नहीं जोड़ सकते? जियाओ डिंग ने अपने होंठ से कोड़े। एक है बड़ी भाभी युन और दूसरी है बड़ी भाभी या फेई। बस इतना ही। अगर भविष्य में और भी बड़ी भाभी होंगी तो उन सभी को ऐसे ही बुलाना। जियाओ जान और उसके दोनों बेटे कुछ हैरान रह गए। उसकी बात सुनकर जियाओ डिंग अभी भी और औरतें ढूंढने का प्लान बना रहा था। जियाओ जान को होश आया और वह हंसा। कई पत्नियां और रखेलें रखना भी ठीक है। सिर्फ और बच्चे पैदा करके ही हम अपने जियाओ परिवार को मजबूत कर सकते हैं। मेरे तुमसे 3 बेटे हैं और भविष्य में अगर तुम में से हर एक के 10 बच्चे हुए तो हमारे वंश में 30 बच्चे होंगे। अगर तुम में से हर एक के 30 बच्चे हुए तो टीएस। पिताजी, हम घोड़े नहीं हैं। शियाओ ली अवाक रह गई। दूसरे भाई, तुम नहीं समझते, ताकतवर आदमी के लिए कई औरतों का होना ताकत की निशानी है। जियाओ यान ने बहुत अच्छे से बात की। अरे बदमाश, तुम्हारे बाल तो अभी पूरे भी नहीं बढ़े हैं, तुम क्या कह रहे हो? जियाओ जान ने अपने सबसे छोटे बेटे के माथे पर हाथ फेरा। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा काम अब कल्टीवेशन में कड़ी मेहनत करना है। पहले अपने बड़े भाई के कल्टीवेशन लेवल तक पहुंचो, फिर औरतों को ढूंढने के बारे में सोचो। आउच, दर्द हो रहा है। डैड, थोड़ा नरमी से बोलो। जियाओ यान ने अपना सिर ढक लिया और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। डिंगर, चलो, मैं तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखूंगा। जियाओ जान अपने बेटों को बड़े खाने पर ले गया और इस दौरान परिवार में जो कुछ हुआ था उस पर बात की ताकि जियाओ डिंग को अंदाजा हो जाए। जब वे काफी खा चुके तो जियाओ जान ने गंभीरता से कहा, मैंने क्लैन चीफ का पद तुम्हें देने का फैसला किया है और दूसरे एल्डर्स भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन तुम्हें अभी भी जियानान अकेडमी जाना होगा। जब तुम अपनी कल्टीवेशन पूरी कर लोगे तो तुम वापस आकर फैमिली को संभाल सकते हो। जियाओ डिंग हैरान था, इतनी जल्दी? यह जरूरी है। जल्दी उत्तराधिकारी तय करने से सभी को तैयार रहने का मौका मिलता है, इसलिए भविष्य में ये बहुत अचानक नहीं होगा। जियाओ जान ने सिर हिलाया और अपने बाकी 2 बेटों से कहा, तुम दोनों वापस जाओ और जल्दी से खेती करो, मुझे तुम्हारे बड़े भाई से कुछ बात करनी है। हालांकि दोनों को जानने की इच्छा थी, लेकिन वे जानते थे कि यह कोई बड़ी बात होगी और वे अभी यह जानने के लिए बहुत छोटे थे। दूसरे और सबसे छोटे बेटे के जाने के बाद जियाओ जान ने पुराना ज़ैद का एक टुकड़ा निकाला। जियाओ डिंग की नजर तुरंत उस पर गई। ये पुराना ज़ैद एक बच्चे की हथेली के साइज का था, जिस पर अजीब पैटर्न बने थे जो ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे जैसे उसमें अपनी ही जिंदगी हो। पुराने ज़ैद के अंदर स्पिरिचुअल लाइट की एक चमक थी जो जियाओ जान से हल्की सी जुड़ी हुई थी। तो ये प्राचीन सम्राट ज़ैद, उसे इस चीज का नाम अंदाजा लगाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ये बिल्कुल वही था जो प्राचीन कबीला और हुन कबीला चाहता था। यहाँ तक कि प्राचीन कबीले के गुरुवान ने भी अपनी बेटी को इस चीज को खोजने के लिए भेजा था। ये क्लैन चीफ का टोकन है जो हमारे पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसमें थोड़ी सी सोल पावर डालकर यह पता लगाया जा सकता है कि इसका मालिक जिंदा है या मर गया है। जियाओ जान ने बताया, जो रोशनी की जगह तुम देख रहे हो वह मेरा छोड़ा हुआ सोल मार्क है जो दिखाता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। हमने इस पर बात की और तय किया कि यह ज़ैद सबसे पहले तुम्हें देंगे। इस पर अपना निशान छोड़ दो ताकि हमें तुम्हारा स्टेटस पता चल जाए। मुझे क्या हो सकता है? इसके बजाय आपको मुझे ज़ैद दे देना चाहिए। इस तरह जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे घर की स्थिति का पता चल जाएगा। जियाओ डिंग ने अपना सिर हिलाया। ये चीज बहुत बड़ी मुसीबत थी। जब से उसने इसे देखा था, ये घर पर नहीं रह सकती थी, ये उसके हाथों में सबसे सुरक्षित थी। यह जियाओ जान ने त्योरियां चढ़ाई। तो क्या हमें तुम्हारी हालत के बारे में पता नहीं चलेगा? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम में से कौन मुझे बचाने आ सकता है? इसके उलट अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कम से कम तुम्हें बचाने तो आ सकता हूं, है ना? जियाओ डिंग ने कंधे उचकाए और तुझे प्राचीन सम्राट ज़ैद को पकड़ लिया। बस इसे मेरे पास छोड़ दो। ये घर से ज्यादा यहाँ ज्यादा सुरक्षित है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको कबीले के मुखिया को खतरा हो। ये भी काम करता है। अगर मैं मर गया तो ये तुम्हारे लिए क्लैन चीफ के तौर पर सफल होने का टोकन होगा। जियाओ जान ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि ऐसा करना बेहतर था। ऐसी उदास करने वाली बातें मत कहो। जियाओ डिंग ने अपना हाथ घुमाया और तुझे प्राचीन सम्राट ज़ैद को हटा दिया। इसके बाद आपको मेरे पिता के रूप में अभी भी कल्टीवेशन पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने बेटे को आपसे और दूर न जाने दें। उन्होंने मेडिसिनल पिल्स का एक ढेर निकाला। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने इन सबको रिफाइन किया था। मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, बस सिचुएशन के हिसाब से इनका इस्तेमाल करें। मैं उनका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। जियाओ जान ने उन्हें गंभीरता से हटा दिया। इसे इस बुरे आदमी ने रिफाइन किया है, क्या तुम हर बार इस बुरे आदमी का क्रेडिट नहीं चुरा सकते? याओ लाओ ने अंधेरे में दुखी होकर कहा। उसने तुझे प्राचीन सम्राट ज़ैद के खास स्वभाव पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह बस एक साधारण खजाना है। अगर मैं कहूं कि इसे आपने रिफाइन किया है तो क्या लोग यकीन करेंगे? क्या कोई एडवांस केमिस्ट हर दिन लो टू मिट्टी मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करेगा? जियाओ डिंग ने गुस्से से जवाब दिया। उफ, इस बुरे आदमी की जिंदगी सच में बहुत मुश्किल है। हर दिन तुम्हारे लिए काम करता है और आखिर में अनजान ही रहता है। जियाओ डिंग को याओ लाओ की शिकायतों की आदत हो चुकी थी और उसने सीधे उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, डैड, अगर और कुछ नहीं है तो जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। PS 10,000 शब्द अपडेट किए गए। एक रिकॉर्ड बनाया। 109 अच्छी चीजें बाहरी लोगों को न दें। अपना खाना खत्म करने के बाद जियाओ डिंग जुना के आंगन में गया। जुना, तुम आज अपने भाई से मिलने बाहर क्यों नहीं आई? क्या तुम बीमार हो? कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जियाओ डिंग ने भौहें चढ़ाई। ये लड़की सच में बीमार तो नहीं हो सकती, है ना? उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और दरवाजे पर पहुंचा। जुना, मैं अंदर आ रहा हूं, ठीक है? मैं चंचल भाई डिंग को नहीं देखना चाहता। अंदर से जुना की तीखी आवाज आई। जियाओ डिंग जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। देखा कि जुन एक कवर के नीचे छिपी हुई है। वह पास गया, कंबल खींचा और मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, भाई तुम्हारे लिए 2 भाभियां ढूंढ रहा है, क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? या जुन एक के मन में तुम्हारे भाई के बारे में कुछ और ही ख्याल है? जुना थोड़ी शर्मिंदा हुई, शर्माते हुए बोली, वैसे भी भाई डिंग तो बस एक चंचल प्लेबॉय है। ओ माय, तो जुन एक के मन में सच में भाई के लिए ख्याल है? क्या तुम भाई की पत्नी बनना चाहती हो? नहीं तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? जियाओ डिंग मुस्कुराया और जुना की बगलों में गुदगुदी की, जिससे वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, चिंता मत करो जुना, भले ही भाई के पास कई औरतें हों, फिर भी मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए पहले से जगह बचा लूं और तुम्हें मंगेतर बना दूं? ऐसा कौन चाहता है? जुना इतनी छोटी है, क्या भाई डिंग पहले से ही मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है? जुना वापस कवर में घुस गया। जुन एक बहुत प्यारी है, तुम भविष्य में बहुत सुंदर बनोगी। हमें इसे परिवार में ही रखना चाहिए और इसे अंदर ही अंदर बचा लेना चाहिए। जियाओ डिंग खिलखिलाकर हंसा और मजाक में बोला, तो फिर बात पक्की हो गई। तुम मेरी तीसरी छोटी पत्नी हो। ये हमारा राज है, किसी को बताना मत, ठीक है? सच कहूं तो उसे अभी भी जुना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अभी भी बहुत छोटी थी। ये शब्द सिर्फ उसे मनाने के लिए थे। नतीजतन जुन की आंखें घूम गईं और वह मन ही मन खुश हो गई। ये सोचकर कि भाई जियाओ डिंग की दोनों मंगेतरों का फैसला उसने नहीं किया था, जुन एक का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। भाई डिंग, मुझे पता है कि दोनों मंगेतरों का फैसला तुम्हारे टीचर और पिता ने किया था। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन तुम्हें जुन एक के साथ अच्छा बर्ताव करने का वादा करना होगा। बेशक, भाई ने जुना को कब तक लीड दी है? जियाओ डिंग हंसा। ये लड़की सच में बहुत होशियार थी। उसके मन में अभी तक कोई ख्याल भी नहीं आया था और ये लड़की असल में पहले से ही जल रही थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह जरूरी नहीं कि रोमांस से जुड़ा हो। शायद उसे लगा कि वह उसका बड़ा भाई होने के नाते आजकल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी दुनिया की आत्मा होने के नाते वह इस दुनिया की स्वर्ग को नकारने
वाली घमंडी बेटी के विचारों को नहीं समझ सका। जुन ए सच में समझदार है। आओ भाई, तुम्हारे लिए मैरो क्लींजिंग और टैंडन वॉशिंग करेगा। इस बार असर पहले से जरूर बेहतर होगा। उन्होंने जुन ए को ऊपर खींचा और उसके लिए मैरो क्लींजिंग और टैंडन वॉशिंग की। जूसी की स्टेज नींव बनाने का फेज है और ऐसा करने से जुन ए को एक मजबूत नींव बनाने में मदद मिलेगी। एक रात बीत गई। अगला दिन मित्तल ऑक्शन हाउस में याफी पहले ही एक रेगुलर नौकरानी से ऑक्शनर बन चुकी थी और उसके रोज के अलग अलग काम काफी कम हो गए थे। आम हालात में अगर ऑक्शन से जुड़ा कोई मामला नहीं होता तो वह ऑक्शन हाउस के काम से जुड़ी चीजों को जान लेती ताकि भविष्य में धीरे धीरे ऑक्शन हाउस का काम अपने हाथ में लेने की तैयारी कर सकें। लेकिन आज उसका ज्यादा ध्यान नहीं था क्योंकि कल रात उसने सुना कि जियाओ परिवार का वह व्यक्ति वापस आ गया है। वह व्यक्ति उसका मंगेतर था। वह सोच रही थी कि क्या वह आज उसे ढूंढने आएगा। आखिरकार सभी लोग एक ही शहर में थे, एक दूसरे के बहुत करीब। अगर दूसरी पार्टी नहीं भी आती तो भी परिवार की इच्छा के अनुसार उसे आना ही पड़ता। लेकिन ये बहुत शर्मनाक होगा। याफी शर्मा गई। उसका मन भटक रहा था। सिस्टर याफी, लॉबी में एक अल्केमिस्ट आया है। ये वही है जिससे आप एक बार मिली थी। उसने खास तौर पर आपसे मिलने के लिए कहा था। एक नौकरानी जल्दी से आई और बोली, अरे ये कौन है? याफी ने एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह अल्केमिस्ट डिंग है जिसने उस समय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सिर की नीलामी की थी, जिसके बारे में आपने कहा था कि उसने आपकी बहुत मदद की। मुझे अभी भी वह याद है। सिस्टर याफी भूली नहीं है ना? नौकरानी ने चिढ़ाया। याफी की आंखें चमक उठी। ये वही है। लगभग 2 साल हो गए हैं। मुझे लगा था कि वह फिर कभी यहाँ से नहीं गुजरेगा। अपने कपड़े ठीक करने के बाद वह नौकरानी के पीछे पीछे चली गई। लॉबी में जियाओ डिंग ने कुछ देर इंतजार किया और जल्द ही उस व्यक्ति को बाहर आते हुए देखा जिसे वह ढूंढना चाहता था। अभी की याफी बहुत लंबी थी और उसका फिगर साफ तौर पर भरा हुआ था। लाल रंग की बॉडी, हगिंग लंबी ड्रेस उसके पतले और सुंदर फिगर को उभार रही थी। उसकी विलो कमर एक खिले हुए गुलाब की तरह चांद से लहरा रही थी। उसकी स्किन गोरी और मुलायम थी, बिल्कुल उबले अंडे की तरह। उसके लाल होंठ चमकीले और आकर्षक थे। उसकी आंखें चमकदार और दांत सफेद थे। आंखों के कोने थोड़े लंबे और घुमावदार पतली भौहें थीं जिनमें पहले से ही आकर्षण था। उसके झरने जैसे बालों में एक सुंदर नक्काशीदार सफेद जेड हेयरपिन लगा था। उसमें लटके 2 जेड मोती लहरा रहे थे जिससे वह सुंदर और मैच्योर लग रही थी, फिर भी जोश से भरी हुई थी। जियाओ डिंग अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। इस औरत में सच में देशों को गिराने की ताकत थी। उसका फिगर घमंडी था जिससे नजरें हटाना मुश्किल था। मिस्टर डिंग, याफी ने बहुत देर तक आपका इंतजार किया। आखिरकार मैंने आपके आने का इंतजार किया। याफी ने मुस्कुराते हुए जियाओ डिंग को देखा। उसकी आवाज आकर्षक और दिल को छूने वाली थी और उसकी आंखें चमक रही थी जो आत्मा को मोहित कर रही थी। हाँ, पिछले 2 सालों में मुझे कुछ काम निपटाने थे और कभी आने का मौका नहीं मिला। चलो बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। कृपया इस तरफ आइए सर। याफी आगे बढ़ने के लिए मुड़ी। उसकी कमर पानी जैसी पतली थी और उसके हिप्स हिल रहे थे और उसने जो अनजाने में चांद दिखाया उससे किसी का भी दिल जल उठता था। वीआईपी रूम में पहुंचकर याफी ने जियाओ डिंग को बैठने के लिए बुलाया और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी भी नहीं पता कि आप इस बार क्या ट्रेड करने का प्लान बना रहे हैं सर। खुद को ट्रेड करना, क्या ये ठीक है? जियाओ डिंग मुस्कुराया। आप मजाक कर रहे हैं सर। याफी को उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति अपनी बात में इतना बोल्ड होगा। ऐसा लग रहा था कि वह उसमें दिलचस्पी रखता था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे पिता ने मुझे पहले ही तुम्हारे हवाले कर दिया है और तुम्हारे परिवार ने भी तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। जियाओ डिंग शरारत से मुस्कुराया। याफी एक पल के लिए हैरान रह गई। कुछ सोचते हुए उसने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और अपने सामने खड़े लंबे आदमी को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम? हाँ, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। जियाओ डिंग ने सिर हिलाया, अपना लबादा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया जिससे उसका जवान और खुशनुमा चेहरा सामने आया। वह अपने सामने खड़ी अपनी मंगेतर को मजाक से देख रहा था। उन्होंने इशारा किया, क्या हमारी सगाई एक तरह का लेन-देन नहीं है? 2 बड़े परिवार हमारे साथ मीडियम के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें अपनी भावनाओं को बढ़ाना होगा। असल में ये तुम हो। याफी का चेहरा लाल हो गया था और उसने अपने सामने खड़े आदमी को शर्म से देखा। लंबा और सुंदर, जिसमें जबरदस्त आजादी का एहसास हो, खासकर उस तरह की मर्दाना और स्थिर जो साथियों के पास होना मुश्किल है। उस समय मैं काफी कमजोर था और मेरी उम्र भी बहुत कम थी, इसलिए मेडिसिनल पिल की नीलामी करते समय मुझे कुछ छिपाना पड़ा। वह हमारी पहली मुलाकात भी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मंगेतर बनोगी। हम सच में किस्मत वाले हैं। जियाओ डिंग मुस्कुराया। उस समय दरवाजे पर इस व्यक्ति से हुई टक्कर के बारे में सोचकर याफी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वे सच में किस्मत वाले थे। जियाओ डिंग ने मेडिसिनल पिल की एक बोतल निकाली। यह मेरा ग्रीटिंग गिफ्ट है। कीमिया के अलावा मुझे सच में कुछ और करना नहीं आता। उम्मीद है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। याफी शर्मा गई और अपना पतला सफेद हाथ उसे लेने के लिए आगे बढ़ाया। मुझे प्यार की निशानी दोगे क्या? तुम्हारे सिर पर जेड हेयरपिन बहुत अच्छा है। जियाओ डिंग का हाथ हिला और उसके हाथ में मोतियों से सजी खूबसूरत सफेद जेड हेयरपिन दिखाई दी जिसमें अभी भी गर्मी और हल्की खुशबू थी। प्यार का क्या टोकन? हमारी तो बस सगाई है। याफी ने आकर्षण से भरी हुई जियाओ डिंग की ओर आंखें घुमाई। सगाई तो पहले ही तय हो चुकी है। अगर हमें जल्दी प्यार नहीं हुआ तो क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेती और समय के साथ हमारे बीच फीलिंग्स डेवलप नहीं हो जाती? जियाओ डिंग ने कंधे उचकाए। चलो टहलने चलें। बोलने के बाद उसने याफी का नाजुक हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। मुझे मत खींचो, बाहर बहुत से लोग देख रहे हैं। याफी ने संघर्ष किया। जियाओ डिंग अचानक रुक गया और याफी उससे टकरा गई। हल्की खुशबू की एक लहर उसकी बाहों में भर गई। 110, मैं तुम्हारे लिए एक नीलामी घर खोलूंगा। तुम मेरी मंगेतर हो। ये बात सबको पता चल जाए तो अच्छा है ताकि वे तुम्हारे पीछे पड़ना बंद कर दें। जियाओ डिंग हंसा। तुम मुझसे क्यों टकराते रहते हो? तुम्हारा शरीर बहुत नम है लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। याफी का चेहरा शाम के बादलों की तरह गुलाबी था। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे जल्दी से छोड़ो। कौन लड़की मिलते ही उसका हाथ पकड़ता है? भविष्य में हम साथ में सोएंगे भी। ये कुछ भी नहीं है। चलो, मैं तुमसे अपने भविष्य के प्लान के बारे में बात करना चाहता हूँ। जियाओ डिंग अपनी मोटी चमड़ी के साथ याफी का हाथ पकड़े रहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक बदचलन आदमी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। तुम्हें छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक खुशहाल घर देने का वादा करता हूँ। याफी का शरीर कांप उठा। इस आदमी के कामों और कैसे उसके परिवार ने जल्दबाजी में उसकी सगाई उससे कर दी थी, ये सोचकर उसने धीरे से आह भरी। इतना ईमानदार होने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी किस्मत पता है। एक बड़े परिवार की महिला होने के नाते अपनी किस्मत खुद चुनना मुश्किल होता है। इसलिए आपको मजबूत बनना होगा। सिर्फ ताकतवर बनकर ही आप अपनी बात कह सकते हैं, न कि दूसरे आपको कंट्रोल करेंगे। जियाओ डिंग मुस्कुराया। तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मेरे टीचर ने अब क्लाउड मिस्ट सेट के सेट लीडर की शादी मुझसे करवा दी है। वह लगभग दुहुआंग है और मुझे डर है कि भविष्य में तुम्हें नुकसान हो सकता है। क्या? याफी हैरान रह गई। उसे ऑक्शन हाउस से बाहर निकाला गया और रास्ते में कई लोगों की नजरों के बावजूद वह बाहर नहीं निकली। अभी आई खबर से उसे बहुत बड़ा झटका लगा। क्लाउड मिस्ट सेट का सेट लीडर असल में उसके मंगेतर का मंगेतर भी था। क्या जियाओ डिंग इतने बेहतरीन लेवल पर पहुंच गया था? एक पल के लिए उसे थोड़ा ही भावना महसूस हुई। क्या वह जियाओ डिंग के लायक थी? आप किस बारे में सोच रहे हैं? ये देखकर कि याफी चुप है, जियाओ डिंग ने उत्सुकता से देखा। मैं सेट लीडर यून की तुलना में मैं बहुत कम हूँ। शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ। याफी ने उदास होकर कहा। वह अपने परिवार में सबसे खास भी नहीं थी। अगर वह भूटान शहर में नहीं होती तो शायद शादी का रिश्ता उसके लिए नहीं होता। तुम क्या सोच रही हो? क्योंकि तुम मेरी मंगेतर हो इसलिए मैं तुम्हें नीची नजर से नहीं देखूंगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ ताकि जब तुम भविष्य में दूसरी बहनों का सामना करो तो तुम्हें ज्यादा अजीब न लगे। जियाओ डिंग ने याफी का हाथ पकड़ा। इसके अलावा तुम्हारे पास ऐसी काबिलियत है जो यून के पास नहीं है। तुम बिजनेस मैनेज करने में अच्छी हो। भविष्य में हमारे घर के छोटे बड़े मामले तुम पर छोड़ दिए जाएंगे। आप अभी से घर के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? मैंने तो अभी तक फैमिली में शादी भी नहीं की है। याफी ने उसे डांटा लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे जियाओ डिंग की बात बहुत पसंद आई। मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद के लिए तुम्हें जितनी हो सके उतनी मेडिसिनल पिल्स दूंगा। ये और भी अच्छा होगा अगर तुम मेरे साथ जियानान अकेडमी आओ। वहां कल्टीवेटिंग बहुत तेजी से होगी। जियाओ डिंग ने गंभीरता से कहा। याफी का लुक यून से कम नहीं था लेकिन उसका टैलेंट वाकई काफी एवरेज था। इसके अलावा उसे मित्तल फैमिली के बिजनेस में भी अपना ध्यान लगाना पड़ता था। भविष्य में ये गैप और बड़ा होना तय था। मैं इस मामले में फैसला नहीं कर सकता। एक कड़वी मुस्कान के साथ याफी ने अपना सिर हिलाया। हमारे मित्तल परिवार की महिलाओं को असल में अलग-अलग बड़े शहरों के ऑक्शन हाउस में ट्रेनिंग दी जाती है। सिर्फ असली कल्टीवेशन टैलेंट वाली जीनियस को ही सेक्स या अकेडमी में कल्टीवेट करने का मौका मिल सकता है। मैं मित्तल परिवार के कबीले के मुखिया से बात कर सकता हूं। जियाओ डिंग मुड़ा और आगे बढ़ा। तुम पहले से ही यूजी के 9वें स्टेज पर हो। तुम जियानान अकेडमी जाने के काबिल हो। थैंक यू, लेकिन मैं अलग-अलग बिजनेस तरीकों में अच्छा हूं। हो सकता है कि इससे आपको कोई मदद न मिले और यह आपको पीछे भी खींच सकता है। फिर मैं आपके लिए जियानान अकेडमी के ठीक बगल में एक ऑक्शन हाउस खोलूंगा, खास तौर पर मेडिसिनल पिल्स बेचने में मेरी मदद करने के लिए। आपकी मित्तल फैमिली भी हिस्सा ले सकती है। जियाओ डिंग ने अकड़कर कहा। तो फिर ये तय हो गया है।
एक महीने में हम साथ में जियान अकेडमी जाएंगे। याफेई ने जियाओडिंग को खाली नजरों से देखा। उसने देखा कि सूरज की रोशनी में उसकी स्किन सुनहरी चमक से चमक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसा रहेगा? क्या मैं हैंडसम हूं? जियाओडिंग ने अपना सिर घुमाया और मजाकिया अंदाज में आंख मारते हुए मुस्कुराया। याफेई जोर से हंस पड़ी। मुझे लगा कि तुम थोड़े गलत हो। जब तुम मिस्टर वे के भेष में थे तो मुझे लगा था कि तुम एक पक्के केमिस्ट हो। कभी-कभी गलत होना जिंदगी को और मजेदार बना देता है। जियाओडिंग जोर से हंसा। भविष्य में हमारे जियाओ परिवार का एक बहुत बड़ा कमर्शियल एम्पायर होगा और मुझे इसे मैनेज करने में मदद के लिए आप जैसे बिजनेस प्रोडिजी पर निर्भर रहना होगा। आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। कमर्शियल एम्पायर नाम काफी दिलचस्प है। याफेई ने इसे जियाओडिंग का उसके साथ मजाक समझा। रास्ते में दोनों बातें करते और हंसते रहे। उनका रिश्ता साफ तौर पर और गहरा होता जा रहा था। हाथ में हाथ डालकर चलना अब अजीब नहीं लगता था। अगले महीने तक जियाओडिंग फैमिली के साथ रहा। खेती करने के अलावा उसने नई पीढ़ी को टिप्स दिए, अपने पिता की कुछ फैमिली मामलों में मदद की और मित्तल फैमिली से बातचीत की। उसके आगे बढ़ने से मित्तल परिवार स्वाभाविक रूप से खुश था कि याफेई जियाओडिंग के पीछे जियानान अकादमी के बगल में बाजार खोले, जिससे उसे अकादमी में कल्टीवेट करने का भी मौका मिले। बस एक ही अफसोस था कि यून का ब्रेकथ्रू अभी पूरा नहीं हुआ था। शायद जाने से पहले वह उसे दोबारा नहीं देख पाएगा। जिस दिन जियानान अकादमी ऑफिशियली रिक्रूटमेंट के लिए भूटान सिटी पहुंची, उस दिन सुबह याओ लाओ ने बोतलों और जार का ढेर लगा दिया। ये बुरा आदमी थक गया है। मैं एक महीने से लगातार रिफाइनिंग कर रहा हूं और तुम्हारे पास जो भी कम से लेकर मीडियम लेवल की दवाएं थी, वे सब इस्तेमाल कर चुका हूं। ये दवाइयां तुम्हारी जियाओ फैमिली के लिए 2 साल तक काफी होंगी। जियाओडिंग ने दवा की बोतलों से भरे कमरे को देखा और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं आपको इस महीने जमा की गई सारी डू की हुई दूंगा। सिर्फ आधे महीने का टाइम ही काफी है। इन लो टू मिट्टी मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने में इस बुरे आदमी को ज्यादा मेहनत नहीं लगी। याओ लाओ ने हाथ हिलाया। तुम्हें जियानान अकेडमी जल्दी जाना चाहिए। दूसरी तरह की हेवनली फ्लेम को खाने का कोई तरीका ढूंढो। अपनी ब्लड लाइन पावर की खासियत से तुम तेजी से तरक्की के दूसरे स्टेज में जाओगे। हम जियाओडिंग ने सिर हिलाया और आंगन से बाहर जाने के लिए मुड़ा। युवा मास्टर उसे दरवाजे पर देखकर किंग ए तब तक मुस्कुराई जब तक उसकी आंखें आधे चांद जैसी नहीं दिखने लगी। वह उत्सुकता से दौड़ी। इस समय की शांतिपूर्ण जिंदगी ने लड़की को वह मासूमियत और जिंदादिली वापस पाने का मौका दिया था जो उसे मिलनी चाहिए थी। बाहर जियाओ यान, जियाओ ली और जियाओ यू पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जुन ए की बात करें तो वह अभी थोड़ी छोटी थी और उसकी कल्टीवेशन अभी जरूरतों तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वह अभी उनके साथ जियानान अकेडमी नहीं जाएगी। किंग ए उनकी नौकरानी के तौर पर उनके पीछे पीछे चल रही थी और उस पर कोई रोक नहीं थी। चल दर, जियाओडिंग ने हाथ हिलाया और उन चारों के साथ चल पड़ा। इस बार वे सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट में हिस्सा लेने वाले थे। परिवार जानता था कि उनका आना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसलिए सब कुछ हमेशा की तरह हुआ। जब वे अपनी गाड़ी में प्लाजा पहुंचे तो वहां पहले से ही लोगों का सैलाब था। देखने वालों के अलावा ज्यादातर स्टूडेंट्स और टेस्ट देने आए पेरेंट्स थे। शियाओ परिवार के लोग यहाँ हैं। किसी ने गाड़ी पर निशान देखा और हैरानी से चिल्लाया और भीड़ ने रास्ता बना लिया। शियाओ परिवार अब भूटान शहर का एकमात्र बड़ा परिवार था। शाही परिवार को भी उनका सम्मान करना पड़ता था, इसलिए लोग स्वाभाविक रूप से काफी आदर करते थे। जियानान अकेडमी के मेंटर्स और मदद करने आए स्टूडेंट्स हैरान दिखे। वे इस शहर से नहीं थे और उन्हें पक्का नहीं पता था कि हाल ही में शियाओ फैमिली ने कितना मोमेंटम हासिल किया है। जैसे ही जियाओडिंग चारों युवाओं को गाड़ी से बाहर ले गया, भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। वे बहुत छोटे हैं। सबसे बड़ा सिर्फ 15 या 16 साल का है और सबसे छोटा 10 साल का भी नहीं है ना? वे सच में सभी जीनियस हैं। जियाओ फैमिली सच में जबरदस्त है। क्या सबसे बड़ा वाला क्लाउड मिस सेट का शानदार शिष्य नहीं है? वह शायद जियानान अकेडमी नहीं जा रहा है। वह शायद अपने छोटे भाई बहनों को टेस्ट के लिए यहाँ ला रहा है। 111 आखिरकार एक नॉर्मल आ गया। जियाओडिंग थोड़ा मुस्कुराया। उसकी फाइटिंग की रस्सियों में बदल गई जो चारों लोगों के चारों ओर आसानी से लिपट गई। जमीन से हल्की छलांग लगाकर वह उन्हें सीधे भीड़ के ऊपर ले गया और हैरान जियानान अकेडमी के मेंटर के सामने गिरा। क्यों मटेरियलाइजेशन से लड़ना? तुम एक स्पिरिट हो। रिक्रूटमेंट का इंचार्ज मेंटर शांत नहीं रह सका। वह अपने सामने खड़े युवाओं को मुंह लटकाए घूर रहा था। इस उम्र के किसी व्यक्ति को उनकी अकादमी में आने पर ही जीनियस माना जाएगा। फिर भी अब दूसरे पक्ष की ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा थी। क्या कोई गलती है? यह एक दूर का छोटा सा शहर है। अरे यार, सेंट्रल प्लेन्स में भी तुम्हें ऐसा जीनियस नहीं मिलेगा। ये भी एक सवाल था कि क्या इस तरह के शहर में स्पिरिट होगी। बुजियान को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसका दिल सदमे की लहरों से भर गया था। वही पल के लिए भी शांत नहीं हो पा रहा था। मैं जियाओडिंग हूं। गुरु, आपने गलत नहीं समझा। मैं सच में एक स्पिरिट हूं। जियाओडिंग ने सिर हिलाया और ऐसा जवाब दिया जिसे डरावना कहा जा सकता है। चाहे वह मेंटर बुजियान हो या मदद करने आए दूसरे स्टूडेंट्स, उन सभी के चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके हाव भाव से लग रहा था कि उन्हें यह मंजूर नहीं है। बुजियान ने मुश्किल से निकला और खुद को पूछने से रोक नहीं सका, आप कितने साल के हैं? अभी 15 साल का हुआ हूं। जियाओडिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। असंभव, बुजियान ने अनजाने में कहा। 15 साल की डू स्पिरिट कैसे हो सकती है? इस उम्र में डू प्रैक्टिशनर बनना ही किसी को जीनियस बना देगा। क्या तुम्हें पक्का पता है कि कोई नहीं है? क्या सेंट्रल प्लेन्स में कोई नहीं है? अगर सेंट्रल प्लेन्स में कोई नहीं भी है तो भी मैं फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट पर सबसे पहले पहुंचूंगा। जियाओडिंग ने शांति से कहा, अगर तुम सच में इस पर विश्वास नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी अल्केमिस्ट परीक्षा के दौरान संदेह का अनुभव करने के बाद वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। मैं भी जज नहीं कर सकता। आखिरकार मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से कम है। बुजियान गुस्से से बोला और जियाओडिंग को घूरा। लेकिन मैंने उन्हें ये बात करते सुना कि तुम क्लाउड मिस सेक्ट के एक बड़े शिष्य हो। तुम हमारी जियानान अकेडमी में क्यों आ रहे हो? जियानान अकेडमी ये तो नहीं कहती कि दूसरे सेक्ट्स के डिसाइपल्स को शामिल होने की इजाजत नहीं है ना? जियाओडिंग ने जवाब दिया। जियानान अकेडमी एक ओपन स्टाइल अकेडमी थी और इसके नियम किसी सेक्ट जितने सख्त नहीं थे। यह हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी सिचुएशन खास है और मैं फैसला नहीं कर सकता। पहले मेरे साथ अकेडमी चलो और डीन और एल्डर्स को फैसला करने दो। बुजियान कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सुना था कि अकेडमी में आने पर कोई स्पिरिट स्टूडेंट स्वीकार किया गया हो। ये किसी मॉन्स्टर से टकराने जैसा था। अगर वह मना कर देता तो इस व्यक्ति के सामने उसका ऑरा पूरी तरह दब जाता और वह बिल्कुल भी जीत नहीं पाता। बेहतर था कि वह विनम्र रहे। ठीक है, आप उन्हें माफ सकते हैं। जियाओडिंग ने आउटर अकेडमी के टीचर के लिए चीजें मुश्किल नहीं की। वह बुजियान को अपना काम जारी रखने देने के लिए एक तरफ हट गए। उन्होंने कुछ सोचा और प्यार से कहा, ओह, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे बुलाऊं, मेंटर। बुजियान, तो मैं टीचर जियांग हूं। मेरे 3 छोटे भाई बहन भी यहाँ हैं जो एक साथ जियानान अकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं। जियाओडिंग मुस्कुराया और मुझे याफेई भी दौड़कर आया, दूर से दौड़ते हुए। हम साथ हैं। जैसे ही वह सामने आई उसने सबकी नजरें अपनी ओर खींच लीं। शियाओयू के नाजुक आम लड़की के चार्म की तुलना में याफेई अट्रैक्शन और सेक्सीनेस से भरी थी और उसका चलता फिरता फिगर देखने में बहुत अच्छा लगता था। बुजियान ने गुस्से से कहा। याफेई को तारीफ भरी नजरों से देखा, खुद को संभाला और फिर उसकी नजर जियाओयान पर पड़ी। वह हैरान लग रहा था। इतनी छोटी, तुम्हारी उम्र क्या है? टीचर, मैं 10 साल का हूं और पहले ही डूजी के 8वें स्टेज पर पहुंच चुका हूं। जियाओयान ने कॉन्फिडेंस से कहा। वह काफी होशियार लग रहा था। आपका जियाओ परिवार क्या सच में भूटान शहर जैसे दूर के शहर का परिवार है? बुजियान ने दाएं बाएं देखा। उसे असलियत पर शक होने लगा। ऐसा नहीं था कि वह किसी एम्पायर की कैपिटल में था। वैसे बड़े एम्पायर की कैपिटल में भी ऐसे जीनियस मिलना मुश्किल होता है ना? लेकिन जियाओडिंग को देखकर उसके होंठ फड़क उठे। इतने कम उम्र के डू स्पिरिट की तुलना में जियाओयान का टैलेंट असल में कुछ खास नहीं लग रहा था। आखिरकार वह भी 30 साल के थे और सिर्फ 6 स्टार ग्रेड डू मास्टर थे। हमारा परिवार थोड़ा खास है, जियाओडिंग ने हंसते हुए कहा। इस बच्चे का नाम जियाओयान है। दूसरे भाई, तुम आगे बढ़ो। मेंटर, मेरा नाम शियाओली है। मैं 13 साल की हूं और 2 स्टार डू प्रैक्टिशनर हूं। शियाओली ने खुद को प्रोएक्टिवली पेश किया। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में एक और स्टार को आगे बढ़ाया था। जियाओयू 13 साल की, डूजी का 9वां स्टेज। जियाओयू थोड़ी शर्मिंदा थी। उसकी और जियाओली की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, फिर भी उनके कल्टीवेशन लेवल में बहुत फर्क था। याफेई को लगा कि उसे आने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। जियाओडिंग पास आया और उसके कंधे पर थपथपाया। कोई बात नहीं, शुरू में तुम्हारा टैलेंट इतना शानदार नहीं था, बस अपनी तुलना अपने पुराने रूप से करो। आराम की बात सुनकर और जियाओडिंग के बड़े हाथ की गर्माहट महसूस करके याफेई का दिल शांत हो गया। वह हल्की सी मुस्कुराई। हम उसकी मुस्कान मनमोहक और दिल को छूने वाली थी, जिससे वहां मौजूद कई आदमियों की आंखें तुरंत चमक उठी। वह शान से बुजियान की ओर बढ़ी। मेंटर, मेरा नाम याफेई है। मैं 15 साल की हूं और डूजी के 8वें स्टेज पर हूं। आखिरकार कोई नॉर्मल मिला। बुजियान ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और उसकी जगह एक हल्की सी मुस्कान दी। जियानान अकेडमी में आपका स्वागत है। एक के बाद एक कई बहुत शानदार जीनियस से मिलने के बाद मेंटर एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो गया था। अब जब याफेई आ गया था तो आखिरकार सब कुछ नॉर्मल हो गया।
क्या तुम बच्चे अपने कल्टीवेशन लेवल को छिपा नहीं सकते? याओ लाओ कुछ नाखुश थे। इससे बहुत सारी परेशानी से बचा जा सकता है। नहीं, इससे और भी ज्यादा परेशानी होगी। जियाओ डिंग को ऐसा नहीं लगा। देखो मेरी मंगेतर कितनी खूबसूरत है। सिस्टर जियाओ यू भी खूबसूरत है ना? अगर मैं सिर्फ एक प्रैक्टिशनर की ताकत के साथ एक आम जीनियस बन जाऊं तो बहुत सारे लोग जरूर मुसीबत ढूंढने आएंगे और जलन से होने वाले झगड़े तो होंगे ही। सच है, पिछली बार इंपीरियल कैपिटल में जिस राजकुमार से तुम मिले थे उसने ये हरकत इसलिए की क्योंकि उसे तुम्हारी ताकत का पता नहीं था। याओ लाओ इस बात से सहमत हुए और फिर कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि महिलाएं परेशानी का सबब होती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मत उकसाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी जवानी के सबसे अच्छे दौर में हूं। क्या तुम मुझे औरतों को छूने से रोक सकते हो? जियाओ डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम बूढ़े हो, तुम सुंदरियों से घिरे होने की खुशी नहीं समझते। आप बवा। याओ लाओ ये सुनकर उसे मारना चाहता था और गुस्से से बोला, कौन कहता है कि मैं नहीं समझता? उस समय बहुत सी औरतें मुझे पसंद करती थी और मैं उन्हें अपनाने को भी तैयार नहीं था। और इसीलिए तुम अभी भी सिंगल हो। जियाओ डिंग की एक बात से याओ लाओ को इतना गुस्सा आया कि वह रिंग के अंदर पफिश की तरह फूल गया। उसने बड़ी-बड़ी आंखों से घूरा। अगर यहाँ लोग नहीं होते तो मैं बाहर आकर तुम्हें पीटता, मानो या न मानो। आप अपनी ताकत से कमजोर को नहीं डरा सकते। जियाओ डिंग को थोड़ा बुरा लगा। मैं एक काबिल टीचर हूं, तुम्हें और ज्यादा डिसिप्लिन में रख रहा हूं ताकि तुम अपने टीचर और दाव का सम्मान करना सीख जाओ। याओ लाओ ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे बात कर ली है। जियाओ डिंग जल्दी से रुका और याफेई की तरफ बढ़ा, जो कई मेल स्टूडेंट से घिरी हुई थी और अपनी परेशानियां बता रही थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वह मेरी मंगेतर है, इसलिए कोई आइडिया मत लेना। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अपनी चिंताएं बताने वाले सभी मेल स्टूडेंट्स के चेहरे बदल गए और वे अजीब तरह से पीछे हट गए। वे ऐसी प्रतिभाशाली महिला को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? यहाँ तक कि गुरु भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। अच्छा हुआ आप आए, उनके सवालों से मैं लगभग मर ही गया था। याफेई ने जियाओ डिंग को एक हल्की सी मुस्कान दी। तुम बहुत सुंदर हो और आसानी से अनचाहा ध्यान खींच लेती हो। मैं उन्हें हटाने में तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम शांति से कल्टीवेट कर सको। याफेई का टैलेंट एवरेज था, अगर वह मेहनत से कल्टीवेट नहीं करती तो गैप और बढ़ता जाता। फालतू चीजें जैसे ये लोग फेवर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कम करना होगा। जियाओ यू ने याफेई को थोड़ी जलन से देखा। ये बड़ी बहन इतनी आसानी से जियाओ डिंग की मंगेतर बन गई थी, जबकि उसमें बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। 112 सोल पैलेस के रक्षक की हत्या की मंशा जियाओ डिंग को यह नहीं पता था कि जियाओ यू मन ही मन उसकी तारीफ करता था और वह भी सोच रहा था कि जियानान अकेडमी के डीन और एल्डर से कैसे निपटा जाए। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है और मैं बुरा इंसान नहीं हूं। उसने अपने दिल में कई संभावित परेशानियों के बारे में सोचा और सीनियर स्टूडेंट से जान पहचान करने के लिए शियाओली और दूसरों के साथ नहीं गया। किंग ए आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे खड़ी रही, एक शब्द भी नहीं बोली, बस अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से उत्सुकता से देखती रही। बुजियान के टेस्टिंग और साइड में रजिस्टर करने के बाद सिर्फ 10 लोग ही जरूरतें पूरी कर पाए। ये तब भी था जब जियाओ डिंग और उनके ग्रुप के आते ही उनमें से 5 क्वालीफाइड हो गए थे, नहीं तो पिछले सालों में इतने सारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना मुश्किल होता। उन्होंने खुशी से रजिस्ट्री रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग वापस जाओ और तैयारी करो। कल सुबह 9:15 हम अकेडमी के लिए निकलेंगे। सफर काफी मुश्किल होगा, इसलिए सब लोग खुद को मेंटली तैयार कर लो। जियाओ डिंग घर लौटा और हाई बोर्डों को बुलाया, तुम मेरे साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाओगे जहां अकेडमी है। भाड़े के सैनिकों को लेकर आओ और सबसे पहले वहां जने जमाओ। ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत उथल-पुथल है। अगर हम जल्दबाजी में घुसे तो मुझे डर है कि बड़ी ताकतें हमें बाहर कर देंगी। हाइबोडूम चिंतित दिखे, एक डुहुआन के तौर पर मेरी ताकत यहाँ जियामा साम्राज्य में ठीक मानी जाती है, लेकिन ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इसमें थोड़ी कमी है। हम वहाँ बिजनेस करने जा रहे हैं, इसलिए हमें जितना हो सके लो प्रोफाइल रहना चाहिए। जियाओ डिंग ने सिर हिलाया, यहाँ से ब्लैक कॉर्नर रीजन बहुत दूर है, इसलिए किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो पहले वहाँ चलते हैं, रास्ते में लगातार नए लोगों की भर्ती करते हैं। एक बार जब हम काफी मजबूत हो जाएंगे तो हम ब्लैक कॉर्नर रीजन और जियामा एम्पायर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए लोगों को भेजेंगे। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर इंतजाम करता हूँ। जैसे ही हाइबोडूम मुड़कर जाने वाला था, जियाओ डिंग ने कहा, हमसे थोड़ी दूरी बनाए रखना। अभी के लिए मैं नहीं चाहता कि जियानान अकेडमी को पता चले कि मैं इतने सारे लोगों को साथ लाया हूँ, ताकि कोई गलतफहमी न हो। समझा? एक रात बीत गई। जियाओ डिंग और बाकी लोग फैमिली एल्डर्स और क्लैन चीफ के पर्सनल एस्कॉर्ट में बुजियान के पीछे-पीछे बुतान सिटी से निकल गए। बुतान शहर को पीछे मुड़कर देखते हुए जियाओ डिंग ने मन ही मन सोचा, जुन ए के यहाँ होने से हॉल ऑफ सोल्स कुछ समय तक कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन जब जुन ए भविष्य में चला जाएगा तो शायद ऐसा न हो। हॉल ऑफ सोल्स से आने वाले खतरे का सामना करने के लिए मेरे पास काफी ताकत होनी चाहिए। उसने मन ही मन कहा। थोड़ी घबराई हुई याफेई को देखा और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। याफेई का दिल शांत हो गया। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन हर बार जब यह आदमी उसे पकड़ता था तो उसे बहुत शांति महसूस होती थी। दूसरे नए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इमोशनल उतार-चढ़ाव महसूस हो रहे थे। जियाओ डिंग की तुलना में, जो पहले ही जियामा एम्पायर के ज्यादातर हिस्से में घूम चुका था, जियाओ यू और दूसरे लोग असल में पहली बार बुतान सिटी छोड़ रहे थे और एक्साइटेड और डरे हुए दोनों महसूस कर रहे थे। जैसे-जैसे सफर आगे बढ़ा, शुरू का जोश जल्दी ही खत्म हो गया। रास्ते में देखे गए खतरों और बेरहमी के साथ-साथ सफर की थकान ने कई होने वाले स्टूडेंट्स का मूड धीरे-धीरे खराब कर दिया। लेकिन यह उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका था। आधे महीने से ज्यादा समय में जियाओ डिंग ने उसके लाल होठों की मिठास का स्वाद चखा था और ट्रैवल करते समय वो हमेशा याफी की पतली कमर को पकड़ता था, जबकि वह मजे से उसकी बाहों में लिपटी रहती थी और वे आगे बढ़ते थे। इस पर कई स्टूडेंट्स को जलन हुई, लेकिन उन्होंने जियाओ डिंग को उकसाने की हिम्मत नहीं की और वे बस अपने दिल में उदास महसूस कर सकते थे। हम जियामा एम्पायर छोड़ने वाले हैं। आगे एक ऐसा इलाका है जहां कई छोटे देश हैं, जहां हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि कोई हमें टारगेट कर सकता है, इसलिए सभी सावधान रहें और ध्यान रखें कि पीछे न रह जाएं। बॉर्डर की दीवार के ऊंचे गेट से ज्यादा दूर नहीं, बुजियान ग्रुप को उड़ते हुए राक्षसी जानवर से नीचे ले गया और शहर के गेट के सामने एक सराय में पहुंचा और भारी आवाज में उन्हें याद दिलाया। स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखने के बाद उन्होंने खुशी से सिर हिलाया। सभी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही हम दूसरे इंस्ट्रक्टर से मिलेंगे और हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। जब तक हमारा सामना किसी खतरनाक विलेन से नहीं होता, कॉन्टिनेंट पर हमारी जियानान अकेडमी की रेपुटेशन को देखते हुए ये काफी सुरक्षित रहेगा। बुजियान, क्या तुम्हें इन छोटे बच्चों को फिर से डराना पसंद है? एक चिढ़ाने वाली आवाज आई और जियानान अकेडमी के इंस्ट्रक्टर का बैच पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए पास आया। इस व्यक्ति के चेहरे पर खून की चमक थी, वह हट्टा-कट्टा था और उसका रूप बहुत भयानक था। पहली नजर में जियाओ डिंग को लगा कि वह उस आदमी से बहुत मिलता-जुलता है जिसके खून में की हुई है, जिसे उसने मारा था। ये व्यक्ति भी ब्लड एट्रिब्यूट होना चाहिए। जियाओ डिंग ने अंदाजा लगाया। इस व्यक्ति के पीछे 5 सीनियर छात्र और 6 युवा दिखने वाले चेहरे थे। बुरे लियू, बाकी लोग कहाँ हैं? मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? बुजियान ने पूछा। मैं भी अभी आया हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें किसी वजह से देर हो गई होगी। दोनों ने बातचीत शुरू की और बुजियान ने जियाओ डिंग की स्थिति का भी जिक्र किया, जिससे एक बार फिर कई लोग हैरान रह गए। दूसरे इंस्ट्रक्टर की टीमों का इंतजार करते हुए याओ लाओ ने अचानक कहा, हॉल ऑफ सोल्स वाला वह आदमी फिर से आ रहा है। सावधान रहना। जियाओ डिंग, जो थोड़ा बोर हो रहा था और याफेई को किस करने के लिए एक छोटी सी गली में खींचने की तैयारी कर रहा था, उसने चोरियां चढ़ाई। ये बुरा साजिश करने वाला मुझे फिर से क्यों टारगेट कर रहा है? शायद वह तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलना चाहता है। मुझे जान से मारने की हल्की सी नीयत महसूस हुई है। याओ लाओ ने एक बार फिर ऐसी खबर दी जिससे जियाओ डिंग के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आ गया। जियाओ डिंग को सिरदर्द होने लगा और वह बहुत हैरान था। क्यों? मैंने उसे उकसाया नहीं और उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए था, है ना? पक्का पता नहीं चला। अगर उसे पता होता कि मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ वही नहीं होता। ये बहुत अजीब है, तुम और वह कभी मिले नहीं तो उसके पास तुम्हें मारने की क्या वजह होगी? याओ लाओ भी हैरान था। भले ही तुम एक प्रोडिजी हो, तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं है। अगर वह तुम्हें मारने में नाकाम रहा तो क्या होगा? क्या वह भविष्य के किसी एक्सपर्ट को नाराज नहीं करेगा? इस बड़बड़ाहट से जियाओ डिंग का दिल धड़कने लगा और उसे एक संभावना का अंदाजा हुआ। हॉल ऑफ सोल्स का जो आदमी उसके खिलाफ कदम उठा रहा था, वह शायद जियाओ फैमिली की वजह से था। शायद दूसरी पार्टी नहीं चाहती थी कि जियाओ फैमिली मजबूत हो जाए और भविष्य में कोई खतरा पैदा करे। आखिरकार जियाओ परिवार और हुन कबीला शुरू में दुश्मन थे और जियाओ परिवार का पतन हुन कबीले के कारण हुआ था। हुन कबीले की पब्लिक फेसिंग ताकत होने के नाते हॉल ऑफ सोल्स के मन में स्वाभाविक रूप से उन्हें दबाने के विचार थे और आदर्श रूप से उनके जैसे जीनियस को जवानी में मरवा देना था। बेशक इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में अभी यह बहुत खतरनाक था। जियाओ डिंग को आखिरकार बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होने का सबसे बड़ा कड़वा फल चखना पड़ा। तुम टीम छोड़ दोगे तो कैसा रहेगा? मैं एक्सपोज होने का रिस्क लूंगा और उसे एक ही बार में मार डालूंगा। याओ लाओ ने रूखेपन से कहा, अतीत की शिकायतें भी सुलझा लेनी चाहिए। नहीं, मैं टीम नहीं छोड़ सकता। जियानान अकेडमी के ब्रांड को देखते हुए मुझे यकीन है कि वह खुले तौर पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि पूरा हॉल ऑफ सोल्स जियानान अकेडमी के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहता। जियाओ डिंग ने इसके उलट राय दी, तुम्हें और भी ज्यादा एक्सपोज नहीं किया जा सकता, वरना जो मुझे टारगेट कर रहा होगा वह सिर्फ जुजोंग नहीं होगा। याओ लाओ ने एक पल ध्यान से सोचा और मान गए, आपकी बात सही है। जियानान अकेडमी की नींव अभी भी बहुत डरावनी है, उनके डीन एक हाफ सेंट हैं।
यहाँ तक कि मैंने जो स्टारफॉल पवेलियन तब बनाया था वह भी घटिया होगा। जब तक हॉल ऑफ सोल्स पूरी ताकत से इकट्ठा नहीं होता वे उनके चेहरे फाड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि वह मुझे मारने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने कुछ साथियों को भेजेगा जो मैनेजेबल होना चाहिए। ये सोचकर जियाओडिंग ने कहा, मुझे जल्दी से है बोडोंग को अपने पास बुलाना होगा। अगर कोई डुहुआंग आता भी है तो ऐसा नहीं होगा कि उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। उसने एक खास ज़ैद ताबीज निकाला और उसे सीधे कुचल दिया। जियानान अकादमी टीम से 10 मील से ज्यादा दूर है बोडोंग जो चुपके से उनका पीछा कर रहा था। उसे सिग्नल महसूस हुआ और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। याफी, चलो आराम करने के लिए पीछे के आंगन में चलते हैं। जियाओडिंग ने याफी का हाथ पकड़ा और सराय के पीछे वाले आंगन में आ गया। याफी का चेहरा लाल हो गया ये सोचकर कि जियाओडिंग उसे किस करना चाहता है, लेकिन उसे किस करने का एहसास काफी पसंद था, इसलिए वह बात मानकर उसके पीछे चली गई। बिग ब्रदर फिर से मौज मस्ती करने जा रहा है, धत्तेरे की। दोनों को चुपके से भागते देख जियाओयांग को थोड़ा बुरा लगा। 113 तूफान से पहले की शांति उसमें एक बड़ी की आत्मा थी, इसलिए वह जानता था कि जियाओडिंग और याफी क्या करने गए थे। उनके दूसरे भाई शियाओली असल में काफी मासूम थे और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, ये कैसा संतोषजनक है? दूसरे भाई, तुम चुपके से झांककर पता क्यों नहीं लगाते? जियाओयांग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। छोड़ो भी, बिग ब्रदर से मेरी पिटाई जरूर होगी। वैसे भी मैं अभी जवान हूं और मुझे इन मर्द औरत के अफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियाओली ने कंधे उचकाए, ज्यादा ध्यान देने में आलस आ रहा था और इसके बजाय चिढ़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ 10 साल के हो बच्चे और तुम सारा दिन इसी पर ध्यान देते हो, कुछ तो ठीक नहीं है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। जियाओयांग ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए कहा, उसे सच में सुंदर महिलाओं में दिलचस्पी थी। बैकयार्ड में इससे पहले कि जियाओडिंग कुछ कर पाता, याफी ने पहल की और उसे किस कर लिया। याओ लाओ ने चिढ़ाते हुए कहा, देखो तुमने इस बेचारी लड़की को कैसे बिगाड़ दिया है। झांकना मत। जियाओडिंग ने अपनी सोल पावर से याओ लाओ को सीधे रोक दिया। वह ऐसे निजी मामलों के लिए थोड़ी शांति और चुप्पी पसंद करता था। याफी को लगा कि वह बहुत ज्यादा पैशनेट हो गई थी और थोड़ी शर्मिंदा भी हुई। उसने अपनी आंखें खोली और अचानक अपने सामने एक बुरे आदमी को देखा जिससे वह डर गई और उसने शर्माते हुए चेहरे के साथ जियाओडिंग को धक्का दे दिया। अहम, यंग मास्टर, आप तो बिजी नहीं लग रहे, तो आपने अचानक मुझे क्यों बुलाया? हाई बोडोंग ने अजीब सी मुस्कान दी। जियाओडिंग जल्दी से नॉर्मल हो गया, अपना कॉलर सीधा करने के लिए सिर घुमाया और कहा, याफी, ये तुम्हारे मित्तल परिवार का एक पुराना जान पहचान वाला है। तुम्हें इसे एल्डर हाई कहना चाहिए। एल्डर है? याफी ने आदरपूर्वक कहा। तो तुम वही मंगेतर हो जिसे उस आदमी टेंग शान ने यंग मास्टर के लिए चुना था। बुरा नहीं है, कोई हैरानी नहीं कि यंग मास्टर तुम्हें पसंद करते हैं। एल्डर हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो याफी और वह काफी करीब थे। तारीफ के लिए धन्यवाद एल्डर है। याफी ने शर्माते हुए कहा, हालांकि वह अंदर से बहुत हैरान थी। टेंग शान उनके मित्तल परिवार का अंग था, फिर भी इस सीनियर ने उसका जिक्र ऐसे ही किया जैसे उसे कोई परवाह न हो। ऐसा लग रहा था कि इस सीनियर की पहचान और ताकत बहुत खास थी। वह सोच रही थी कि उनका उनके मित्तल परिवार से क्या खास कनेक्शन था। आप दोनों बाद में बेहतर जान पहचान कर सकते हैं। जियाओडिंग ने एक गंभीर बात उठाई। एल्डर हाई, आगे हम जिन जगहों से गुजरेंगे वे और भी खतरनाक होती जाएंगी। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए आपको जितना हो सके मेरे पास रहना चाहिए। अगर मैं बहुत पास रहूंगा तो क्या इससे जियानान अकेडमी के लोग घबरा जाएंगे? मैं उन्हें बता दूंगा कि आप उनकी चिंता दूर करने के लिए मेरे आदमी हैं। जियाओडिंग ने शुरू में ज्यादा परेशानी खड़ी करने से बचने का प्लान बनाया था, लेकिन हालात बदल गए थे, इसलिए उसके पास थोड़ा हाई प्रोफाइल बने रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं जाकर उन्हें बुलाऊंगा। हाई बोडोंग ने सिर हिलाया और उड़ गया। हाई बोडोंग के डुक्यू विंग्स को देखकर याफी ने हैरानी से कहा, ये सीनियर वह आइस एम्परर है बोडोंग है जो जियामा एम्पायर के टॉप 10 पावर हाउस में से एक है। जियाओडिंग ने यह बात नहीं छिपाई। याफी उसकी मंगेतर थी और उसके आइस एम्परर और मित्तल फैमिली से भी कुछ कनेक्शन थे। भविष्य में उसने ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक ऑक्शन हाउस खोलने का प्लान बनाया जिसमें याफी बिजनेस की इंचार्ज और हाई बोडोंग सिक्योरिटी की इंचार्ज होगी। वे जल्द या बाद में मिलेंगे और कोऑपरेट करेंगे। बर्फ सम्राट याफी के गुलाबी होंठ धीरे-धीरे खुले, लेकिन जियाओडिंग ने उन्हें रोक लिया। एक दिन बाद बॉर्डर पर सराय में रौनक आ गई। यहाँ 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, सभी जियानान अकेडमी से थे, जिनमें से लगभग आधे नए स्टूडेंट थे और आधे पुराने। 10 इंस्ट्रक्टर ने मिलकर वापसी यात्रा के इंतजाम पर चर्चा की और फिर ऑफिशियली रवाना हो गए। बॉर्डर लाइन पार करने के कुछ देर बाद ही उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके पीछे आ रहे हैं और वे सावधान हो गए। जियाओडिंग ने बोलने का मौका लिया, सबको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लोग हैं। बुजियांग और दूसरे इंस्ट्रक्टर चुप थे। तुम स्कूल जा रहे हो और तुम अभी भी गार्ड्स का एक ग्रुप लाते हो। क्या आप जियानान अकादमी की सुरक्षा को कमा रहे हैं? जियाओडिंग ने उनकी नाराजगी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, गलत मत समझो, मैं बस कुछ लोगों को काम निपटाने के लिए लाया हूं। आप इसे कुछ कहते हैं? लियू डोंग ने गुस्से में कहा, अपने लोगों को स्टूडेंट्स पर असर डालने मत दो। निश्चिंत रहें, वे बस पीछा कर रहे हैं। जियाओडिंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर आप में से किसी इंस्ट्रक्टर की कोई और राय है तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। उन 10 ने एक दूसरे को देखा। ये बच्चा स्टूडेंट था या इंस्ट्रक्टर? वह उनसे भी ज्यादा घमंडी कैसे था? तो वह जियाओ परिवार का वह प्रोडिजी है। क्या वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पुराने सेक्ट मास्टर का शिष्य नहीं है? वह अभी भी जियानान अकेडमी क्यों जा रहा है? इससे पता चलता है कि हमारी जियानान अकादमी क्लाउड मिस्ट सेक्ट से ज्यादा एडवांस है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि हमें ऐसे प्रोडिजी के साथ क्लासमेट बनने का मौका मिलेगा। मैंने अपने पिता से सुना था कि ऐसा प्रोडिजी पूरे फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट में बहुत कम देखने को मिलता है। कई स्टूडेंट्स ने फुसफुसाकर चुपके से जियाओडिंग को एक निकनेम दिया, अद्भुत वस्तु। प्रोडिजी के अलावा जियाओडिंग के टैलेंट को बताने के लिए सच में कोई शब्द नहीं थे। 15 साल का डूलिंग और 5वीं क्लास का अल्केमिस्ट भी अगर यह प्रोडिजी नहीं है तो और क्या है? जैसे ही जियाओडिंग अनजाने में ग्रुप का फोकस बन गया जो उनसे बहुत दूर एक इलाके में था। प्रोटेक्टर बू का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था। ये लड़का असल में है बोडोंग को साथ लाया है और जियानान अकेडमी ग्रुप में मिल गया है, उससे डील करना बहुत मुश्किल है। उसके हाव भाव बदल गए। उसके पीछे जो अल्केमिस्ट है वो पक्का आसान नहीं है। मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता और जियानान अकेडमी पर सीधे हमला तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे अभी कुछ असेसिन ढूंढने जाना है। प्रोटेक्टर वो बहुत सावधान था। इस बार जियाओडिंग को मारने की उसकी इच्छा पूरी तरह से उसका अपना आइडिया था। वह चुपके से क्लाउड मिस्ट सेक्ट को कंट्रोल करना चाहता था और जियामा एम्पायर में सोल्स इकट्ठा करने का बिजनेस बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसे युनशान को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करना पड़ा। ये बच्चा बीच में ही बाहर आ गया था और उसने युनशान को ब्रेकअप की उम्मीद दी थी और शायद शियाओ फैमिली को भी आगे बढ़ा सकता था। भले ही उसके पीछे पिलटावा से कोई पावर हाउस हो, उसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना ही था। पिलटावा और मेरा हॉल ऑफ सोल्स नेचुरली दुश्मनी वाले हैं। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो हॉल के बड़े लोग इसका सपोर्ट करेंगे और शायद मुझे इनाम भी देंगे। प्रोटेक्टर बू ने मन ही मन सोचा और दूर देखा। मेरे लिए अपना चेहरा दिखाना ठीक नहीं है। मैं बस ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाकर कुछ चीजें दे दूंगा ताकि काम करने के लिए कुछ लोग मिल सकें। धुआं छट गया और प्रोटेक्टर बू सीधे हथियारों का इंतजाम करने के लिए निकल गया। वह चला गया है। याओ लाओ, जिसकी सोल पावर प्रोटेक्टर बू से कहीं ज्यादा मजबूत थी, ने तुरंत इसे महसूस किया और जियाओडिंग से चुपके से बात की। ये समय कुछ समय के लिए होना चाहिए। मेरा अनुमान है कि अगला समय तूफान से पहले की शांति जैसा होगा। जियाओडिंग का चेहरा गंभीर हो गया। मैं अपना लेवल एक और स्टार बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। याओ लाओ, क्या तुम हाई बोडोंग के लिए खेती बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर सकते हो? मुझे आपके पास मौजूद दवाइयों की जांच करने दीजिए। याओ लाओ ने इन्वेंटरी चेक की। युनशान ने तुम्हें बहुत सारी चीजें दी हैं। मैं एक हुआंगजी पिल को रिफाइन कर सकता हूं। अगर किस्मत हमारे साथ रही तो हाई बोडोंग अपनी कल्टीवेशन को 2 स्टार तक बढ़ा सकता है। ठीक है, इसे बेहतर बनाओ। ज्यादा ताकत का मतलब है कम दुर्घटनाएं। जियाओडिंग ने कोई दिखावा नहीं किया। जब खर्च करने का समय हो तो खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही एक हुआंगजी पिल अभी उसकी नेटवर्क का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर दे। तुम्हारे बच्चे में सच में बहुत हिम्मत है। एक हुआंग को भी यह हुआंगजी पिल खरीदने के लिए खून बहाना पड़ेगा, फिर भी तुमने पलक तक नहीं झपकाई। याओ लाओ, शियाओडिंग की हिम्मत से बहुत खुश था। सिर्फ ऐसे इंसान के पीछे चलने के लिए ताकतवर लोग तैयार होंगे। जियाओडिंग के पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था। वह भी एक तरह से हालात से मजबूर था। सोल हॉल प्रोटेक्टर की काबिलियत से भले ही उसे खुद काम करने में हिचकिचाहट हो, वह जरूर बहुत खतरनाक हथियारों को ढूंढ पाएगा। अगर उसके पास इससे निपटने के लिए काफी ताकत नहीं होती तो ये समय बहुत खतरनाक होता और याओ लाओ की पोल भी खुल सकती थी। उसने सुनसान पहाड़ों और चोटियों को देखा। हॉल ऑफ सोल्स वाला आदमी कुछ समय के लिए बाहर गया है। चलो रास्ते में मेडिसिनल पिल को बेहतर बनाने का मौका ढूंढते हैं। मैं ये भी देखूंगा कि क्या मैं युनजैंग पिल को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए बेहतर बना सकता हूं। 114 ग्रेड 6 गोलियों को परिष्कृत करना। घर पर खेती करते हुए बिताए 1 महीने के दौरान उन्होंने अपने पास मौजूद चीजों को मिडिल ऑक्शन हाउस से प्रोसेस करके अपनी जरूरत की दवाइयों के सामान के बदले में खरीदा। इनमें हुआंगजी पिल और युनजांग पिल के लिए दवा का सामान शामिल था। उन्हें पहले से तैयार कर लिया गया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी इनकी जरूरत पड़ेगी। शुरू में वह ब्लैक कॉर्नर रीजन में ऑक्शन हाउस की रेपुटेशन बनाने के लिए टॉप टियर 6ठी क्लास के हुआंगजी पिल का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें दूसरे तरीकों पर सोचना होगा।
टीम आगे बढ़ती रही क्योंकि जियानान अकेडमी के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वे अपने ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए जब भी हो सके डेमोनिक बीस्ट उड़ाकर ट्रैवल करते थे। लेकिन अलग-अलग देशों के बीच हमेशा ऐसी जगहें होती थी जहां उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए रुक-रुक कर यात्रा करने में अभी भी काफी समय लगता था। दो देशों के बीच बॉर्डर एरिया से गुजरते समय जियाओडिंग ने बहाना बनाया कि उसे कुछ काम करना है और कुछ समय के लिए टीम से चला गया। बुजियांग और दूसरों ने दखल नहीं दिया, अगर वे चाहते भी तो डुलिंग को नहीं रोक सकते थे। जियाओडिंग ने किराए के सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और हेबोडोंग को अकेले ले गया। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर जियाओडिंग को एक चौड़ी घाटी मिली और उसने हेबोडोंग से कहा, जिसने कोई सवाल नहीं पूछा, मैं एक मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने जा रहा हूं। तुम बाहर पहरा देना, किसी को भी पास आने की इजाजत नहीं है। कोई बात नहीं, हाइबोडोंग ने सिर हिलाया, उसके दिल में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वे अभी सफर पर थे तो उसे मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने की इतनी जल्दी क्यों थी? वह जानता था कि यह पूछना ठीक नहीं है, इसलिए वह पीछे हट गया, दूर घाटी के बाहर उतरा, पालती मारकर बैठ गया और आसपास नजर रखने लगा। जियाओडिंग एक प्राकृतिक गुफा की ओर चला गया और चुपके से कहा, याओ लाओ, चलो हम इसे साथ में करते हैं। युनज़ैंग गोली छठी क्लास की गोली है, भले ही यह सिर्फ एक लो लेवल छठी क्लास की हो, क्या आपको कॉन्फिडेंस है? याओ लाओ ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, अगर यह सच में काम नहीं करता है तो दूसरा मौका मिलने तक इंतजार करो और मैं इसे सुधार दूंगा। छठी क्लास की गोली की मुश्किल पांचवीं क्लास की गोली से बहुत ज्यादा थी और इसमें एनर्जी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी था। एक्सोटिक फायर की मदद से भी जियाओडिंग के लिए आसान नहीं होगा। हाँ, इस दौरान मेरी गोल्डन बॉडी टेक्निक के मेजर अचीवमेंट तक पहुंचने के साथ मेरी कल्टीवेशन में थोड़ा सुधार हुआ है और मेरी सोल पावर काफी बढ़ गई है। मेरे तरीकों और सावधानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जियाओडिंग आत्मविश्वास से मुस्कुराया। इस दौरान उनकी सोल पावर में वाकई बहुत सुधार हुआ था। पहला सुधार पिछली बार हुआ था जब उसने लगातार कई खून कम करने वाली गोलियां ली। दर्दनाक टॉर्चर के दौरान उसकी सोल पावर और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गई थी। इसके बाद जब उनकी गोल्डन बॉडी टेक्निक मेजर अचीवमेंट तक पहुंची तो उनकी फिजिक में काफी सुधार हुआ, जिससे उनकी सोल पावर को एक खास फीडबैक मिला जो पिछले एक महीने में इसके साथ साथ बढ़ी थी। जहां तक डूक्यूई में सुधार की बात है तो उसकी सोल पावर में इसकी मदद सबसे कम महत्वपूर्ण थी। उसे लगा कि उसकी अभी की सोल पावर ताकत किसी 6th रैंक के अल्केमिस्ट से कम नहीं है। अपने कंट्रोल और खास टेक्निक से उसे अभी भी एक युनज़ैंग पिल को रिफाइन करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस था जो ज्यादा मुश्किल नहीं थी। ठीक है, चलो इसे मिलकर बेहतर बनाते हैं, इससे काफी समय बचेगा। याओ लाओ ने और जोर नहीं दिया। इस युनज़ांग गोली के बारे में मेरी रिसर्च के अनुसार कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। उसने जियाओडिंग को कुछ संकेत देने के लिए अपना मुंह खोला। सुनने के बाद जियाओडिंग मुस्कुराया, अगर अभी मेरे पास सफल होने का सिर्फ 60% चांस था तो अब मेरे पास कम से कम 80% चांस है। अरे बदमाश, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, ध्यान रखना कि ठोकर न लगे। याओ लाओ ने चिढ़कर कहा, थोड़ी दूर हट जाओ और एक और गुफा खोदो ताकि हम एक दूसरे के काम में ज्यादा दखल न दें। साथ ही मैं तुम्हें पहले अपनी गोली बनाने दूंगा। ठीक है, जियाओडिंग को यह भी पता था कि छठी क्लास की गोली का एनर्जी उतार चढ़ाव बहुत डरावना होगा, खासकर इसलिए क्योंकि याओ लाओ की हुआंग जी पिल छठी क्लास के टॉप लेवल पर पहुंच गई थी। अगर इसमें उतार चढ़ाव होता तो इसे वह सीधे फेल हो सकता था। ओह, ब्लैक डायमंड कॉर्डॉन ले लो, अपना ट्रैश मेडिसिन कॉर्डॉन मुझे दे दो और मैं तुम्हें सक्सेस का 10% और चांस दूंगा। याओ लाओ ने काले दानव का कड़ा ही निकाला और उसे फेंक दिया। इससे 90% संभावना बनती है। जियाओडिंग हंसा, याओ लाओ के साथ दवा का सामान बांटा, पहाड़ की तरफ एक गुफा खोदने के लिए भागा, सियान रंग की आग छोड़ी और दवा के सामान को साफ करना शुरू कर दिया। ये देखकर कि जियाओडिंग बिना एक शब्द कहे ही शुरू हो गया, याओ लाओ ने आह भरी, ये बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वह पहले से ही छठे रैंक पर पहुंचने वाला है। ऐसा लगता है कि एक मजबूत फिजिकल बॉडी सच में सोल पावर को बेहतर बनाने में मददगार है। जियाओडिंग की तेजी से बढ़ती सोल पावर के बारे में सोचकर वह गोल्डन बॉडी टेक्निक पर कुछ नए विचार रखे बिना नहीं रह सका। बहुत ज्यादा ब्लड एनर्जी सोल पावर के लिए अच्छी है, सच में फिजिकल बॉडी ही इसका आधार है। याओ लाओ का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था, सिर्फ अपना फिजिकल बॉडी होने के बाद ही कोई जान सकता था कि यह कितना जरूरी था। सिर हिलाते हुए उसने दवा वाली चीजें निकाली और उन्हें रिफाइन करना शुरू कर दिया। उसकी दवाई की चीजें ज्यादा एडवांस थीं और उन्हें रिफाइन करना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत जियाओडिंग से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसकी स्पीड असल में थोड़ी तेज थी। जियाओडिंग की तरफ से अलग-अलग दवाइयों को रिफाइन करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने बारी-बारी से इंप्योरिटीज हटाने के लिए अपने अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वाइब्रेशन, सोल पावर वगैरह, और एक दिन से भी कम समय में उसने लगभग काम पूरा कर लिया था। मेडिसिन कॉर्डॉन में अलग-अलग रंगों के रिफाइन मेडिसिनल लिक्विड की 5 गेंदें तैर रही थीं। जियाओडिंग ने पहले उन्हें बाहर निकाला और फिर छठे ऑर्डर का डेमोनिक बीस्ट को बाहर निकाला। इस चीज से उसे सिर दर्द हो गया, इसे पिघलाने में ही आधा दिन लग गया और फिर इसमें मौजूद पानी वाली एनर्जी ने उसकी एक्सोटिक फायर को रोक दिया, जिससे मेडिसिन कॉर्डॉन में गड़गड़ाहट होने लगी। अगर यह मेडिसिन कॉर्डॉन हाई ग्रेड का न होता, अगर यह फ्रैंक का मेडिसिन कॉर्डॉन होता तो जियाओडिंग को डर होता कि यह फट जाएगा। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से जियाओडिंग को बहुत पसीना आता था। अच्छी बात यह थी कि उसके पास किसी भी समय अपनी खपत को पूरा करने का सिस्टम था, इसलिए की कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसका जोश थोड़ा कम हो गया था। उसने दांत पीसकर मेडिसिन कॉर्डॉन पर हाथ मारा। खनती आवाजों के बीच साउंड वेव्स ने लिक्विड को वाइब्रेट किया और एक्सोटिक फायर के साथ कोऑर्डिनेशन में उसने लगातार इंप्योरिटीज का एक हिस्सा हटा दिया। इसके बाद उसने पूरे मेडिसिन कॉर्डॉन को घुमाने के लिए कंट्रोल किया और अपनी सोल पावर के साथ कोऑर्डिनेशन में उसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके गहरी इंप्योरिटीज को एक बार फिर हटा दिया। इन दो खास प्रोसेस के तहत डेमोनिक बीस्ट कोर से बदला हुआ लिक्विड नीले क्रिस्टल की गेंद जैसा दिखता था, जिसमें इंप्योरिटी का एक भी कण नहीं था। इन तरीकों का इस्तेमाल करके ही हालांकि जियाओडिंग की साधना कम थी, वह असल में अशुद्धियों को हटाने की स्पीड में याओ लाओ से एक कदम आगे था। इससे याओ लाओ, जो जियाओडिंग की सिचुएशन पर ध्यान दे रहा था, बार-बार से हिलाने लगा। सोल पावर का कंजम्पशन कम करने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल करना सच में बहुत बढ़िया है, मैं भी इसे इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। आखिर में उसने फिर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया, खासकर इसलिए क्योंकि उसे पहले जियाओडिंग को मेडिसिनल लिक्विड को मिलाकर एक मेडिसिनल पिल में कंडेंस करने देना था। अब समय आ गया है फ्यूजन। जियाओडिंग ने 5 एलिमेंट्स ची वाले मेडिसिनल लिक्विड की ओर इशारा किया और 5 एलिमेंट्स के आपसी जनरेशन के प्रिंसिपल के अनुसार उसने सबसे पहले वो रेट्रिब्यूट मेडिसिनल लिक्विड को मेन मेडिसिनल लिक्विड में मिलाया। इसके बाद उन्होंने 4 तरह के सहायक दवा वाले लिक्विड को हवा में अलग-अलग मिलाया। आग वाला दवा वाला लिक्विड और धरती वाला लिक्विड आपस में मिल गए और फिर सोने वाला और पानी वाला लिक्विड भी मिल गया। इन 4 खासियतों के मिलने के बाद वे रंगीन लिक्विड की एक गेंद बन गई। इस लिक्विड के अंदर न सिर्फ बहुत ज्यादा ताकतें खत्म हो गईं, बल्कि इसका कोई गुण भी नहीं रहा। उन्होंने आखिरी फ्यूजन करने के लिए मेडिसिनल लिक्विड की आखिरी 2 बॉल्स की ओर इशारा किया। एनर्जी में तेज उतार चढ़ाव होने लगे, जिससे दवा वाला लिक्विड बुलबुले बनाने लगा और लगातार उबलने लगा। जियाओडिंग के कंट्रोल में अलग-अलग दवा वाले लिक्विड में कोई फर्क नहीं रहा। वे 5 रंगों वाले लिक्विड की एक नई गेंद में मिल गए और साइज में सिकुड़ने लगे। हालांकि उन्होंने फ्यूजन के दौरान एनर्जी की टक्कर को कम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया, फिर भी प्रोसेस धीमा था। जैसे-जैसे समय बीता, लिक्विड का वॉल्यूम जितना कम होता गया, उसमें मौजूद एनर्जी का उतार चढ़ाव उतना ही ज्यादा पावरफुल होता गया। एनर्जी की लहरें फैल गईं, जिससे पूरी गुफा कांपने लगी और लगातार बजरी गिरने लगी। जियाओडिंग को अपनी सोल पावर को पीक तक ले जाना पड़ा, फिर भी उसे आसानी से आगे बढ़ने के लिए मेडिसिन कॉर्डॉन के सेपरेशन पर निर्भर रहना पड़ा। पूरा दिन और रात बीत गया। एक जोरदार धमाके के साथ मेडिसिन कॉर्डॉन से आध्यात्मिक रोशनी की एक चमक निकली, जो गुफा को भेदती हुई सीधे आसमान में जा गिरी। 115 दोहुआन स्तर का हथियारा रोशनी 5 रंगों की थी, जिसका डायमीटर एक झांग से भी ज्यादा था और फैलने के बाद इसने लगभग आधी घाटी को ढक लिया, सीधे 9 आसमानों में जाकर बादलों को बिखेर दिया। 10 मील से ज्यादा दूर हाइबोडोंग, जो एंट्रेंस पर पहरा दे रहा था, शक और उलझन में आंखें सिकोड़कर बोला, क्या ये छठी क्लास की गोली जैसी बात है? जल्द ही आध्यात्मिक रोशनी की एक और भी मोटी किरण निकली, जो बादलों को चीरती हुई निकली। कुछ देर के लिए हवाएं तेज हो गईं और बादल पास में जमा हो गए, जिससे आसमानी नजारे बहुत तेजी से बदल गए। क्योंकि हुआंग जी पिल 7वीं क्लास तक नहीं पहुंची, इसलिए आखिरी गरज वाले बादल नहीं बने, जिससे हाइबोडोंग अभी भी बहुत उत्सुक था। इस मेडिसिनल पिल से जो हंगामा हुआ है, वह पिछली बार पोपिल को रिफाइन करने के समय से कहीं ज्यादा है। यह जरूर छठी क्लास की एडवांस मेडिसिनल पिल होगी। उसने मन ही मन अंदाजा लगाया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा और अपनी जगह बनाए रखी। आधे दिन बाद जियाओडिंग थके हुए चेहरे के साथ बाहर आया और हेबोडोंग को एक ज़ेड बोतल फेंक दी। यह एक हुआंग जी पिल है, इसे इस समय के लिए अपनी मजदूरी समझो। इसे खाने का मौका ढूंढो और देखो कि क्या तुम एक ही सांस में अपनी ताकत 2 स्टार बढ़ा सकते हो। जियाओडिंग ने जम्हाई लेते हुए कहा, वह सच में अब झपकी लेना चाहता था। हुआंग जी पिल। हाइबोडोंग हैरान रह गया, उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया, उसे लगा कि उसने गलत सुना है। ये डू हुआंग गोली है जिसका तुम डू हुआंग्स पर एनहांसमेंट इफेक्ट है। इसमें मेरा बहुत पैसा लगा है, इसलिए तुम्हें मुझे गर्व महसूस कराना होगा और अपनी ताकत थोड़ी और बढ़ानी होगी। जियाओडिंग की बातों ने एक बार फिर मेडिसिनल पिल की स्थिति को कंफर्म कर दिया। हाइबोडोंग की आंखें चमक उठी, उसका शरीर उत्साह से कांप रहा था। ये बहुत कीमती है, क्या तुम इसे ऐसे ही मुझे दे रहे हो? इसे खाओ, तभी तुम्हें मुझे लड़ने में मदद करने की ताकत होगी। जियाओडिंग ने हाथ हिलाया, चलो जल्दी चलते हैं, टीम से मिलते हैं और फिर आराम करते हैं। उन्होंने डू क्यू विंग्स का इस्तेमाल किया और जियानान अकादमी टीम का पीछा किया।
बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर। हाइबोडोंग ने दिल से शुक्रिया अदा किया, दवा की गोली को हाथ में कसकर पकड़ा और चुपचाप पीछे पीछे चला गया। उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना उसके हाव भाव से लग रहा था। एक हुआंग की गोली एक डू हुआंग के लिए यह ऐसी चीज थी जिसे खोजा तो जा सकता था लेकिन पाया नहीं जा सकता था। जियामा साम्राज्य में इसका कोई अस्तित्व नहीं था। इस व्यक्ति ने उसे इतनी आसानी से दे दिया, वह सच में अमीर और वफादार था। इस व्यक्ति के लिए काम करना काफी अच्छा लगता है। हाइबोडोंग को अपने दिल में संतोष की लहर महसूस हुई। टीम तक पहुंचने में आधा दिन लग गया, जो अभी दूसरे छोटे देश के एक शहर में पहुंची थी और उड़ान के लिए डेमोनिक बीस्ट पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी। सबकी नजरें तुरंत उसकी ओर खींच गईं। डू क्यू विंग्स बू जियांग ने अपनी लार निगल ली। अभी तक डू वांग नहीं है, ये फ्लाइंग डू टेक्निक पर निर्भर होना चाहिए। लियू डोंग ने अपना सिर हिलाया। एक और महिला इंस्ट्रक्टर ने जलन से कहा, अकादमी में भी इस तरह की डाउ टेक्निक नहीं है। इस आदमी के पास सच में बहुत ज्यादा मौका है, मुझे हैरानी है कि उसे यह कहां से मिला। कई छात्रों को निराशा की लहर महसूस हुई। इस तरह के लोग बहुत शैतान होते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं संभल पाते। हाइबोडोंग पहले से ही लो प्रोफाइल तरीके से उतरे, किसी को भी अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया। ग्रुप कुछ समय के लिए फिर से बना, फिर उड़ने के लिए अलग-अलग डेमोनिक बीस्ट पर सवार होने के लिए अलग हो गया। याफेई जियाओडिंग के साथ बैठी और उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। जियाओडिंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी आंखों के नीचे ये दो काले घेरे। मैं कुछ दिनों से सोया नहीं हूं, ये नॉर्मल है, मुझे थोड़ी देर सोने दो। जियाओडिंग ने बोलना खत्म किया और जानबूझकर याफेई की बाहों में झुक गया और कोमलता और खुशबू की लहर के बीच सो गया। याफेई जियाओडिंग का सिर सहलाते हुए उस आदमी को देखते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जियाओ यान एक तरफ ठंडी हवा में बह रहा था, एक सुंदरी की गोद में सो रहे अपने बड़े भाई को हसरत से देख रहा था, फिर अपनी ठंडी सीट पर नजर डाली, उसे लगा कि तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं है। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र, एक खास प्राइवेट जगह, खून के रंग के कपड़े पहने एक आदमी काली धुंध के सामने इज्जत से खड़ा था। इस सीट को जियानान अकेडमी के एक स्टूडेंट को मारने में मदद करें, अगर आप सफल होते हैं तो आपके फायदों में कोई कमी नहीं होगी। काली धुंध से प्रोटेक्टिव की डरावनी आवाज आई। जियानान अकेडमी का एक स्टूडेंट, ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। उन लड़कों का ग्रुप अपनों का प्रोटेक्टिव होने के लिए मशहूर है, एक बार पता चल गया तो। खून के रंग के कपड़े पहने वह आदमी थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन असल में वह कीमत बढ़ा रहा था। एक हुआंग जी गोली, प्रोटेक्टिव ने बेपरवाही से कहा। खून के रंग के कपड़े पहने उस आदमी की आंखें थोड़ी चमक उठी। मुझे नहीं पता कि वह कौन है जो सीनियर को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है। एक नया स्टूडेंट अभी भी आने वाला है, उसके पीछे कोई है, इसलिए जब तुम कुछ करो तो अपनी पहचान न बताना ही बेहतर है। प्रोटेक्टिव का लहजा ठंडा था। क्या अभी नया स्टूडेंट हूं? खून के रंग के कपड़े पहने वह आदमी हैरान रह गया। क्या एक नया स्टूडेंट इस लायक है कि वह इतना हंगामा करे और उसे एक्शन लेने को कहे? उसके साथ एक हुआंग बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहा है। प्रोटेक्टिव ने धीरे से कहा। खून के रंग के कपड़े पहने उस आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह कड़वाहट से मुस्कुराया। यह आदमी जरूर किसी बड़ी फोर्स का जूनियर होगा, मुझे डर है कि मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। लेकिन मेरा हॉल ऑफ सोल्स डरता नहीं है। भविष्य में अगर उसके पीछे वाले लोग ऐसा करते हैं तो ये सीट उन्हें रोक देगी। प्रोटेक्टिव ने मजाक उड़ाया। अभी ये सीट जियानान अकेडमी के पीछे की पुरानी चीजों को लेकर परेशान है और सीधे तौर पर कुछ करना ठीक नहीं है, नहीं तो इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आप ज्यादा सही हैं। असल में वह पुराने कबीले का ध्यान खींचने से ज्यादा डरता था, लेकिन जाहिर है ये बात जोर से नहीं कही जा सकती थी क्योंकि इसमें उसका मुख्य मिशन शामिल था, यानी जियाओ परिवार के मामले। खून के रंग के कपड़े पहने वह आदमी हिचकिचाया और मन ही मन को उसने लगा। ये तो बस उससे नफरत लाने के लिए कह रहा है, उसे सारा गंदा और थकाने वाला काम करना होगा और आखिर में उससे बदला भी लिया जा सकता है। वह सच में सीधे मना करना चाहता था, लेकिन हुआंग जीपिल के लालच और इस व्यक्ति की पहचान की वजह से वह इसे जोर से कहने से डर रहा था। हम दौलत खतरे में मिलती है। क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी यही डू हुआंग बनकर रहना चाहते हो? इस सीट के लिए अच्छा काम करो और तुम्हें डू ज़ोंग दायरे में ब्रेक थ्रू करने का हर मौका मिलेगा। तब तक ये सीट तुम्हें मेरे हॉल ऑफ सोल्स का प्रोटेक्टर बनने के लिए रिकमेंड करेगी और तुम्हारा भविष्य अनलिमिटेड होगा। प्रोटेक्टर के चेहरे पर नफरत थी, सिर्फ एक ही मौका है। अगर तुम इसे नहीं लेना चाहते तो ये सीट किसी और को मिल जाएगी। खून के रंग के कपड़े पहने उस आदमी को पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसे लग रहा था कि अगर वह नहीं माना तो यह आदमी उसे वहीं मार डालेगा। अरे यार, इससे उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बची। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं सीनियर के लिए यह मामला संभाल लूंगा। यह उसका पोर्ट्रेट है, तुम्हें पक्का करना होगा कि वह रास्ते में ही मर जाए, नहीं तो एक बार जब वह जियानान अकेडमी में घुस जाएगा तो उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। प्रोटेक्टिव ने एक कागज फेंका और उस पर बिल्कुल जियाओडिंग की तस्वीर थी। अगर सिर्फ एक डू हुआंग उसकी रक्षा कर रहा है तो मैं उसे जरूर मार सकता हूं। खून के रंग के कपड़े पहने उस आदमी ने सिर हिलाया। डू हुआंग सिर्फ एक है, बाकी सब चीटियां हैं। जाओ, इसे जल्द से जल्द खत्म करो। प्रोटेक्टिव ने हाथ हिलाया। खून के रंग के कपड़े पहने उस आदमी ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। प्रोटेक्टिव ने देखा कि वह किस तरफ जा रहा है, उसका चेहरा ठंडा था। खुद को समझदार समझो। जियामा एम्पायर में जब पुराने खानदान के लोग मौजूद हैं तो मैं जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ क्या ये बात नहीं है कि मैं जब चाहूं तुम्हें मार दूं? वह चुपके से उसके पीछे गया। वह अपनी आंखों से जियाओडिंग को मरा हुआ देखना चाहता था। चूंकि यह जियाओ परिवार पहले ही कम हो चुका है, इसलिए इसे फिर से उठने की कोई जरूरत नहीं है। बूम! पहाड़ों में एक शक्तिशाली डू क्यूई फूट पड़ा और बर्फ की भयानक शक्ति फैल गई, जिससे आसपास के पौधे तुरंत बर्फ की मूर्तियों में बदल गए, जैसे कि सर्दियों का मध्य समय आ गया हो। दूर इंतजार कर रहे जियाओडिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है उसमें काफी सुधार हुआ है। याओ लाओ, उसके कितने स्टार बड़े हैं? 2 स्टार। वह 5 स्टार डू हुआंग है। उम्मीद है वह इस परेशानी से निपट लेगा। इस बुरे आदमी को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। याओ लाओ अभी भी थोड़ा चिंतित था। अगर तुम सामने आ भी गए तो ज्यादा से ज्यादा तुम पकड़े जाओगे, मैं भविष्य में तुम्हें बचाने आऊंगा। जियाओडिंग ने चिढ़ाया, यह इतना आसान नहीं है। तुमने जो टैलेंट दिखाया है वह बहुत ही शानदार है। अगर उन्हें पता चलता कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है तो वे भविष्य के रिस्क को कम करने के लिए तुम्हें खत्म करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। याओ लाओ ने आंख भरी, तुम्हें उस समय और लो प्रोफाइल रहना चाहिए था। 116, तो मैं एक बार फिर बेशर्म हो जाऊंगा। क्या हाई प्रोफाइल होना गलत है? ये तो स्वर्ग है जो एक जीनियस से जल रहा है। जियाओडिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, कौन जानता था कि वह मेरे प्रति जानलेवा इरादा रखेगा। मैंने कई दिनों तक सोचा और अभी भी समझ नहीं पाया। शायद उसे तुम बहुत बुरी लगी और वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। याओ लाओ ने भी मजाक किया। जियाओडिंग का चेहरा तमतमा गया। क्या मैं सचमुच नीच हूं? अगर तुम बुरे नहीं हो तो कौन है? याओ लाओ ने झल्लाकर कहा। जियाओडिंग की आंखें घूम गईं। तो मैं फिर से नीच बनूंगा, मैं बस उन्हें सीधे चकमा दे दूंगा। उसने एक शैतानी मुस्कान दी। क्या वह सोल हॉल प्रोटेक्टर आजकल आसपास नहीं है? हम पिछले कुछ दिनों से मुझे उसका कोई अता पता नहीं है। वह तुम्हें मारने के लिए किसी को ढूंढने गया होगा। ये सच में हैरान करने वाली बात है। उसने सीधे तौर पर कुछ क्यों नहीं किया? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कोई स्पेशल स्टेटस हो? याओ लाओ ने सोचा, जब तुम युनशान को बेवकूफ बना रहे थे तो जिस एडवांस केमिस्ट की तुम डींगे हाँक रहे थे वह असल में तुम्हारे साथ नहीं था। उसे डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना? शायद मेरी शाही आभा बहुत शक्तिशाली है जिससे वह अपना चेहरा दिखाने से डरता है। जियाओडिंग ने गर्व से कहा। टर्टल औरा। याओ लाओ ने एक शब्द का टोन बदल दिया। मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगा। आगे देखते हैं कि मैं उन पर कोई चाल चल पाता हूं या नहीं। जियाओडिंग ने हाइबोडोंग को देखा जिसने कल्टीवेटिंग समाप्त कर ली थी और एक खिले हुए गुलदाउदी की तरह मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। आपको कैसा लग रहा है? एक शब्द, बढ़िया। हाइबोडोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। युवा गुरु औषधीय गोली के लिए धन्यवाद। अब जब हमारा पेट भर गया है और हम आराम कर चुके हैं तो अब निकलने का समय है। तुम तुरंत मेरे 2 छोटे भाइयों और शियाओ यू को ले जाओ। मैं याफी और किंग ए को ले जाऊंगा। हम रात में निकलेंगे और तय समय से पहले जियानान अकेडमी पहुंचेंगे। जियाओडिंग ने रिस्क लेने की तैयारी की और सोल हॉल प्रोटेक्टर के चले जाने पर सीधे मेन रूट से निकल गया। ठीक है। हाइबोडोंग ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने जो हुआंग जीपिल खाई थी वह यूं ही नहीं थी, जिससे वह बिना किसी शर्त के जियाओडिंग के ऑर्डर मानने को तैयार हो गया। चल दर। जियाओडिंग के लौटने के बाद उसने चुपके से वू जियांग को इसकी जानकारी दी। क्योंकि वह पहले भी 2 बार अकेले में ग्रुप छोड़ चुका था, इसलिए वू जियांग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे लोगों को ले जाने देने के लिए मान गया। जैसे ही आसमान में अंधेरा हुआ, जियाओडिंग लोगों को ले गया। उसने अपने बाएं हाथ से किंग र को पकड़ा और अपने दाहिने हाथ से याफी की कमर को लपेटा। हाइबोडोंग ने बाकी चारों को लीड किया और वे जल्दी से अंधेरे में गायब हो गए। अगले दिन जियानन अकादमी की टीम ने नॉर्मल तरीके से अपनी यात्रा जारी रखी। 2 दिन बाद वे आखिरकार ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में दाखिल हो गए। परछाई में काले कपड़े पहने लोगों का एक ग्रुप उनके रास्ते में घात लगाए बैठा था। नेता की आंखें खून जैसी लाल थी, उसका ऑरा डरावना था और उसकी ठंडी नजर भीड़ में घूम रही थी। उसने तुलना के लिए कागज का एक टुकड़ा निकाला और भौहें चढ़ाते हुए कहा, टारगेट यहाँ क्यों नहीं है? क्या वह पीछे रह गया? कुछ दूर तक चुपके से पीछा करने के बाद भी उन्हें कोई वापस आता हुआ नहीं मिला। बेवकूफ, क्यों न किसी को पकड़कर पूछ लिया जाए। प्रोटेक्टर की थोड़ी नाराज आवाज सुनाई दी। फैन लाओ केवल अपना हाथ हिलाते हुए आज्ञा का पालन कर सकते थे। जाओ एक प्रशिक्षक को पकड़ो, वो लड़का जिसके रथ में दुखी हुई है।
उसके बगल में बैठे एल्डन ने सिर हिलाया, ऊपर उठे और उनका डुवांग और तुरंत भड़क उठा। एक जबरदस्त ताकत के साथ लियू डोंग को जल्दी से पकड़ लिया गया और वापस लाया गया। उन्होंने शांत भाव से कहा, आप कौन हैं जो हमारी जियानान अकादमी पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं? ये व्यक्ति कहाँ गया? फैन लाओ ने लियू डोंग की ओर चित्र दिखाया। बाद वाले की पुतलियां हैरानी से सिकुड़ गईं। रहस्यमयी ताकतवरों का ये ग्रुप जियाओ डिंग से क्या चाहता था? क्या वह बदमाश इसलिए जल्दी चला गया क्योंकि उसे पता था कि कोई उसे टारगेट कर रहा है? बात नहीं कर रहा, उसे पीट दो। फैन लाओ बेसब्र हो गया। बैंग बैंग बैंग। पिटाई के बाद आखिरकार उन्हें पता चला कि टारगेट 2 दिन पहले ही टीम छोड़कर चला गया था। अरे यार, क्या उसे खतरे का एहसास हो गया? फैन लाओ दूर तक देखने से खुद को रोक नहीं सका। नामुमकिन, वह किसी और काम की वजह से जल्दी निकल गया होगा। उनका पीछा करो, उनकी स्पीड से उन्हें अभी तक जियानान अकेडमी नहीं पहुंचना चाहिए था। प्रोटेक्टर वो बहुत गुस्से में था, उसे लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने शुरू में सोचा था कि जियाओ डिंग जियानान अकेडमी के साथ बात मानकर चलेगा, लेकिन किसे पता था कि वह बदमाश अचानक भाग जाएगा। अरे यार, वह नियमों के हिसाब से क्यों नहीं खेलता? ग्रुप ने लियू डोंग को छोड़ दिया और एक झटके में गायब हो गया। बुजियांग और बाकी लोग जो एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे थे, आखिरकार राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि इस बार वे बर्बाद हो गए, लेकिन ग्रुप ने किसी को नहीं मारा। ऐसा लगता है कि वे अभी भी जियानान स्टूडेंट्स को पूरी तरह से नाराज नहीं करना चाहते थे। जल्दी से देखो कि लियू मर गया है या नहीं। कुछ लोग लियू डोंग की हालत देखने के लिए दौड़े। लियू डोंग लगभग पूरी तरह से अपंग हो गया था। उसने बेजान होकर कहा, ये मुसीबत मेरी कोई गलती नहीं है। उस बदमाश बच्चे की। सब एक दूसरे को देख रहे थे, उन्हें अभी भी पता नहीं था कि असल में क्या हुआ था। दूसरी तरफ जियाओ डिंग उनके जाने के बाद से लगातार यात्रा कर रहा था। उसने जियानान अकेडमी जाने के लिए भेष बदलने के बारे में सोचा था, लेकिन आखिरकार उसने यह आइडिया छोड़ दिया क्योंकि वह किसी को मौका नहीं देना चाहता था। अगर उन्हें सड़क पर रोक दिया जाता तो भी लड़ाई होना तय था। इसलिए वह एक ही बार में सीधे पीस टाउन पहुंच गया। यह कोई शांतिपूर्ण बस्ती नहीं थी। शहर के एंट्रेंस पर एक बड़ा काला पेड़ लगी हुई लाशों से ढका हुआ था, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन इस डेड स्पिरिट ट्री पर ढेर सारी लाशों की वजह से ही यह ब्लैक कॉर्नर रीजन की कुछ सुरक्षित जगहों में से एक बन गया था। यहाँ तक कि डू हुआन भी यहाँ कोई गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करता था, जिससे पीस टाउन नाम कुछ हद तक सही साबित होता था। बस्ती के गेट के सामने जियाओ डिंग पास आया, सांस छोड़ी और याफी और किंग ए को नीचे उतार दिया। शियाओली और दूसरे लोग भी हाई बोर्डों की डू की रस्सी से उतरे और बड़े पेड़ पर लगी लाशों को देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। बड़े भाई, ये कौन सी जगह है? जियाओली को थोड़ा डर लगा। जियानान अकादमी का क्षेत्र, या अधिक सटीक रूप से कहें तो अकादमी का प्रवेश द्वार। जियाओ डिंग के शांत जवाब ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि जियानान अकेडमी एक शांत और सुंदर जगह होगी, लेकिन ऐसा नहीं लगा। हाई बोर्डों ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, जियानान अकेडमी इस अस्त-व्यस्त ब्लैक कॉर्नर रीजन में कैसे रह सकती है? बिना किसी खूनी तरीके के यह बाहर के कई खतरनाक और बुरे लोगों को कैसे रोक सकती है? ग्रुप सोच समझकर काम कर रहा था, कुछ बातें समझ रहा था। चलो अंदर चले। जियाओ डिंग जानता था कि वह सफलतापूर्वक बच निकला है और कुछ समय के लिए सुरक्षित रहेगा। अगली बार वह देखना चाहता था कि वह आदमी किस तरह की चालें चल सकता है। वे डेड स्पिरिट ट्री को बाईपास करके पीस टाउन में घुस गए, जहां लोगों ने उन्हें तुरंत रोक लिया। ये 20 साल के आसपास के युवा थे, जिन्होंने अपनी छाती पर नीले बैज पहने हुए थे और बीच में खून से सना खंजर था। वे जियानान अकादमी प्रवर्तन दल थे। पीस टाउन में आने वालों को अपना नाम और जगह बतानी होगी और इस तरह की मेडिसिनल पिल खानी होगी। कैप्टन ने थोड़ी हैरानी से बहुत छोटे ग्रुप की तरफ देखा। उसकी नजर कुछ देर के लिए बोर्डों पर टिकी रही, जिससे वह सावधान दिखा। वह इस बुरे आदमी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। मेरा नाम जियाओ डिंग है और हम जियामा एम्पायर से हैं। इस इंसान के मेरी मेड होने और इस मेरे पुराने बटले के अलावा हम सब जियानान अकेडमी में नए स्टूडेंट्स हैं। जियाओ डिंग ने शांति से कहा। कैप्टन ने त्योरियां चढ़ाई। जियामा एम्पायर के नए स्टूडेंट्स, तुम्हारे इंस्ट्रक्टर कहाँ हैं? किसी बात की वजह से हम ग्रुप छोड़कर समय से पहले आ गए। इंस्ट्रक्टर शायद 2 दिन में आ जाएंगे। जियाओ डिंग मुस्कुराया, मन ही मन सोचा, क्या मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए कि डू जोंग मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं आगे भागा। अगर मैं उन्हें बता भी दूं तो भी वे यकीन नहीं करेंगे। तुम सब इतने युवा हो और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उसने जियाओ यान को शक से देखा। आप हमारी ताकत की जांच कर सकते हैं। जियाओ डिंग बेफिक्र और बहुत प्रभावशाली था। 117 डेमन कोर का भक्षण का ढेर उनका आदमी आगे आया और बोला, इस छोटी लड़की को छोड़कर वे सभी एनरोलमेंट क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं। वे जियामा एम्पायर में भर्ती हुए जीनियस जरूर होंगे, लेकिन हमें अभी भी दूसरे इंस्ट्रक्टर के लौटने और कंफर्म करने का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई बात नहीं टीचर, प्लीज हमारे रहने के लिए कोई जगह ढूंढो। जियाओ डिंग ने प्यार से कहा, क्योंकि वे इस बार पनाह मांग रहे थे, इसलिए उसे दिखावा करने का मन नहीं हुआ और उसने जानबूझकर अपना औरा छिपा लिया। नहीं तो अगर दूसरे पक्ष को लगा कि वह डूलिंग है, तो इससे शक का एक और दौर शुरू हो सकता है। मेरे पीछे आओ, तुम्हें दवा की गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। अधेड़ उनके आदमी ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान दी। लगता है बुजियांग और दूसरों ने इस बार कुछ अच्छे लोगों को भर्ती किया है। आपके नाम क्या हैं? उसने 2 सबसे खास भाइयों को देखा। उसे लगा कि वे कुछ हद तक एक जैसे दिखते हैं। जियोली, जियोयान, जियोयू, जियो किंग ए। क्या तुम चारों का सरनेम जियाओ है? मुझे मत बताओ कि तुम एक ही फैमिली से हो। लॉ एनफोर्समेंट टीम इस बात से हैरान थी कि ये सभी लोग एक ही परिवार से थे। तभी बाहर वॉइड रेल में काली धुंध का एक ढेर दिखाई दिया। वे असल में जल्दी आ गए। क्या उन्हें मेरे मारने के इरादे का अंदाजा हो गया था, या ये सच में एक इत्तेफाक है? प्रोटेक्टर बू को ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। याओ लाओ ने उसे महसूस किया और शियाओ डिंग को याद दिलाया, कुत्ता हमारा पीछा कर रहा था। जियाओ डिंग ने बोलने का मौका लिया। सीनियर ब्रदर्स टीचर, मैं लंबे समय से जियानान अकेडमी की तारीफ करता रहा हूं। इस बार मुझे लगा कि टीम बहुत धीरे चल रही है और मैं आगे आने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या आप हमें पहले से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जरूर, चलो पीस टाउन से शुरू करते हैं। क्या तुम बाहर उस मरे हुए स्पिरिट ट्री को देख रहे हो? वह हमारी अकेडमी की ताकत का सिंबल है। इस पर कभी डू हुआन की लाश रखी थी। जियो डिंग की बातें सुनकर प्रोटेक्टर बू के दिल का शक कुछ हद तक दूर हो गया। उसे नहीं लगता था कि डूलिंग उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। उसे बस ये पक्का नहीं था कि इसका बच्चे के साथ मौजूद डू हुआन से कोई लेना देना है या नहीं। हालांकि वह काफी दूर रहा, लेकिन उसे डर था कि विरोधी के पास कोई खास तरीका हो सकता है। प्रोटेक्टर बू ने एक पल के लिए सोचा और फिर जाने के लिए मुड़ गए। उसे ब्लड सेक्ट का फैन लाओ मिल गया। टारगेट अकेडमी पहुंच गया है। इस बार कोई चांस नहीं है, लेकिन मिशन कैंसिल नहीं हुआ है। जैसे ही वह बाहर आए, उसे मारने का कोई तरीका ढूंढो। हाँ सीनियर, फैन लाओ इतना निराश हो गया कि उसे खून की उल्टी करने का मन किया। वह कई दिनों से इधर-उधर भाग रहा था और उसका वजन एक भी नहीं बढ़ा था और अब उसे एक लंबे समय का ऑपरेशन करवाना था। 1 साल के अंदर उसे मर जाना चाहिए। प्रोटेक्टर बू ने वे शब्द पीछे छोड़ दिए और दूर चले गए। फैन लाओ सच में गाली देना चाहते थे, लेकिन वह दूसरे पक्ष को सिर्फ इज्जत से विदा कर सकते थे। तुम में से कुछ लोग पीछे रहकर नजर रखना, बाकी लोग मेरे पीछे आना। वह पहले सिर्फ लोगों का इंतजाम करके निकल सकता था। हॉल ऑफ सोल्स वाला आदमी चला गया है, तुम अभी के लिए सुरक्षित हो। याओ लाओ ने जल्दी से शियाओ डिंग को खुशखबरी दी। कितनी अफसोस की बात है, मैं उनसे खुद नहीं पूछ सका कि वे नाराज हैं या नहीं। जियाओ डिंग को पछतावा हुआ। तुम्हारे दिमाग में सारा दिन क्या चलता रहता है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि वे कितने खतरनाक हैं? याओ लाओ अवाक रह गए। उन्होंने मुझे पहले ही टारगेट कर लिया है, तो फिर विनम्र क्यों बने? जियाओ डिंग ने कंधे उचकाए और लॉ एनफोर्समेंट टीम के बनाए कमरे में चला गया और उसने वह यूनजैंग गोली निकाली जिसे उसने कुछ समय पहले ही रिफाइन किया था। यह मेडिसिनल पिल बहती हुई मल्टी कलर लाइट के साथ 5 रंग दिखा रही थी, जैसे कि इसमें कोई खास तरह का जीवन हो। भले ही मैं समय रहते बच गया और खतरे से बच गया, फिर भी मुझे इसे खाना पड़ेगा। तारांकन गल्प। जियाओ डिंग ने उसे अपने मुंह में डाला और सीधे निगल लिया। दवा की गोली तेजी से 5 रंगों की रोशनी में बदल गई, जो जानबूझकर उसके अंदरूनी अंगों की तरफ बढ़ी। जल्द ही उसके सीने के हिस्से में कई रंगों वाली रोशनी का बहाव दिखाई दिया और उसका पूरा शरीर गर्म महसूस हुआ, जैसे किसी गर्म पानी के झरने में भीग रहा हो। उसके अंदर के अंगों में ताकत बढ़ती गई। उसकी हार्ट रेट तेज हो गई, जो ढोल की तरह बज रही थी, और उसका खून तेजी से बहने वाली नदी की तरह बहने लगा, जिससे उसके शरीर में और एनर्जी आ गई। उसकी सांसें बिजली की तरह चल रही थी। उसके फेफड़े गड़गड़ा रहे थे और उसे दिमागी तौर पर एकदम साफ महसूस हो रहा था। उसी समय उसके लिवर, स्प्लीन, किडनी और दूसरे अंदरूनी अंगों के काम बेहतर हो गए। उसके शरीर से बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज निकलने लगी और उसकी किडनी ने उसके शरीर से टॉक्सिन्स निकाल दिए। साथ ही उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हिलने लगा और उसकी पाचन शक्ति मजबूत हो गई, जिससे उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह पूरी गाय खा सकता है। जियाओ डिंग के अंदरूनी अंग जिंदा हो गए, गर्म और ताकत से भरे हुए। उसके शरीर में कुछ मुश्किल से पता चलने वाली छिपी हुई चोटें भी ठीक हो रही थी। वाह, कितना आरामदायक है। यह मेडिसिनल पिल और खून कम करने वाली पिल में जमीन आसमान का फर्क है। उसने इमोशनल होकर आह भरी। यूनजैंग गोली से शरीर में बदलाव काफी धीरे-धीरे हुए, एक हल्का सा सुधार, जैसे एनर्जी बढ़ाना, लेकिन यह अंदरूनी अंगों की लाइफ फोर्स को काफी बढ़ा सकती थी। शानदार जीवन सार लगातार पैदा हो रहा था, जिससे जियाओ डिंग का सार, एनर्जी और आत्मा बदल रही थी। उनका रंग और भी ज्यादा लाल हो गया, उनकी स्किन मुलायम हो गई और गोल्डन बॉडी टेक्निक की वजह से मांसपेशियों में आए कड़न धीरे-धीरे ठीक हो गई। मेरा मांस और त्वचा तेजी से अपनी नेचुरल हालत में लौट रहे हैं।
मुझे लगता है कि मैं जल्द ही गोल्डन बॉडी टेक्निक में परफेक्शन पा लूंगा। ज़ियाओडिंग हैरान था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि युनज़ैंग गोली का गोल्डन बॉडी टेक्निक पर इतना बड़ा असर होगा। अंदरूनी अंग फिजिकल बॉडी की नींव है। अब जब आपके अंदरूनी अंग लगातार मजबूत हो रहे हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी भी उनके साथ-साथ अपने आप बेहतर होगी। याओ लाओ बाहर आया और ज़ियाओडिंग को जलन से देखा। कितना जिंदा दिल शरीर है, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़ियाओडिंग इतना चौंक गया कि उसने अपनी छाती ढक ली। भाड़ में जाओ। याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमा और ज़ियाओडिंग को देखने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि दूसरी तरफ देखने लगा। मैंने पहले ही फॉलन हॉट फ्लेम की आभा महसूस कर ली है। तुम्हें ये पता लगाना चाहिए कि इसे कैसे खाया जाए। आखिरकार ये जियानान अकेडमी का है। ये ठीक है, भले ही मैं इसे न खाऊं, लेकिन मैं इसकी पूरी कीमत वसूल कर लूंगा। ज़ियाओडिंग ने एक शरारती मुस्कान दी, फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। इस युनज़ैंग पिल में काफी ज्यादा एनर्जी है। मुझे लगता है कि मैं इस बदलाव का इस्तेमाल एक ही बार में दूसरे स्टार को ब्रेक थ्रू करने के लिए कर सकता हूं। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिस्टम में स्टोर क्यूई का इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू किया। ये बच्चा हेवनली फ्लेम्स को खाए बिना भी इस कल्टीवेशन स्पीड से 1 साल के अंदर डूबान बन सकता है। याओ लाओ ने मन ही मन कुछ कहा और रिंग में वापस आ गया। अगले दिन सुबह होते ही ज़ियाओडिंग का शरीर झटका खा गया और अचानक एक शक्तिशाली आभा फैल गई। एक साफ एनर्जी की लहर फैली, लेकिन याओ लाओ ने सोल पावर का इस्तेमाल करके उसे कमरे के अंदर ही रोक दिया। 4 सितारा डूलिंग। ज़ियाओडिंग को कुछ खुशी महसूस हुई क्योंकि इस ब्रेक थ्रू के साथ सिस्टम में उसका रैंक लेवल 41 तक पहुंच गया। इसका मतलब था कि वह एक और गुण और एक और तरह का खाना जोड़ सकता था। सिस्टम खोलकर ज़ियाओडिंग ने जल्दी से स्कैन किया। लेवल 41 खेती, 4 सितारा डूलिंग का गुण, लकड़ी, आग, हवा, गुण जोड़ एक खाने की सीमा, 41 बार शेयर अनुपात, 41% भक्षण के प्रकार, डू ज़ेड क्यूई, औषधीय प्रकार, स्वर्गीय लपटें, डू क्यूई, जादुई कोड भक्षण गुण, लकड़ी, आग, हवा, गुण जोड़ एक। हे भगवान, मैजिक कोड। ज़ियाओडिंग थोड़ा हैरान था। वह इन चीजों को खा भी सकता था, क्या वह एक राक्षसी जानवर जैसा नहीं होगा? लेवल 41 पर मुझे अपनी पावर से 16.8 गुना ज्यादा पावर मिल सकती है। चलो चौथे टियर का मैजिक कोड ट्राई करते हैं। उसने अपना हाथ खोला और एक गुड एट्रीब्यूट मैजिक कोड निकाला। डिंग, मैजिक कोड का पता चला। खाने की शर्तों को पूरा करता है। खाना, खा जाओ। गुड एट्रीब्यूट मैजिक कोड की रोशनी ऊपर नीचे हुई और तेजी से धीमी हो गई। उसी समय ज़ियाओडिंग के डेंटिन में शुद्ध ऊर्जा का एक उछाल आया। ये शक्ति शून्य में डू क्यूई से कहीं ज्यादा शुद्ध थी, डूलिंग लेवल के बराबर। इसके अलावा सिस्टम द्वारा फिल्टर किए जाने के बाद कोई हिंसक शक्ति नहीं थी। इसका मतलब यह था कि ज़ियाओडिंग को इसे समझने के लिए कई तरह के रिफाइनमेंट से गुजरने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत आसान था। हे भगवान, ये चीज मेरे लिए मेडिसिनल पिल से भी ज्यादा कीमती है क्योंकि इसे खाने के बाद ये प्योर एट्रीब्यूट पावर बन जाती है। पीएस टिप के लिए ब्लड टॉम को धन्यवाद। 118, क्या आप इंसान हैं? ज़ियाओडिंग बहुत खुश था। ये चौथे टियर का मैजिक कोड एक डेमोनिक बीस्ट की टोटल पावर का एसेंस था, जो डू स्पिरिट के डू क्रिस्टल के बराबर था। जब उसने मैजिक कोड निकाला तो ये डू क्रिस्टल की शक्ति को सीधे सोखने के बराबर था। इस पावर की क्वालिटी डू क्यूई से कहीं बेहतर थी और सबसे जरूरी बात यह थी कि इसे डेमोनिक बीस्ट के रैंक के साथ अपग्रेड किया जा सकता था। अगर चौथे टियर के मैजिक कोड की पावर डू स्पिरिट के बराबर थी, तो पांचवें टियर का पावर डू किंग के बराबर था और छठे टियर का डेमन कोड डू एम्परर की पावर थी। अगर वह छठे दर्जे का दानव कोड निकल ले, तो उसके अंदर की शक्ति उसके डू क्यूई से भी ज्यादा शुद्ध होगी, जिससे उसे सीधे सोखना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि डू किंग बनने के बाद वह निश्चित रूप से इसे सीख और बेहतर बना सकता था, जिससे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसके उलट मैजिक कोड एनर्जी को रिफाइन करके, जो स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी से कहीं ज्यादा शुद्ध थी, उसकी कल्टीवेशन स्पीड काफी बढ़ सकती थी। एकमात्र समस्या ये थी कि मैजिक कोड बहुत महंगे थे, वह असल में कल्टीवेट करने के लिए पैसे दे रहा था। ये सच में पे टू विन है, लेकिन यह मेडिसिनल पिल से अभी भी बहुत सस्ता है। ज़ियाओडिंग ने मन ही मन सोचा। वह भी अक्सर दवा की गोलियां निगल लेता था, लेकिन वह ज्यादा निगलने की हिम्मत नहीं कर पाता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह उन्हें खरीद नहीं सकता था। दूसरी तरफ मैजिक कोड बहुत सस्ते थे। एक मेडिसिनल पिल की कीमत में उसी लेवल के 3 से 5 मैजिक कोड खरीदे जा सकते थे। इसका मतलब था कि वह अक्सर कल्टीवेट करने के लिए मैजिक कोड की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था। इसके अलावा ये दुर्लभ विशेषता वाले डू क्रिस्टल की खेती को भी पूरा कर सकता है। ज़ियाओडिंग ने मैजिक कोड निगलने का एक और फायदा सोचा। यह उसके लाइटनिंग डू क्रिस्टल की कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद था। डू क्रिस्टल का ये गुण खास था क्योंकि वाइड रेल में लाइटनिंग एट्रीब्यूट पावर काफी कम थी, इसलिए कल्टीवेशन स्पीड थोड़ी धीमी थी और उसने इसे हमेशा एक सहायक पोजीशन में रखा था। अब जब वह मैजिक कोड निगल सकता था, तो वह अपनी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने के लिए लाइटनिंग एट्रीब्यूट मैजिक कोड खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च कर सकता था। सभी फायदों पर विचार करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान लगाया और मेहनत से शुद्ध एनर्जी को रिफाइन किया। ये शक्ति बहुत शुद्ध थी, जिसे रिफाइन करने में कम समय लगा, लेकिन उसे बहुत सावधान रहना पड़ा और पूरा कंट्रोल पक्का करना पड़ा। वह मैजिक कोड पावर को अपने डू क्रिस्टल को अपने अंदर समा लेने नहीं दे सकता था, नहीं तो वह धीरे-धीरे अपनी डू क्रिस्टल पावर पर कंट्रोल खो देता, जिससे एक अस्थिर दायरा या डेविएशन भी हो जाता। उन्होंने इसे सीधे एब्जॉर्ब नहीं किया। पावर के हर निशान को ग्रेड सर्किट के सर्कुलेशन से गुजरना पड़ा, उनके सोल मार्क को छापना पड़ा, उनकी पावर में बदलना पड़ा और उसके बाद ही वह डू क्रिस्टल में खींची जाएगी। हालांकि उन्होंने एब्जॉर्प्शन और फ्यूजन पर जोर दिया, फिर भी पूरी प्रक्रिया आधे से ज्यादा कम हो गई। जब ज़ियाओडिंग मैजिक कोड निगल रहा था, तो ओल्डिया भी अलर्ट हो गई। यह उतार चढ़ाव, ये कैसे संभव है? वह ज़ियाओडिंग के सामने तैरता हुआ ध्यान से देख रहा था और उसने पाया कि मैजिक कोड पर कई दरारें आ रही हैं और अंदर की एनर्जी इस बच्चे ने तेजी से सोख ली है। उसका एक्सप्रेशन अजीब था। उसने देखा कि ज़ियाओडिंग ने मैजिक कोड पावर को पूरी तरह निगल लिया और उसके हाल के ब्रेक थ्रू से मिला और असल में एक और डिग्री और मजबूत हो गया। उसने अभी एक ब्रेक थ्रू हासिल किया था। अपने दायरे को मजबूत करने में कम से कम कई दिन लगने चाहिए। फिर भी इस बच्चे ने न सिर्फ कंसोलिडेशन पूरा किया बल्कि और भी मजबूत हो गया। फट, मैजिक कोड टूट गया, धूल के बादल में बदल गया जो ज़ियाओडिंग की उंगलियों से गिरा। ज़ियाओडिंग ने अपनी आंखें ओल्डिया की ओर खोली, पाया कि ओल्डिया उसके बहुत करीब था। उसका पूरा चेहरा लगभग उससे सटा हुआ था। भूत, वह डर के मारे पीछे हट गया। ओल्डिया का चेहरा काला पड़ गया। मुझे लगता है कि तुम भूत हो। तुम बिना किसी बुरे असर के मैजिक कोड भी निगल सकते हो। क्या तुम इंसान भी हो? ये बस एक नया जागृत ब्लडलाइन टैलेंट है, केक का एक टुकड़ा। शायद भविष्य में मैं आत्माओं को निगल पाऊंगा। मैं शायद आप जैसे किसी को सीधे निगल भी सकूं। ज़ियाओडिंग बहुत खुश था। निगलने की यह नई तरह की काबिलियत सच में कमाल की थी। भले ही उसकी कल्टीवेशन स्पीड 10 गुना न बढ़े, लेकिन 4 या 5 गुना जरूर मुमकिन थी। मैं सच में यह नहीं कह सकता कि अभी तुम्हारे लिए नामुमकिन है। तुम्हारा ब्लडलाइन सच में अजीब है। स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना एक बात थी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मैजिक कोड की पावर को भी निगल सकते हो। ओल्डिया ने हैरानी से जीभ चटकाई। तुम्हारा ब्लडलाइन टैलेंट डेमोनिक बीस्ट से भी ज्यादा एडवांस है। उन्हें इसे पचाने और एब्जॉर्ब करने से पहले कम से कम इसे खाना तो पड़ता ही है, लेकिन तुम बस इसे पकड़ते हो और निगल जाते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा टैलेंट बहुत जबरदस्त है। मुझे भी चोटी पर खड़े होने का अकेलापन महसूस होता है। ज़ियाओडिंग ने नाटकीय ढंग से आह भरते हुए अपना सिर उठाया और बेबसी का भाव दिखाया। हमेशा फायदा उठाते हो और मासूम बनने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम मैजिक को निगल सकते हो, इसलिए मुझे अब तुम्हारे लिए मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं दिखती। ओल्डिया ने होंठ से कुड़े। यह आदमी सच में पिटाई का हकदार है। मेडिकल पिल्स और मैजिक कोड में कोई टकराव नहीं है। मुझे अभी भी बॉडी टेम्परिंग में मदद के लिए मेडिसिनल पिल्स की जरूरत है। ज़ियाओडिंग खिलखिलाकर मुस्कुराया। आपकी गोल्डन बॉडी टेक्निक जल्द ही परफेक्शन तक पहुंच जाएगी। अगर आप इससे जुड़ी मेडिसिनल पिल्स लेते रहेंगे, तो आपका शरीर उन्हें समय पर एब्जॉर्ब करने के लिए काफी मजबूत नहीं होगा, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। ओल्डिया ने अपना सिर हिलाया। क्या आपके पास ज्यादा एडवांस बॉडी टेम्परिंग डू टेक्निक नहीं है? ज़ियाओडिंग ने भौहें चढ़ाई। नहीं, मैंने तब इस तरह की डाउ टेक्निक पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन क्या तुम जियानान अकेडमी नहीं आए हो? उनके पास कई डाउ टेक्निक्स हैं। शायद तुम्हारे लिए कोई सही बॉडी टेम्परिंग डाउ टेक्निक हो। ओल्डिया ने बाहर की ओर इशारा किया। मुझे उम्मीद है, एक डाउ टेक्निक जो मुझे कल्टीवेटिंग जारी रखने की अनुमति देती है, उसे कम से कम अर्थ रैंक तक पहुंचना चाहिए। ज़ियाओडिंग ने अफसोस से आह भरी। उसने अपनी हथेली में बचा हुआ मैजिक कोड फेंक दिया और अपने पेट को रगड़ा। युनज़ैंग गोली खाने के बाद मेरा पेट मजबूत हो गया है और मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुत कर बाहर चला गया। याफेई और बाकी लोग पीछे घूम रहे थे और एनफोर्समेंट टीम को अकेडमी से जुड़े अलग-अलग मामलों पर बात करते हुए सुन रहे थे। उन्हें बाहर आते देख किंग ए तुरंत दौड़कर आई। यंग मास्टर, क्या आप जानते हैं कि मेस हॉल कहाँ है? ज़ियाओडिंग मुस्कुराया और किंग ए के सिर को सहलाया। यहाँ कोई मेस हॉल नहीं है। अगर आप खाना चाहते हैं तो किसी होटल में चले जाइए। एनफोर्समेंट टीम के जवान आदमी ने जवाब दिया। सीनियर स्टूडेंट, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? मैं नहीं जाऊंगा, मैंने अभी खाया है। तुम लोग जाओ, हमारे शहर में लगभग सब कुछ है। सराय वहीं है। धन्यवाद। ज़ियाओडिंग ग्रुप को एक दुकान पर ले गया जो काफी सिंपल लग रही थी। ज़ियाओडिंग ने 20 पाउंड डेमोनिक बीस्ट मीट ऑर्डर किया और अपनी भूख मिटाने से पहले ज्यादातर खुद ही खा लिया। बाकी लोग ज़ियाओडिंग की भूख देखकर हैरान रह गए। याफेई ने उत्सुकता से ज़ियाओडिंग के पेट को छुआ। तुमने इतना खा लिया, तुम्हारा पेट फूल क्यों नहीं रहा है? मैं शायद बहुत कुछ पचा लेता हूं। ज़ियाओडिंग ने ज्यादा जानकारी नहीं दी और सिर घुमाकर कहा, वेटर 3 और रोस्ट चिकन ले आओ।
याफेई ने देखा कि जियाओ डिंग की स्किन ज्यादा गुलाबी और मुलायम हो गई थी और फुसफुसाई, एक दिन बाद ही तुम्हारी स्किन औरतों जैसी क्यों लगने लगी है? क्या ये? जियाओ डिंग ने जल्दी से देखने के लिए एक आईना निकाला। तलवार जैसी भौहों और तारे जैसी आंखों के साथ उसकी स्किन गुलाबी और भरी हुई थी, जो बहुत ही नाजुक और चिकनी लग रही थी। उसने कहा, हे भगवान, मैं फिर से हैंडसम हो गया हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ? पफट, जियाओ यान जो खा रहा था उसने अपना खाना थूक दिया। उसे ऐसा क्यों लगा कि उसका बड़ा भाई बेशर्म होता जा रहा है? जियाओ डिंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे सारे चावल, बर्तन और थूक हवा में ही रुक गए। फिर उन्हें एक साथ मिलाया और अपनी उंगली हिलाई। बड़े भाई, मत करो। जियाओ यान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और भागने लगा। खाना बर्बाद मत करो, वापस जाओ। वूश, एक अजीब चीज चमकी, जियाओ यान की नाक में घुसी और सीधे उसके मुंह में चली गई। उफ, जियाओ यान को उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसे अंदर नाक बहने का एहसास हुआ। खाओ इसे। तुम्हें लोगों पर खाना थूकने के लिए किसने कहा? जियाओ डिंग ने बेपरवाही से कहा। जियाओ यान उस चीज को सिर्फ अपने चेहरे पर उदासी लिए निगल सका। उसे घिन आ रही थी। बाकी लोग हंसे, उन्हें ये बहुत मजेदार लगा। जैसे ही वे खाना खत्म करने वाले थे, शहर के बाहर अचानक हंगामा मच गया और बहुत से लोग लंगड़ाते हुए सड़क पर आ गए। जियाओ डिंग, यहाँ से चले जाओ। तुमने हमारे साथ पूरी तरह से धोखा किया है। पीएस, एक चैप्टर जोड़ने के लिए देर तक जागा रहा। मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ और बाद में वापस आऊंगा। 119 पुराना अदरक ज्यादा तीखा होता है। बहुत बिखरे हुए लोगों का एक ग्रुप दिखाई दिया। वे कमोबेश घायल थे और खून से लथपथ लियू डोंग को उठाए हुए थे। उनकी आंखें शिकायत और गुस्से से भरी हुई थी जब वे जियाओ डिंग को घूर रहे थे, जो खिड़की के पास आराम से अपने दांत साफ कर रहा था और उसकी नजरें ऐसी लग रही थी जैसे उसे मार ही पड़े। उसने हैरानी से टूथपिक हटा ली और सबको देखने के लिए खड़ा हो गया। तुम सबको क्या हुआ? क्या तुम डाकुओं से टकरा गए? उसे पहले ही वजह का अंदाजा हो गया था, लेकिन वह कह नहीं पा रहा था। उसे ये दिखावा करना पड़ा कि उसे नहीं पता, नहीं तो उस पर सच में उन्हें फंसाने का शक होता। एक्टिंग करते रहो। अगर उन लोगों को तुमने उकसाया नहीं होता तो वे खास तौर पर तुम्हें क्यों ढूंढते? एक महिला मेंटर ने दांत पीसते हुए बहुत दयनीय लग रही थी। बूढ़े लियू को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी मां भी उसे पहचान नहीं पाई। क्या तुम्हें अपने दिल में जरा भी गिल्ट महसूस नहीं होता? बुजियान ने कुछ गुस्से से पूछा। लॉ एनफोर्समेंट टीम के सदस्यों के चेहरे पर अजीब भाव थे। उनकी जियानान अकेडमी के लोगों को पीटा जाना साफ तौर पर उकसाने वाली बात थी। लॉ एनफोर्समेंट टीम के इंचार्ज ने गहरी आवाज में कहा, जियाओ डिंग, तुम्हें हमें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। क्या तुम्हारे यहाँ समय से पहले पहुंचने का इसे कोई लेना देना है? जियाओ डिंग ने अजीब तरह से टूथपिक फेंक दी और खिड़की से बाहर कूद गया। लियू डोंग को देखते ही उसकी नजरें ठंडी हो गईं, जिसका शरीर खराब हो गया था और उसमें कई फ्रैक्चर थे। उसके शरीर से एक तेज ऑरा की किरणें निकलीं और एक आम डूलिंग से कहीं ज्यादा जबरदस्त प्रेशर पैदा हुआ, जिससे जो लोग उसे दोष देने के लिए तैयार थे, उनके चेहरे थोड़े बदल गए और उन्होंने अनजाने में अपना मुंह बंद कर लिया। यह आदमी डूलिंग है। अगर वह लड़ाई शुरू करता है तो क्या उन्हें फिर से पिटाई नहीं मिलेगी? जियाओ डिंग कोई गलत इंसान नहीं था। थोड़ा बुरा महसूस करते हुए उसने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने मारा या असल में क्या हुआ, लेकिन जियाओ डिंग, क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई, इसलिए मैं भविष्य में तुमसे ये हिसाब जरूर चुकाऊंगा। जियानान अकेडमी टीम के एनकाउंटर से उसे एहसास हुआ कि सोल हॉल प्रोटेक्टर को सच में उसे मारने के लिए हथियार मिल गए थे। हालांकि वह उनसे बच गया था, लेकिन दूसरे लोग क्रॉसफायर में फंस गए थे। वह जियाओ डिंग हमला करने वाले लोगों के साथ देर सवेर मामला सुलझा लेगा। जियाओ डिंग की गारंटी सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ी नमी आ गई। इस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से टीम छोड़ दी थी, शायद इसलिए क्योंकि वह उन्हें शामिल नहीं करना चाहता था। लेकिन दुश्मन बहुत बेरहम थे और उनकी अपनी ताकत भी काफी नहीं थी, इसलिए ये हैरानी की बात नहीं थी कि उन्हें नुकसान हुआ। बुरा नहीं है, जिम्मेदारी लेना जानना मेरी जियानान अकेडमी की जरूरतों को पूरा करता है। जोरदार हंसी गूंजी। हाई बोडोंग, जो चुपचाप एक तरफ खड़ा था, उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने गंभीरता से उत्तर पश्चिम की ओर देखा। सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक आदमी, ग्रे कपड़े पहने हुए और एक आम बूढ़े आदमी जैसा दिख रहा था, जियाओ डिंग को प्यार से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पिछले जवाब से बहुत खुश है। युवा मास्टर, सावधान रहें, ये बूढ़ा आदमी मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। हाई बोडोंग ने चेतावनी दी। जब दूसरों ने आवाज सुनी और देखा तो जो लोग उसे पहचान गए, वे एक एक करके झुक गए। वाइस डीन हुगान, ये साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी असल में आउटर अकेडमी का वाइस डीन था, जिसके पास एडवांस डुहुआन जैसी ताकत थी। जियाओ डिंग को उम्मीद नहीं थी कि आउटर अकेडमी का अपर मैनेजमेंट इतनी जल्दी चौंक जाएगा और उसने भी झुककर नमस्ते किया। नमस्ते वाइस डीन, हमारे यहाँ कई डीन हैं और बाकी लोगों का रुतबा इस बूढ़े आदमी से ज्यादा है। आपको मुझे वाइस डीन या वाइस डीन गान कहना चाहिए। हुगान ने जियाओ डिंग को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी नजरें हैरानी से भर गईं। हालांकि बुजियान ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसने एक प्रोडिजी को भर्ती किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी आंखों से देखकर मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सच में एक प्रोडिजी हो। सिर्फ 15 साल से थोड़े ज्यादा उम्र के 4 स्टार डूलिंग, और मैंने सुना है कि तुम एक 5th ग्रेड केमिस्ट भी हो। जियाओ डिंग ने सिर हिलाया, कुछ ऐसा ही। अपने कल्टीवेशन लेवल को छोड़कर वह टेक्निकली 6th रैंक केमिस्ट था, लेकिन लो प्रोफाइल रहना बेहतर था। एक बार काटे जाने पर 2 बार सावधान। अपनी हाई प्रोफाइल की वजह से वह हाल ही में काफी मुसीबत में पड़ गया था। सच में तुम बहुत शानदार हो। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि जियामा एम्पायर जैसे दूर के एम्पायर में तुम जैसे प्रोडिजी को जन्म मिलेगा। हुगान ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूं, क्या आप सच में मेरी जियानान अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं और क्या आप हमारी अकेडमी के मैनेजमेंट को फॉलो करने को तैयार हैं? बिल्कुल। जियाओ डिंग की अभी बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई, उसे यही रहना था। अच्छा, पहली बात जो आपको माननी होगी वह यह है कि यह व्यक्ति आपके साथ अंदर नहीं आ सकता। हुगान ने हाई बोडोंग की तरफ इशारा किया। अकादमी स्टूडेंट्स और टीचर से भरी है। तुम्हारा ये बुरा बटलर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, वह अंदर नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, क्या वह यही पीस टाउन में रह सकता है? जियाओ डिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हाई बोडोंग अकेडमी में आता है या नहीं। आखिरकार अकेडमी काफी सुरक्षित थी और इसके अलावा उसके पास अभी भी याओ लाओही उसका ट्रम्प कार्ड था। ये ठीक है। हुगान ने सिर हिलाया और आगे कहा, इसके अलावा ये देखते हुए कि आपके पास आते ही 4 स्टार डूलिंग कल्टीवेशन है, जो आउटर अकेडमी के दूसरे स्टूडेंट से कहीं बेहतर है, आपको अपने क्लासमेट्स को बुली करने की इजाजत नहीं है। जियाओ डिंग का चेहरा तमतमा गया जब उसने बिना कुछ कहे दूसरों को देखा। क्या मैं ऐसा दिखता हूं जो लोगों को धमकाना पसंद करता है? मैं बहुत दयालु और मिलनसार हूं, ठीक है, आपको बस सहमत होना होगा। हुगान मुस्कुराया। आमतौर पर तुम्हारी साधना के साथ इन अकेडमी में सीधे एंटर करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारे पास प्रमोशन के खास नियम हैं, तो तुम कुछ समय के लिए आउटर अकेडमी में ही रहोगे। फिर जितनी जल्दी हो सके इन अकेडमी सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लो और इन अकेडमी में अपना नाम लिखवा लो। समझे? जियाओ डिंग ने हंसते हुए कहा। सिलेक्शन कंपटीशन कब शुरू होगा? जल्द ही, 2 महीने से भी कम समय में। ये सुनकर जियाओ डिंग ने अपने हाथ रगड़े। वाइस डीन हुगान, क्या कोई शॉर्टकट है जिससे मैं सीधे इन अकेडमी में जा सकूं? नहीं, आपको हमारे नियमों का पालन करना होगा। हुगान ने अपना सिर हिलाया। उन्हें जियाओ डिंग को देखने के लिए कुछ समय चाहिए था ताकि यह पक्का हो सके कि लड़के के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो जियाओ डिंग के चेहरे पर अफसोस था। वह सीधे इन अकेडमी में जाकर फायर एनर्जी पाना चाहता था और स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर में कल्टीवेट करना चाहता था। सिर्फ स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर के अंदर ही वह सीधे फॉलन हॉट फ्लेम से बच सकता था। क्योंकि आप एक अल्केमिस्ट हैं, इसलिए आपकी नेटवर्क ठीक-ठाक होनी चाहिए। क्योंकि वे आपकी वजह से घायल हुए हैं, इसलिए आपको मेडिकल खर्च उठाना होगा। हुगान ने अचानक एक शरारती मुस्कान के साथ ये शब्द पीछे छोड़ दिए, फिर मुड़कर चले गए। जियाओ डिंग वहीं हैरान खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने अभी तक लूटना शुरू भी नहीं किया था और इस बूढ़े आदमी ने पहले ही उसे लूट लिया। सचमुच, जितना बड़ा उतना समझदार। स्टूडेंट जियाओ डिंग, हमने बहुत दुख झेला है, क्या कुछ दिलासा नहीं मिलना चाहिए? बुजियान ने मोटी चमड़ी से कहा, बस हम में से हर एक को एक सही दवा की गोली दे दो और सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये बात तो समझ में आती है। स्टूडेंट जियाओ डिंग, अगर तुम्हें सच में हमसे माफी चाहिए तो ये भरपाई का सबसे अच्छा तरीका है। महिला मेंटर जो अभी जियाओ डिंग से सवाल पूछ रही थी, वह तुरंत दयालु और मिलनसार हो गई। जियाओ डिंग का चेहरा काला पड़ गया। ये लोग सच में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन वह सच में मना नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने दिल की धड़कनों के बीच बस इतना ही कह सका, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आखिरकार तुम्हें अपना हमसफर मिल ही गया, बच्चे। ये सच में बहुत मजेदार है। याओ लाओ खुशी से झूम उठे और जोर से हंस पड़े। मैं यह अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कर रहा हूँ। आप नहीं समझेंगे। जियाओ डिंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए किंग ए से कहा, लड़की, उनकी सिचुएशन का हिसाब लगाओ। ठीक है किंग, रन ने बात मानते हुए कागज और पेन निकाला, दौड़कर आई पल के झपकाते हुए पानी भरी आंखों से ऊपर देखा और साफ आवाज में कहा, बड़े भाइयों और बहनों, प्लीज किंग, रखो अपनी खूबियां, साधना का लेवल और चोटें बता दो। इस तरह मेरे यंग मास्टर के लिए दवा की गोलियां और तुम्हारे लिए मुआवजा तैयार करना आसान हो जाएगा। हे भगवान, कितना प्यारा है। मैं बस जीतने वाला हूँ। इस आदमी के पास इतनी प्यारी नौकरानी कैसे है? उसकी मंगेतर और बहन भी बहुत खूबसूरत हैं। ग्रुप, जो जियाओ डिंग को धोखा देने के बारे में थोड़ा घमंडी था, क्यों किंग ए को देखकर तुरंत जलन और जलन से भर गया। पीएस, लीडर के एक्स्ट्रा अपडेट एक बार में पूरे नहीं हो सकते। मैं एक दिन में 3 अपडेट जोड़ूंगा और उन्हें अलग-अलग बनाऊंगा।
120 मैं दुश्मन को मात देने के लिए बेवकूफ बनने जा रहा हूं। जब से ज़ियाओडिंग ने आउटर अकेडमी में प्रवेश किया था, तब से पूरी जियानान अकेडमी में हंगामा मच गया था। चाहे इंस्ट्रक्टर हो या स्टूडेंट्स, सभी जानते थे कि इस साल एक सच्चा प्रोडिजी आया है। इसके अलावा अफवाहों के अनुसार इस प्रोडिजी की एक सेक्सी और आकर्षक मंगेतर, एक खूबसूरत और प्यारी छोटी नौकरानी और एक लंबी टांगों वाली छोटी बहन थी। जहां तक उनके दो जीनियस छोटे भाइयों की बात है, उन्हें अनजाने में नजरअंदाज कर दिया गया था। पुरुष महिलाओं से ज्यादा दिलचस्प कैसे हो सकते हैं? बहुत से लोग शांत नहीं रह सके, खासकर मेल स्टूडेंट्स, जो एक के बाद एक जांच करने आए और आखिर में कंफर्म किया कि अफवाहें सच थी। कुछ समय के लिए हर तरह के जलने वाले लोग पैदा हो गए। वे बस यह नहीं समझ पा रहे थे कि भले ही ज़ियाओडिंग का टैलेंट इतना ज्यादा था, फिर भी उसके आसपास इतनी सारी सुंदरियां क्यों थीं? ये बिल्कुल गलत था। हालांकि हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि ज़ियाओडिंग असल में कौन है, लेकिन क्लास खत्म होते ही वह आदमी गायब हो जाता था और अपने खाली समय में वह असल में कहीं नहीं दिखता था। जाहिर है, ज़ियाओडिंग सबसे चिप नहीं रहा था। वह मैजिक कोर खाने के फायदों का अनुभव कर रहा था। हर दिन वह अलग-अलग एट्रीब्यूट वाले 4th ईयर मैजिक कोर का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करता था। उसने हाई बोर्डों से 2 लाइटनिंग एट्रीब्यूट मैजिक कोर खरीदने के लिए भी बड़ी रकम खर्च करवाई ताकि वह उन्हें आजमा सके। कुछ दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपने कल्टीवेट सेशन के लिए 4th ईयर मैजिक कोर को खाने के असर को शॉर्ट में बताया। चौथे ईयर के मैजिक कोर को निगलने की स्पीड स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से 10 गुना ज्यादा तेज थी। कहने का मतलब यह है कि मैजिक कोर पावर का एक टुकड़ा एब्जॉर्ब करना यूक्यूई के 10 टुकड़ों को रिफाइन करने में लगने वाले समय के बराबर था। सिस्टम ने उसे 16 गुना से ज्यादा पावर सप्लाई दी, जिसका मतलब है कि उसी समय वह आमतौर पर स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को रिफाइन करने की तुलना में 100 गुना से ज्यादा पावर पा सकता था। अच्छी बात यह थी कि उसकी हालत आम लोगों से अलग थी। उसके पास कई डू क्रिस्टल थे। खास तौर पर इस बार यिन और यांग एट्रीब्यूट्स को जितना हो सके मैच करने के लिए उन्होंने आइस एट्रीब्यूट पावर को जोड़ा। थ्योरी के हिसाब से उसके पास 5 डू क्रिस्टल थे जिन्हें एक साथ पावर एब्जॉर्ब करने की जरूरत थी। सिस्टम के साथ भी, और भले ही वह मैजिक कोर की प्योर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, अगर इसे हर डू क्रिस्टल में बराबर बांटा जाए तो उसकी कल्टीवेट स्पीड में असल बढ़ोतरी ज्यादा से ज्यादा लगभग 33 गुना होगी। बेशक यह एक आइडियल हालत थी, यह मानते हुए कि उसके पास खाने के लिए अनगिनत मैजिक कोर थे, वह उन्हें लगातार रिफाइन कर सकता था और उसे कोई बॉटलनेक का सामना नहीं करना पड़ा। अगर डूक्यूई को बसाने और दायरे को मजबूत करने के समय पर भी विचार किया जाए तो असल स्पीड कुछ कम हो जाएगी। आराम और क्लास के लिए समय निकालने के बाद मैजिक कोर खाने से कल्टीवेट की स्पीड में पूरी बढ़ोतरी असल में ओरिजिनल से सिर्फ 10 गुना ज्यादा थी। 10 बार भी बुरा नहीं था। इस स्पीड से ज़ियाओडिंग के 3 दिन की कल्टीवेट उसकी पिछली कोशिशों के 1 महीने के बराबर थी। सिर्फ 10 दिनों के बाद वह 5 स्टार डुलिंग के लेवल पर पहुंच गया। 1.5 महीना बीत गया और वह 7 स्टार डुलिंग तक पहुंच गया। जिस दिन इन अकेडमी सिलेक्शन टूर्नामेंट शुरू हुआ, ज़ियाओडिंग 8 स्टार डुलिंग के पास पहुंचा और आखिरकार अपने कल्टीवेट रूम से बाहर निकला। वह बहुत अच्छे मूड में नहीं था। आसमान की ओर देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जीवन के बारे में सोच रहा है। धत्तेरे की, मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे दुख की बात है जिंदा रहना, लेकिन पैसे की कमी। ज़ियाओडिंग ने आह भरी। ज़ियाओडिंग ने आह भरी। मैजिक कोर को तेजी से खाने के इन लगभग 2 महीनों के दौरान उसकी कल्टीवेट प्रोग्रेस तेजी से बेहतर हुई थी। ये स्पीड पिछली बार के बाद दूसरी थी जब उसने सीधे स्वर्गीय लॉ को निगल लिया था। आखिरकार उन्हें पता चला कि मैजिक कोर को खाने में सबसे बड़ी समस्या खुद कोर की सप्लाई थी। वह असल में एक दिन में एक 4th ईयर मैजिक कोर इस्तेमाल करता था और ये चीजें पैसे से खरीदनी पड़ती थी। यहाँ तक कि सबसे आम 4th ईयर मैजिक कोर की कीमत 300,000 से ज्यादा गोल्ड कॉइन थी और बेहतर वाले की कीमत लाखों में होना आम बात थी। इन 2 महीनों में उसने न केवल अपने पास मौजूद सभी मैजिक कोर खत्म कर दिए, बल्कि 40 से ज्यादा खरीदकर खुद को कंगाल भी बना लिया। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि याओ लाओ ने उसे लगातार पैसे कमाने के लिए मेडिसिनल पिल्स को बेहतर बनाने में मदद की, नहीं तो वह इसे बनाए नहीं रख पाता। फिर भी 5 प्रमुख विशेषताओं लकड़ी, आग, हवा, बिजली और बर्फ के लिए जादू कोर की आपूर्ति अलग थी। इनमें वुड एट्रीब्यूट मैजिक कोर सबसे ज्यादा थे, उसके बाद फायर, जबकि लाइटनिंग सबसे कम थी। सबसे दुर्लभ लाइटनिंग एट्रीब्यूट मैजिक कोर काफी नहीं थे, इसलिए इसका लेवल बहुत पीछे रह गया। 5 मुख्य डू क्रिस्टल में से केवल वुड एट्रीब्यूट डू क्रिस्टल ही 8 स्टार डुलिंग लेवल तक पहुंचा था। बाकी आग, हवा, बिजली और बर्फ के लिए वे क्रमशः 5 स्टार डुलिंग, 3 स्टार डुलिंग, 1 स्टार डुलिंग और 6 स्टार ग्रेड डू मास्टर लेवल पर थे। सभी असमान थे। पहले आपने 100 से ज्यादा लोगों को मेडिकल खर्च और दवाओं के लिए पैसे दिए, 10 लाख से ज्यादा खर्च किए और फिर आप हर दिन लाखों का खर्च उठाते हैं। यह अजीब होता अगर आपके पास पैसे की कमी न होती। हो सकता है कि कॉन्टिनेंट की टॉप ताकतें भी आपको पालने पोसने का खर्च न उठा पाएं। याओ लाओ का लहजा बहुत गुस्से वाला था और उन लोगों के लिए दवाएं और इस दौरान तुम्हारे खर्चे सब इस बुरे आदमी की कीमिया से ही चलते थे। तुम्हें तो बस अच्छा समय बिताने की परवाह थी। खांसी, मैं तेजी से ठीक हो रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता हूं, है ना? ज़ियाओडिंग ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मुझे जल्द से जल्द फॉलन हॉट फ्लेम की पावर खत्म करनी होगी। इस तरह मुझे इतने सारे मैजिक कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कम से कम मुझे फायर एट्रीब्यूट वाले कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाओ, नहीं तो ये बुरा आदमी हर दिन गोलियां रिफाइन करेगा और फिर भी गुजारा नहीं कर पाएगा, याओ लाओ ने कहा। याओ लाओ ने आग्रह किया, अरे असल में अगर हमें काफी हाई लेवल दवाई मिल जाए तो आप सीधे 7वीं 8वीं क्लास की गोलियां भी रिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक बेचकर ही मैं आधे साल तक इस्तेमाल कर पाऊंगा, ज़ियाओडिंग ने अफसोस से कहा। ज़ियाओडिंग ने अफसोस से कहा, सबसे पहले आपको 7वीं क्लास का काफी मटेरियल चाहिए होगा, और अगर मिल भी गया तो क्या आपको चिंता है कि आप काफी हाई प्रोफाइल नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि पूरा ब्लैक कॉर्नर रीजन आप पर फोकस करे? याओ लाओ ने उसे नीचा देखा। मानो या ना मानो, अगर तुम 7वीं क्लास की गोली निकालो तो कोई भी बेवकूफ जान जाएगा कि तुम्हारे साथ एक और अलकेमिस्ट है। इस बुरे आदमी का पता चले बिना भी हॉल ऑफ सोल शायद तुम्हें सीधे खत्म कर देगा। खांसी खांसी, बुरे आदमी, तुम्हें अभी भी मेरा ऑरा छिपाने और 4 स्टार डुलिंग में इसे बनाए रखने में मेरी मदद करनी चाहिए। इसके बाद मैं बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करने जा रहा हूं। ज़ियाओडिंग ने शर्म से मुस्कुरा दिया। सोल हॉल प्रोटेक्टर द्वारा बिना किसी वजह के टारगेट किए जाने के बाद ज़ियाओडिंग को अपनी हाई प्रोफाइल आदतें बदलनी पड़ी और दूसरी हद तक जाना पड़ा। ये जितना हो सके उतना लो की होना था। ये पहले से ही छिपा हुआ है। जब तक आप खुद 4 स्टार से ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करते, दाऊद के लेवल से नीचे का कोई भी आपके छिपे हुए लेवल का पता नहीं लगा पाएगा। याओ लाओ ने जवाब दिया, तुम्हें बहुत पहले ही शांत रहना चाहिए था, वरना इतने सारे लोग तुम्हें पीटना या मारना भी नहीं चाहेंगे। ज़ियाओडिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं बस इस पहचान को लो की रख रहा हूं। आगे मैं दूसरी पहचानों के साथ हाई प्रोफाइल हो जाऊंगा, शायद 7वीं क्लास की गोलियां भी रिफाइन करूंगा। मेरा मानना है कि एक बार जब मैं मास्क पहन लूंगा तुम्हारे छिपने और दूसरी खासियतों का इस्तेमाल करके, तो यह एक नई पहचान जैसा होगा। बहुत कम लोग बता पाएंगे। याओ लाओ हैरान रह गया। सच है, आपके ब्लड लाइन की वजह से आपके पास कई खासियतें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। आप सच में नई पहचान के साथ खुद को छिपा सकते हैं, तो मुझे कपड़ों और मास्क के कई सेट तैयार करने होंगे। हर खासियत के लिए एक पहचान। मैं परछाई में एक्टिंग कर सकता हूं, यहां छिपने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ियाओडिंग ने मजाक उड़ाया। उसकी पर्सनैलिटी छिपने वाली नहीं थी, वह पहचान बदलना चाहता था और बेलगाम घूमना जारी रखना चाहता था। क्या तुम कुछ दिनों के लिए चुप नहीं रह सकते? याओ लाओ कुछ हद तक असहाय था। खास तौर पर मैं कुछ पैसे कमाना चाहता हूं, मैं हमेशा तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करने दे सकता, बुरे आदमी। शरारती मुस्कान के साथ ज़ियाओडिंग ने अकेडमी सिलेक्शन टूर्नामेंट ग्राउंड की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पास आया, दो आंखें उसे देखने लगी, कुछ जलन, तारीफ और सम्मान से, तो कुछ जलन और गुस्से से। हर तरह के इमोशन मौजूद थे। प्रोडिजी यहाँ है, उफ, इन अकेडमी में एक जगह तो ऐसे ही चली गई। हाँ, अपनी ताकत से वह इन अकेडमी की स्ट्रॉन्ग रैंकिंग में टॉप 10 में आ सकता है। इस तरह के कंपटीशन में उसका मुकाबला कौन कर सकता है? ये बातें सुनकर ज़ियाओडिंग मुस्कुराया। सब लोग, जब तुम मुझसे मिलो तो हार मान लो, इससे समय बचेगा। 121 सत्ता पर और नियंत्रण। कई लोगों ने आंखें घुमाई। भले ही आप डूलिंग हो, आपको बिना लड़े सरेंडर करने की जरूरत नहीं है ना? जियोडिंग, बड़े भाई, भाईडिंग, याफेई और कुछ अन्य लोग भीड़ से बाहर आकर उनका स्वागत करने लगे। हमारी क्लास का बैठने का एरिया यहाँ है। याफेई ने जियोडिंग का हाथ पकड़ा और उसे प्लाजा में एक जगह की ओर ले गई। ज़ियाओडिंग की नजर प्लाजा की सबसे ऊंची जगह पर पड़ी, जहां उसने 4 सफेद बालों वाले बुरे लोगों को देखा। चारों भी उसे देख रहे थे। उनकी नजरों में एक खास दबाव था जिससे लोग उनसे मिलने से डरते थे। ज़ियाओडिंग को थोड़ा दबाव महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं और हाँ में थोड़ा सिर हिलाया। अरे, इस बच्चे की सोल पावर काफी स्ट्रांग है। उनमें से एक बुरे आदमी, जिसके पूरे शरीर से एक तीखी चमक निकल रही थी, का शांत चेहरा बदल गया और वह हैरानी से भर गया। उसके पास 22 दिन हुगान हल्के से मुस्कुराए। ये बच्चा फिफथ ग्रेड का अल्केमिस्ट है, उसकी सोल पावर इतनी मजबूत कैसे नहीं हो सकती? एक और एल्डर ने सिर हिलाया। जब मैंने पहली बार यह खबर सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब ये सच लग रहा है। उसमें आग वाली ताकत, उसकी मजबूत सोल पावर के साथ बिल्कुल एक अल्केमिस्ट जैसी है।
सबसे पहले बोलने वाले बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। जियाओडिंग को थोड़ी गंभीरता से देखा, जो याफी के साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था, और कुछ चौंकाने वाला कहा, नहीं, इस बच्चे का सोल पावर लेवल 5th ग्रेड केमिस्ट से भी ऊपर है। ओल्ड मैन फायर, तुम्हारा क्या मतलब है? हुगान अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। शायद ये 6ठी रैंक पर पहुंच गया है, अगर नहीं भी पहुंचा है तो भी यह करीब है। फायर एल्डर की बातों से बाकी तीनों के हाव भाव एकदम बदल गए और वे जियाओडिंग को फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ये तो मुमकिन नहीं है, एक 15 साल का 6th रैंक केमिस्ट। हुगान ने धीरे से कहा, ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ कल्टीवेट जीनियस या अल्केमिस्ट जीनियस कहकर नहीं बताया जा सकता। मुझे लगता है कि उसे अभी भी 5th ग्रेड अल्केमिस्ट ही होना चाहिए। आखिर तुम्हारी अल्केमिस्ट प्रोग्रेस बहुत धीमी है। ओल्ड मैन फायर, क्या आप अभी भी उसे स्टूडेंट के तौर पर लेने में इंटरेस्टेड हैं? हालांकि आप दोनों के बीच गैप बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। फायर एल्डर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो भी, इतनी कम उम्र में इस बच्चे में इतना हुनर होना, मुझे नहीं लगता कि पर्दे के पीछे कोई एक्सपर्ट उसे गाइड कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैं उसे बराबरी की हैसियत से ही बात कर सकता हूं। हुगान की आंखें चमक उठी। ओल्ड मैन फायर, तुम्हें क्या लगता है कि अल्केमिस्ट का कौन सा रैंक उसके जैसे जीनियस को सिखा सकता है? फायर एल्डर ने एक पल सोचा, फिर इज्जत से कहा, कम से कम ग्रेड 8 का अल्केमिस्ट। बाकी तीनों की पुतलियां सिकुड़ गईं और वे हौंफने लगे। ग्रेड 8 का अल्केमिस्ट असल में कॉन्टिनेंट के टॉप लेवल के लोगों में से एक है। कम से कम उन्हें संपर्क करने का मौका भी नहीं मिलता। अगर उसके इतने बड़े समर्थक हैं तो वह अकादमी में क्यों आया? सबसे दाईं ओर बैठे बुजुर्ग थोड़े हैरान थे। यह ट्रेनिंग का एक खास तरीका हो सकता है, आपको समझना चाहिए। ग्रेड 8 के अल्केमिस्ट ऐसे लोग नहीं हैं जिन तक हमारी पहुंच हो। ओल्ड मैन फायर का मतलब था, कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा और मोटे तौर पर समझ गए। इसी समय रेफरी बाहर आया और इस इन अकेडमी सिलेक्शन टूर्नामेंट के शुरू होने की घोषणा की। इन अकेडमी में एंट्री के लिए 50 जगहों के लिए सैकड़ों कंटेस्टेंट ने मुकाबला करना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग अपनी मुट्ठियां रगड़ने और हथेलियां पोंछने लगे, लेकिन जब उन्होंने जियाओडिंग को एक सुंदर लड़की को पकड़े हुए और प्यार से पेश आते देखा तो उनके चेहरे काले पड़ गए। हुगान और नहीं देख सका और अचानक बोला, जियाओडिंग, क्योंकि यह क्लासमेट्स के बीच एक फ्रेंडली मैच है, इसलिए अपनी ताकत से लोगों को दबाओ मत। अपनी ताकत को अपने ओपोनेंट से 3 स्टार कम रखो, इसे अपने क्लासमेट्स को गाइडेंस देने जैसा माना जाएगा। जियाओडिंग, जो एक खूबसूरत लड़की को अपनी बाहों में लेकर खुश था, हैरान रह गया, फिर बस कंधे उचका सका। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों को परेशान न करूं। अपने बेस के साथ भले ही वह अपने ओपोनेंट से 3 स्टार कम ताकत के साथ लड़े, बहुत कम लोग उनके हाथों में 10 चालों से ज्यादा टिक पाते थे। आप इसे और भी कम कर सकते हैं, यहाँ के बच्चों के पास अच्छी लड़ाई की तकनीक है। याओ लाओ ने चुपके से ये भी कहा, इस दौरान तुमने बहुत तेजी से सुधार किया है, तुम्हें एडजस्ट करने के लिए, अपनी पावर को और कंट्रोल करने के लिए कई लड़ाइयों की जरूरत है। जब तुम अभी उन बुरे लोगों को देख रहे थे तो तुम्हारी सोल पावर की इंटेंसिटी बाहर आ गई थी। ये भी है, लगता है मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस बार मुझे इसे सीरियसली कंट्रोल करना होगा, मैं इसे काम और आराम को मिलाकर देखूंगा। जियाओडिंग हैरान हुआ, फिर तुरंत याओ लाओ के सुझाव पर सहमत हो गया। उसके लिए ताकतवर लोगों से लड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन कमजोर लोगों से लड़ना असल में ज्यादा मुश्किल है। उसे अपनी पावर पर सख्ती से कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह किसी को उड़ा सकता है या खून की उल्टी भी करवा सकता है। ये सुनकर कि जियाओडिंग अपनी ताकत को कंट्रोल करने वाला है, आउटर अकेडमी के कुछ एलीट लोगों की आंखें थोड़ी चमक उठी। अगर वे ताकत से कंट्रोल होने वाले जियाओडिंग को हरा सकें या जियाओडिंग को और ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकें तो उन सभी को चमकने का मौका मिलेगा। बहुत से लोग इसे ट्राई करने के लिए उत्सुक थे, सच में इसे ट्राई करना चाहते थे। कंपटीशन जल्दी शुरू हो गया। पहले दिन कई मैच थे, इसलिए कुछ देर तक जियाओडिंग की बारी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पावर एडजस्ट करने लगा। ड्यूक्यूई की कई खूबियों को कंट्रोल करने के लिए जियाओडिंग का कंट्रोल बहुत मजबूत था और वह बहुत पहले ही पावर के हर हिस्से को कंट्रोल करने के लेवल पर पहुंच गया था। अब उसे न केवल अपने विरोधी के अनुसार अलग-अलग शक्तियों को जुटाना था, बल्कि अपनी शारीरिक शक्ति को भी नियंत्रित करना था, जो अभी भी बहुत कठिन था। उसे एक खास हालत में आते देख याफेई ने दूसरों की तरफ से हिलाया और चुपचाप एक तरफ इंतजार करने लगी। समय धीरे-धीरे बीतता गया। जियाओडिंग का मन उसके पूरे शरीर में फैल गया, उसकी मांसपेशियां और हड्डियां धीरे-धीरे वाइब्रेट कर रही थीं, जिससे उसकी सोल पावर पर असर पड़ रहा था। यह एक तरीका था जो उसने निकाला था। पहले ड्यूक्यूई के अलग-अलग गुणों के फ्यूजन को कंट्रोल करने और ड्यूक्यूई पर कंट्रोल पक्का करने के लिए उसने ड्यूक्यूई में पूरी तरह से घुसने के लिए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया था। अब वह अपनी पूरी मसल्स और हड्डियों में और ज्यादा घुस रहा था, सिर्फ इसी तरह वह पावर के हर हिस्से को ठीक से कंट्रोल कर सकता था। इस प्रैक्टिस से सोल पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन जाहिर है इसे इस्तेमाल करते समय यह उसकी सोल पावर को तेजी से बढ़ाने में भी मदद करेगा। राज्य में प्रवेश करने के बाद जियाओडिंग को वास्तव में बहुत मजा आया और उसे पता ही नहीं चला कि समय कितनी तेजी से बीत गया। दोपहर में रेफरी की आवाज में उनका नाम आया। जियाओडिंग ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें पानी की तरह शांत थीं, बिल्कुल एक आम टीनेजर की तरह दिख रही थीं। भीड़ थोड़ी हैरान थी, उन्हें लगा कि इस समय जियाओडिंग थोड़ा अजीब लग रहा था, सुबह वाले जोशीले लड़के जैसा बिल्कुल नहीं। तुम अभी बहुत मर्दाना हो, याफेई ने शर्माते हुए कहा। मुझे चूमो, मेरा हौसला बढ़ाओ। जियाओडिंग मुस्कुराया और कुछ देर पहले की समझदारी और स्थिरता तुरंत गायब हो गई। कुछ लोगों ने अपना सिर हिलाया, उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम था। ये बच्चा अच्छा दिखता है, लेकिन उसका मुंह बहुत ज्यादा है। स्टेज पर मौजूद वाइस डी ने अपना सिर हिलाया। मुझे सच में लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है और उनकी अचीवमेंट्स और उनको देखते हुए अगर वह थोड़े घमंडी न होते तो मुझे यह अजीब लगता। फायर एल्डर हल्के से मुस्कुराए। याफेई से हिम्मत पाकर जियाओडिंग मुस्कुराते हुए स्टेज पर आया। उसका विरोधी लुओशे नाम का एक 8 स्टार डू मास्टर था जो अर्थ एट्रीब्यूट ड्यूक्यूई का इस्तेमाल करता था। मैंने अभी तक किसी अर्थ एट्रीब्यूट वाले दुश्मन का सामना नहीं किया है, मैं अर्थ एट्रीब्यूट वाली पावर की खासियत का अनुभव कर सकता हूं। उसने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और उसके शरीर पर पावर का उतार चढ़ाव तेजी से कम हुआ और आखिर में 5 स्टार डू मास्टर लेवल पर रुक गया। साथ ही उनकी मसल्स की ताकत भी ज्यादातर लॉक थी और इसे जितना हो सके उतना कम करके उस लेवल तक ले जाया गया जो एक 5 स्टार डू मास्टर के पास होना चाहिए। उन्होंने अपने आग वाले गुण वाले ड्यूक्यू को पतला किया और अपने शरीर के चारों ओर हल्के नीले रंग के ड्यूक्यू बॉस का एक घेरा बना लिया। उसने अपनी हालत महसूस की और काफी संतुष्ट हुआ, फिर चुपके से बोला, याओ लाओ, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो एक बार जब मैं पावर के हर हिस्से को पूरी तरह से कंट्रोल कर लूंगा तो मुझे उसे छिपाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं होगी। मैं इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाऊंगा और मैं जितनी चाहूं उतनी पावर दिखा सकता हूं। 122, आज मैं एक बुरा आदमी बनूंगा। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। जुजू लेवल पर कोई भी सीधे स्पेशल पावर को कंट्रोल कर सकता है। तुम कितनी भी अच्छी तरह छिप जाओ, तुम्हें फिर भी पकड़ा जा सकता है, याओ लाओ ने कहा और सीधे उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि जब मेरी ताकत काफी हो जाएगी तो मैं छिप नहीं पाऊंगा। जियाओडिंग ने यह मानने से मना कर दिया। उसने अपने दुश्मन की तरफ देखा और कहा, ज्यादा घबराओ मत, मैंने अपनी ताकत कम कर ली है, पूरी ताकत से हमला करने के लिए आजाद हो। लुओशे ने एक सच्ची मुस्कान दी। सीनियर जियाओ, मेरी क्यूई डिफेंस में बहुत अच्छी है, तो मैं हमला करूंगा। जैसे ही जियाओडिंग ने बोलना खत्म किया, वह चट्टान की तरह मजबूत लुओशे के सामने आ गया। बाद वाला लड़ाई में माहिर जियाओडिंग के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा और एक छोटी सी चाल से उसे धोखा दिया गया। जियाओडिंग की मुट्ठी उसकी छाती पर पड़ी। टकराना, लुओशे पीछे की ओर खिसक गया, लेकिन वह गिरा नहीं और नहीं उड़ गया। जियाओडिंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी चट्टान से टकरा गया हो। दुश्मन की ची बहुत मजबूत थी और उसका पूरा शरीर धरती में मिल गया और ज्यादातर असर को सोख लिया। अगर वह कोई अलग तरह का इंसान होता तो शायद उसे पहले ही लड़ाई के मैदान से उड़ा दिया गया होता। बुरा नहीं है। जियाओडिंग की आंखें थोड़ी चमक उठी। अर्थ एट्रीब्यूट की पावर भारी और जबरदस्त थी जो उसके अभी के तेजी से सुधार के लिए ज्यादा अच्छी थी। वह अपनी अगली किताब के लिए पृथ्वी की खासियत पर विचार कर सकता है। आखिरकार इस दुनिया में पूरी पृथ्वी ही नींव थी और सभी अलग-अलग खासियतों में से पृथ्वी की खासियत एक सहारे का काम कर सकती थी। क्योंकि लुओशे जियाओडिंग के मुंह को ब्लॉक करने में फेल हो गया था, इसलिए वह थोड़ा घबरा गया था। जियाओडिंग को फिर से आते देखकर वह जानता था कि वह उसे ब्लॉक नहीं कर सकता, इसलिए उसने बिल्कुल भी डिफेंड न करने का फैसला किया और इसके बजाय अपनी हथेली से स्ट्राइक करने की पहल की। एक पल के लिए उसका शरीर पहाड़ की तरह बिना हिले डुले रहा और उसकी हथेली के वार से एक शक्तिशाली ऑरा निकला। लेकिन जियाओडिंग के दूसरे हाथ ने उसे दूर कर दिया, जिससे उसका निशाना चूक गया। भारी जोरदार ताकत की वजह से जियाओडिंग का शरीर थोड़ा हिल गया, लेकिन इस हथेली के वार से उसकी एक कमी भी सामने आ गई और जियाओडिंग ने उसे मारा, जिससे वह खून थूकने लगा और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। लुओशे को पता था कि वह हार गया है और उसने पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद सीनियर जियाओ। जियाओडिंग की ताकत के साथ अगर उसने उसकी ताकत को सीमित नहीं किया होता तो वह उसे आसानी से एक उंगली से खत्म कर सकता था। उसकी ताकत को सीमित करके उसने उसे परफॉर्म करने का मौका दिया था, जिसके लिए वह बहुत शुक्रगुजार था। आप बहुत दयालु हैं। जियाओडिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, रेफरी के रिजल्ट बताने का इंतजार किया और फिर स्क्वायर से चला गया। आमतौर पर आज हर व्यक्ति का सिर्फ एक मैच था, कल तक उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। जियाओडिंग वापस नहीं गया, बल्कि वह अकेडमी के गेटवे पीस टाउन में आ गया।
ये वह जगह थी जहां अकादमी बाहरी दुनिया से बातचीत करती थी। कोई भी व्यक्ति जो रोजाना की जरूरत की चीजें या खास चीजें खरीदना चाहता था, यहां आ सकता था। जियाओ डिंग एक जनरल स्टोर पर गया और अलग-अलग रंगों के बहुत सारे मास्क और कपड़े खरीदे। क्योंकि ये असल में ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए थे, इसलिए किसी को परवाह नहीं थी कि वह इतने सारे क्यों खरीद रहा है। उसने सामान पैक किया और पीस टाउन के बाहरी इलाके की ओर चल दिया। ब्लड सेक्ट के सदस्य जो 2 महीने से पीस टाउन के बाहर पहरा दे रहे थे, ने ये देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत अपने एल्डर को बताया। जियाओ डिंग ऐसे बाहर की ओर चला गया जैसे कुछ गलती न हुआ हो। जैसे-जैसे वह अकेडमी से दूर होता गया, आसपास का जानलेवा ऑरा और तेज होता गया, जैसे वह तुरंत ग्रीनहाउस से निकलकर किसी तेज तूफान में आ गया हो। परछाइयों से कई नजरें ऊपर देख रही थीं, जैसे किसी खोए हुए मेमने को देख रही हों, लेकिन जियाओ डिंग की छाती पर जियानान अकेडमी का बैज देखकर उनमें से ज्यादातर ने होशियारी से अपनी नजरें हटा लीं। जिन लोगों ने देखने की हिम्मत की, वे सभी काफी ताकत वाले लोग थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अकेले चलने पर इतने सारे लोग मुझे देखेंगे। जियाओ डिंग को ब्लैक कॉर्नर रीजन के खतरों के बारे में और समझ मिली। पिछली बार हाई बोर्डों के साथ यात्रा बहुत सुरक्षित रही थी, जिसके कारण उन्होंने यहाँ के खतरों को थोड़ा कम आंका था। क्या तुम फिर से मछली पकड़ रहे हो? याओ लाओ ने एक नजर में जियाओ डिंग के विचारों को समझ लिया। मेरे पास पैसे कम हैं। जियाओ डिंग के पास काफी वजह थी। हरे भरे जंगल को देखते हुए उसने कहा, मैंने बहुत समय से लड़ाई नहीं की है और मुझे अपनी मसल्स को स्ट्रेच करने की जरूरत है। आज अखाड़े में लड़ाई बहुत दम घुटने वाली थी। उसने एक बार पीस टाउन की ओर देखा, फिर जंगल में चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद खून के रंग की कई परछाइयां उसकी असली जगह पर आ गईं। एक पल के लिए रुकी और फिर तेजी से उसका पीछा करने लगी। जंगल में जियाओ डिंग हाथ बांधे खड़ा था और चुपचाप उसका पीछा कर रहे लोगों को देख रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। वे जरूर सोल हॉल प्रोटेक्टर के हाई किए हुए हथियारों के आदमी होंगे, नहीं तो वे मेरे बाहर आते ही मेरा पीछा नहीं करते। पेड़ के नीचे ट्रैकर्स के चेहरे अचानक बदल गए। ऊपर देखने पर जियाओ डिंग उनका इंतजार कर रहा था और पूरी तरह से आराम से दिख रहा था। हमें खोज लिया गया है। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। इस व्यक्ति की सेंसरी परसेप्शन बहुत तेज थी। गुड आफ्टरनून सब लोग, अंधेरा होने वाला है, क्या आप यहीं लेकर सोना चाहेंगे? जियाओ डिंग ने उनकी तारीफ की। 2 डूलिंग और 3 ग्रेड डू मास्टर, उन्हें तो आम मछलियां ही कहा जा सकता था। वे शायद उन लोगों जितने मोटे नहीं थे जब वह पहली बार मछली पकड़ने गया था। ब्लड सेक्ट के दोनों एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा, ये सोचकर कि यह जगह पीस टाउन के बहुत पास है और उनके सेक्ट का डुकिंग अभी तक नहीं आया है। उन्होंने तय किया कि अभी रिस्क लेने से एक्सपर्ट्स आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। महामहिम, यह एक गलतफहमी है। हम बस गुजर रहे थे और हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। सबसे ताकतवर डूलिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जियाओ डिंग को ध्यान से देखने लगा। ये युवक भी डूलिंग था, जिससे वह हैरान और बहुत बेचैन हो गया। उसे उम्मीद थी कि युवक को अपना मकसद पता नहीं चला होगा। वे सिर्फ जियाओ डिंग को ट्रैक करना चाहते थे और किसी एक्सपर्ट के आने का इंतजार करना चाहते थे ताकि इस बच्चे को एक ही झटके में मार सकें। हो सकता है तुम्हें न लगे, लेकिन मेरा इरादा पक्का गलत है। जियाओ डिंग मुस्कुराया और पेड़ की छांव के नीचे उसका चेहरा धीरे-धीरे गायब हो गया। जल्दी पीछे हटो, उसकी लोकेशन बताओ, आगे चल रहे डूलिंग ने दहाड़ा, लेकिन वह सिर्फ एक कदम पीछे हटा था कि उसकी गर्दन पर एक ठंडी चमक आ गई। वह मुड़ा और अपनी तलवार निकाली। एक धमाके के साथ वह एक सियान रंग की लंबी तलवार से टकराई। फिर उसका शरीर कांप उठा और उसकी कलाई तुरंत टूट गई। स्नैप! जियाओ डिंग की तलवार से उसका ब्लेड कट गया, जो फिर उसके गले पर लगी। जब उसका सिर अभी भी नीचे गिर रहा था, तब जियाओ डिंग पहले ही एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर आ गया था और काला जुबान भारी रूलर एक काले बादल की तरह नीचे गिर गया। बूम! जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और आसपास की हरियाली चूर-चूर हो गई। दूसरा डूलिंग खराब हो गया, मांस के गूदे में बदल गया और मिट्टी में धंस गया। बाकी 3 सबऑर्डिनेट पहले से ही बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से वे जियाओ डिंग के मुकाबले और भी कम थे। पलक झपकते ही सिर्फ एक जिंदा बचा और उसे जमीन पर रौंदा जा रहा था। आप किस फोर्स से हैं? जियाओ डिंग का एक्सप्रेशन ठंडा था। ब्लड सेक्ट, हमारा सेक्ट मास्टर ब्लैक लिस्ट में है। छींटे! साफ धार वाली तलवार उसके गले में घुस गई, जिससे उसकी जान चली गई। तो ये ब्लड सेक्ट है, मैंने इसे नोट कर लिया है। भविष्य में किस्मत बनाने की जगह, जियाओ डिंग ने बड़बड़ाया। ये सुनकर याओ लाओ अवाक रह गए। आप उनके संप्रदाय को भी नष्ट करना चाहते हैं? अगर मैं उन्हें खत्म नहीं करता, तो क्या मुझे उन्हें अंडे देने के लिए रखना चाहिए? जियाओ डिंग ने कहा, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरे पास काफी ताकत न हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल न करूं। तुम्हारे अंदर बदला लेने की बहुत इच्छा है। पिछली बार तुमने बिना कुछ कहे भूतान शहर में 2 परिवारों को खत्म कर दिया था और अब तुम एक और संप्रदाय को खत्म करना चाहते हो, याओ लाओ ने चिढ़ाते हुए कहा। अगर कोई इंसान बेरहम नहीं है, तो वह मजबूती से खड़ा नहीं रह सकता। जियाओ डिंग ने अपना सिर हिलाया, कुशलता से युद्ध का माल इकट्ठा किया और लाशों को नष्ट करने और सारे निशान मिटाने के लिए हेवनली फ्लेम के कुछ गुच्छे फेंके। वह मुड़कर कुछ ही कदम चला था कि दूर से एक जोरदार दबाव बिना किसी तमीज के उस पर आ गिरा। बच्चा, क्या तुमने मेरे ब्लड सेक्ट के सदस्यों को मारने की हिम्मत की? तुम मौत को बुला रहे हो? जियाओ डिंग ने त्योरियां चढ़ाईं। धत्तेरे की, ये कैसे पता चला कि मैं ही गलत हूं? भूल जाओ, आज मैं ही विलेन बनूंगा। उसने मुंह बनाया, उसकी पीठ से पंख निकले हुए थे। एक धमाके के साथ वह जमीन से ऊपर उछला। भागने के बजाय वह सुनहरी रोशनी के गोले में बदल गया और सीधे आने वाले ब्लड सेक्ट डुकिंग की तरफ गिरा। जैसे पतंगा आग की ओर बढ़ता है, वैसे ही तुम मौत को बुला रहे हो। ये देखकर कि जियाओ डिंग जैसे डूलिंग ने उस पर हमला करने की हिम्मत की, एक डुकिंग बाद वाला खुद को मजाक उड़ाने से रोक नहीं सका। उसे लगा कि वह सीधे सेक्ट मास्टर का मिशन पूरा कर सकता है। PS 10,000 शब्द अपडेट किए गए, कल जारी रहेंगे। 123 फाइटिंग किंग को हराने के लिए एक सेट, उसकी लाल आंखें ठंडी और बेरहम थीं। उसके शरीर से मोटी डुकी निकली और जैसे ही उसने वार करने के लिए अपनी तलवार निकाली, खून जैसे लाल रंग की एक बड़ी लहर बन गई। जालिम ऑरा की वजह से हवा में प्रेशर काफी बढ़ गया। मरना! डुकिंग के पूरे जोरदार हमले का सामना करते हुए जियाओ डिंग का चेहरा शांत रहा। उसके पूरे शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो गोल्डन बॉडी अरहत जैसी लग रही थी। उसने जुबान भारी रूलर को घुमाया, जो सियान रंग की आग से जल रहा था, और बिना पीछे हटे या चकमा दिए उसे आगे की ओर पटक दिया। साथ ही हवा के फटने की तीखी आवाज भी आई। आग को चीरने वाला सुनामी शासक। जियाओ डिंग पीछे नहीं हटा। उसने तुरंत एक डी रैंक डाउन टेक्निक, एक जानलेवा चाल का इस्तेमाल किया, जिसका मकसद उसे जल्दी से मारना था। नहीं तो ऐसी जगह पर अगर रुकावट लंबी खींचती और दूसरे एक्सपर्ट्स को अपनी ओर खींचती, तो बहुत मुमकिन था कि स्नाइप और क्लैम में लड़ाई होती और मछुआरे को इसका फायदा मिलता। डी रैंक डाउन टेक्निक को गोल्डन बॉडी टेक्निक की शक्ति के साथ मिलाने पर नुकसान पहुंचाने वाली ताकत और 30% बढ़ गई और यह फटे हुए ज्वालामुखी की तरह बेरहमी से नीचे गिर गई। ब्लड सेक्ट डुकिंग को अभी एहसास हुआ ही था कि कुछ गड़बड़ है। तभी जियाओ डिंग ने जोर से उसके हथियार पर वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ 2 बिल्कुल विपरीत शक्तियां, एक सियान और एक रक्त लाल, तुरंत विस्फोट हो गईं, जिससे ऊर्जा की लहरें बन गईं। फफ्ट 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 एनर्जी की लहरें आसपास के पेड़ों की चोटियों पर गिरी, जिससे वे सीधे टूट गए और एक हिस्सा कट गया। ब्लड सेक्ट डुकिंग का ठंडा चेहरा बदल गया। उसे लगा कि ज्वालामुखी फटने जैसी कोई ताकत उसकी तरफ बढ़ रही है। उसकी अपनी ताकत धीरे-धीरे पीछे हट रही थी और पलक झपकते ही वह पूरी तरह खत्म हो गई। उसका शरीर कांप उठा और बहुत ज्यादा ताकत के आगे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वह तेजी से 10 झांक पीछे हट गया और एक पेड़ पर गिरने के बाद ही खुद को संभाल पाया, जिसकी चोटी कटी हुई थी। इससे पहले कि वह अपनी हालत ठीक कर पाता, उसके सिर के ऊपर हवा की सीटी जैसी आवाज आई और तेज आंधी उठी। खतरा भांपकर उसने जल्दी से अपना पैर पटका और एक बड़े नीले रंग के हवा के ब्लेड के गोल चक्कर से बच निकला। फिर भी संकट बना रहा। जियाओ डिंग ने सबसे पहले आग वाले फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी रूलर का इस्तेमाल किया था और रिकॉइल फोर्स से प्रभावित होने पर उसने हवा वाले क्रैकिंग विंड वुल्वरिन को एक्सट्रीम विंड मेटेरियल किल के साथ मिला दिया। हालांकि इन दोनों डाउ टेक्निक्स में से कोई भी फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी रूलर जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन जब इन्हें एक साथ इस्तेमाल किया गया तो इनका असर चमत्कारी था। क्रैकिंग विंड वुल्वरिन ने देखने और सुनने में दिक्कत की, जिससे मीटियोर किल के हमले से बचाव करना नामुमकिन हो गया। डू टेक्निक का ये कॉम्बिनेशन जियाओ डिंग के लिए आजमाया हुआ और सही था। ब्लड सेक्ट डुकिंग बस चकमा देकर खतरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसे बस थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अनजाने में उसने अपने शरीर को डू से ढक लिया और अपनी जगह बदली, लेकिन इसके नतीजे में उसके एक हाथ में तेज दर्द हुआ। रोशनी की एक तेज किरण उसके डू की बैरियर को भेदती हुई उसके हाथ पर लगी। ऐसा लगा जैसे कोई तेज ब्लेड उसके कंधे को चीरते हुए पूरी तरह से अलग कर रहा हो। टक्कर से कटा हुआ हाथ उड़ गया और घाव से खून तेजी से बहने लगा। ब्लड सेक्ट डुकिंग दर्द से करा उठा। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने दांत भींचे, अपने डू को कंट्रोल करके अपने इक्विपमेंट्स को सील किया और जितना हो सके खून बहना रोका। उसके मन में पीछे हटने की इच्छा पैदा हुई। ये बदमाश इतना डरावना कैसे है? वह डूलिंग कैसे हो सकता है? वह मन ही मन कोसने लगा, मुड़ा और जल्दी से पीछे हट गया। 8 हाथ पैर ढह गए। इस समय जियाओ डिंग टिमटिमाया और उसके पीछे हटने के रास्ते पर दिखाई दिया। उसके बड़े डू से हवा में धमाका हुआ। जब वह आदमी खून बहने से रोकने के लिए अपने घाव को पकड़ रहा था, जियाओ डिंग ने बिना रहम के उसकी छाती पर वार किया।
नहीं, ब्लड सैक डुकिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह केवल अपनी डुकी हुई और अपने आखिरी बचे हाथ से ही बचाव कर सकता था। दरार, उसका हाथ सड़ी हुई लकड़ी की तरह टूट गया और उसका सुरक्षा कवच तुरंत टूट गया। जियाओ डिंग के 8 हाथ पैरों के गिरने की ताकत कई परतों में थी। हर लहर पिछली लहर से ज्यादा मजबूत थी और सब उसकी छाती में उतर रही थी। आखिरकार गोल्डन बॉडी टेक्निक की भयानक फिजिकल बॉडी पावर सामने आई। इस मौके से न सिर्फ उसका हाथ टूट गया और उसका डुक्यू आर्मर और बचाव के कपड़े टूट गए, बल्कि उसमें एक छेद भी हो गया। बूम! जियाओ डिंग की मुट्ठी दुश्मन की पीठ पर लगी, जो खून से लाल हो गई थी। चीख पुकार के बीच ब्लड सैक ने मरते दम तक संघर्ष किया, बुरी तरह से अपनी तलवार आगे की ओर घूमते हुए वो जियाओ डिंग को अपने साथ ले जाना चाहता था। एक बड़े हाथ ने, जैसे सोने से बना हो, उसे पकड़ लिया। सेबर क्यू के जोरदार हमले के बावजूद उसने जियाओ डिंग के हाथ पर सिर्फ हल्के निशान छोड़े। जियाओ डिंग ने आराम से दबाया और ब्लेड की पावर खत्म हो गई, उसने आसानी से उसे छीन लिया। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? अपना आखिरी हथियार खोने के बाद ब्लड सैक डुकिन उस हाथ को खाली नजरों से देख रहा था जो उसकी छाती में घुस गया था। अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे डुलिंग ने इतनी आसानी से हरा दिया। क्या ये सिर्फ एक युवा नहीं था जिसने अभी जियानान अकेडमी में एडमिशन लिया था? उसकी ताकत सिर्फ डुलिंग जितनी थी। मैं हमेशा से इतना मजबूत रहा हूं। जियाओ डिंग का एक्सप्रेशन बेपरवाह था क्योंकि उसकी मुट्ठी से सियान रंग की आग निकल रही थी। भयानक तापमान की वजह से उसका चेहरा मुड़ गया। कई तीखी चीखों के बीच ब्लड सैक का ये 5 स्टार डुकिन हेवनली फ्लेम से राख में बदल गया। उसने अपना हाथ उठाया और गिरी हुई स्टोरेज रिंग को पकड़ लिया। फिर वह जमीन पर गिरा और कटे हुए हाथ को जला दिया। दाएं बाएं देखते हुए जियाओ डिंग एक परछाई में बदल गया और तेजी से चला गया। थोड़ी देर बाद कोई जांच करने आया। जमीन पर काली राख देखकर उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे मुड़कर जल्दी से चले गए क्योंकि वे मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। जियाओ डिंग बिना किसी का ध्यान खींचे पीस टाउन लौट आया। उसने अपने हाथ से खून झाड़ा और सांस छोड़ते हुए कहा, धतेरे की, ये तो बहुत अच्छा था। अभी एक कॉम्बो में डुकिन को हराने और उसे लगभग टुकड़े टुकड़े करने के बाद जियाओ डिंग को सच में बहुत खुशी महसूस हुई। ये पहला डुकिन था जिसे उसने मारा था और यह पिछली बार गुहे के साथ हुई लड़ाई से कहीं ज्यादा जबरदस्त था। युवा मास्टर हाइबोडोंग उसके पास आया और शक से पूछा, अभी जो हंगामा हुआ क्या ये? इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय आपको अच्छी तरह से खेती करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके डुहुआन की चोटी पर पहुंचना चाहिए। जियाओ डिंग ने हाथ हिलाया। जब तक ब्लड सैक उसे मारने के लिए डुहुआन लेवल पर किसी को नहीं भेजता, तब तक दूसरे छोटे लोगों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। हाँ, हाइबोडोंग ने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। रुको, मुझे अपनी कुछ आइस एट्रिब्यूट डू टेक्निक्स दो, मुझे उनकी जरूरत है। जियाओ डिंग ने हाइबोडोंग को आवाज दी जो जाने वाला था और सीधे उनके बारे में पूछा। अच्छा, हाइबोडोंग ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे जियाओ डिंग को 4 डू टेक्निक दे दी। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। हुआंग जी पिल की कीमत इन डू टेक्निक से कहीं ज्यादा थी। हम कोई बात नहीं, आप वापस जा सकते हैं। जियाओ डिंग ने सिर हिलाया। वह अपनी आइस एट्रिब्यूट डू क्यूई की तैयारी के लिए जाहिर है प्रोफाउंड आइस डू टेक्निक्स चाहता था। उन्होंने बर्फ वाली खूबी को इसलिए चुना क्योंकि उनके साथ बर्फ सम्राट हाइबोडोंग थे जिनसे वे सीधे अच्छी बर्फ वाली डू टेक्निक सीख सकते थे। हाइबोडोंग के जाने के बाद जियाओ डिंग ने डू टेक्निक को देखा और पाया कि हाइबोडोंग की टेक्निक असल में सिस्टमैटिक थी। गहरा बर्फ दर्पण, गहरा बर्फ ढाल, गहरा बर्फ स्पाइक और गहरा बर्फ ब्लेड डू तकनीकों के इन 4 बुनियादी प्रकारों के सभी उन्नत संस्करण थे, जैसे कि असंख्य फुल बर्फ दर्पण, गहरा बर्फ स्पाइक दीवार, गहरा बर्फ बवंडर मार आदि। पूरी तरह से बचाव की ताकत के मामले में आइस शील्ड जैसी टेक्निक विंड वॉल से कहीं बेहतर थी। शायद सिर्फ धरती से जुड़ी टेक्निक ही उनकी बराबरी कर सकती थी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इस व्यक्ति की ताकत युनशान के बराबर थी जो क्लाउड मिस्ट से आया था। जियाओ डिंग ने खुशी से सिर हिलाया। अब दूसरों से लड़ते समय उसके पास स्किल्स का एक और सेट था। जब हवा और बर्फ के गुण एक साथ मिलते तो सीन जरूर शानदार होता। वह हंसा और पहले से ही क्रैकिंग विंड वुलविंड और प्रोफाउंड आइस वुलविंड किल के मिलने के खूबसूरत सीन की कल्पना कर रहा था। ज्यादा देर बाहर रुके बिना जियाओ डिंग अकेडमी लौट आया और अपनी डॉर्मेट्री में इस फिशिंग ट्रिप से हुई फसल को चेक किया। इस बार मछली पकड़ने के लिए बाहर जाना ये जानने के अलावा कि उसे कौन मारना चाहता है पैसे कमाने के लिए था। जल्दी से चेक करने पर पता चला कि हार्वेस्ट लगभग 2 मिलियन था, जो सबसे कम लेवल के 6 से 8 के 4 बीस खरीदने के लिए काफी था। ये बुरा नहीं था। किंग ए, जाओ और मेरे लिए कुछ चीजें खरीदो। जियाओ डिंग ने किंग र को आवाज दी। ये लड़की जवान थी और उसमें कमजोरी थी, लेकिन उसके स्टेटस के साथ आउटर अकेडमी में किसी ने भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं की। जब तक वे अकेडमी के अंदर थे, कुछ मिलियन के ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी। 124 लाइब्रेरी में प्रवेश हम। किंग ए ने बात मानते हुए सिर हिलाया। जियाओ डिंग ने जो चीजें उसे दी उन्हें लिया और खुशी से बाहर भाग गई। जियाओ डिंग ने आइस एट्रिब्यूट डू टेक्निक निकाली और उसे सीरियसली ब्राउज करना शुरू किया। क्या वे सब मर गए हैं? ब्लड सैक के अंदर फैन लाओ को ये खबर मिली और वह जोर से सवाल करने से खुद को रोक नहीं सका। खबर देने वाले सबऑर्डिनेट को घबराहट में सिर हिलाना पड़ा क्योंकि उसे डर था कि गुस्साए सैक मास्टर अपना गुस्सा उस पर निकालेंगे। इन्हें किसने मारा? फैन लाओ का चेहरा उदास लग रहा था। मेरा ब्लड सैक ब्लैक कॉर्नर रीजन में टॉप टियर पावर माना जाता है। हमारे लोगों को छूने की हिम्मत कौन करता है? ये साफ नहीं है। जिस आदमी ने ये किया वह बहुत बेरहम था। उसने सारे सबूत मिटाने के लिए एल्डर्स की बॉडीज को खत्म कर दिया। अब मौके पर मिले निशानों के आधार पर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमलावरों में विंड एट्रिब्यूट और फायर एट्रिब्यूट के एक्सपर्ट थे। अधीनस्थ केवल एकमात्र सुराग दे सका। धतेरे की, हवा और आग वाले बहुत से लोग हैं। जियानान अकेडमी में ये हैं और दूसरी शक्तियों में भी बहुत हैं। तुम कह रहे हो कि तुम्हें बस इतना ही पता है? फैन लाओ ने श्राप दिया। वह कांपने लगा और दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फैन लाओ कुछ देर तक गुस्से में रहा। जब उसने सोचा कि प्रोटेक्टर वू ने उसे क्या करने को कहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया था, लेकिन वह पहले ही बहुत से लोगों को खो चुका था और उसे नाम का तो कहना ही क्या जो उसे किसी को मारने के बाद ही मिलता। वह पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर लग रहा था। चले जाओ। सबऑर्डिनेट के जाने के बाद फैन लाओ ने गुस्से में कुछ देर सोचा। मैं अभी और लोगों को नहीं भेजूंगा। जब वह सोल हॉल प्रोटेक्टर मुझे ढूंढने आएगा तो मैं उससे निपटने के लिए इसे एक बहाना बनाऊंगा। जबकि फैन लाओ कार्रवाई करने में हिचकिचा रहे थे, अगले कुछ दिनों में जियाओ डिंग ने अपनी ताकत को नियंत्रित करना जारी रखा। अन्य प्रतियोगियों के खिलाफ लड़ाई के बाद लड़ाई में संघर्ष किया। आखिर में उन्होंने बिना मन के पहला स्थान हासिल किया और जियानान अकादमी के इतिहास में आउटर अकादमी में एंटर करने के तुरंत बाद ऐसा सिलेक्शन कंपटीशन जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उनके लिए ये कंपटीशन एक खास तरह की पावर कंट्रोल ट्रेनिंग से ज्यादा कुछ नहीं था। जीतना या हारना कोई मायने नहीं रखता था। पावर कंट्रोल में काफी सुधार करने और अपने दायरे को और मजबूत करने के बाद जियाओ डिंग ने आइस एट्रिब्यूट डू टेक्निक को कल्टीवेट करने और समझने के लिए मैजिक कोर का इस्तेमाल करना जारी रखा। 5 शांतिपूर्ण दिनों के बाद एक इंस्ट्रक्टर उसे लाइब्रेरी पवेलियन ले जाने के लिए आया। जियाओ डिंग को इसमें बहुत दिलचस्पी थी और वह दूसरों से मिलने के लिए सीधे इंस्ट्रक्टर के पीछे पीछे चला गया। बाकी 4 अभी भी काले और नीले थे। सिलेक्शन कंपटीशन में उनके लिए जियाओ डिंग जितना आसान नहीं था और उन्हें कड़ी लड़ाइयों से गुजरना पड़ा था। उनमें से कुछ सबसे ताकतवर भी जियाओ डिंग से हार गए थे। इस समय इस नौजवान को देखकर जो उनसे छोटा था लेकिन जिसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी, उन सबको थोड़ा अजीब लगा। जियाओ डिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अब पावर पर अपने कंट्रोल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लिया था। चलते समय भी उसे अपनी ताकत का एहसास होता था। रास्ते में ज्यादा हल्की फुल्की बातचीत नहीं हुई। वाइस डीन हुगान के नेतृत्व में ग्रुप एक सिंपल और शानदार पवेलियन के सामने पहुंचा। वाइस डीन हुगान ने जियाओ डिंग की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। आज आपके पास एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक पाने का मौका है, लेकिन ये किस्मत पर निर्भर करता है। चलो चलते हैं। वह मुड़ा और प्यार से बोला, सीनियर्स, एसेना अकेडमी सिलेक्शन कंपटीशन के टॉप 5 लोग यहाँ हैं। प्लीज दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दो। जियाओ डिंग ने बहुत पहले ही लाइब्रेरी पवेलियन के एंट्रेंस पर कुछ अजीब चीज देखी थी। हुगान के बोलने के बाद वहां की जगह पानी की तरह लहराई और ग्रे रंग के कपड़े पहने 2 बुरे आदमी अचानक हवा में दिखाई दिए। ये बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से हुआ कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने सच में स्पेस की ताकत पर काबू पा लिया था। हालांकि जियाओ डिंग कुछ हद तक मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह थोड़ा हैरान था। क्या ये डूजोंग लेवल के लोग थे? इस छोटे दोस्त की समझ बहुत तेज है। ग्रे रंग के कपड़े पहने आदमी ने हैरानी से जियाओ डिंग को देखा। उसकी आवाज बहुत पुरानी लग रही थी। इन अकेडमी सिलेक्शन जैसे कंपटीशन से इतने शानदार बच्चे कब निकलने लगे? इन अकेडमी में भी टॉप कुछ लोग ही इस लेवल के होते हैं। यह एक छोटा सा प्रोडिजी है जिसे आउटर अकेडमी ने इस साल रिक्रूट किया है, जिसका नाम जियाओ डिंग है। आप दोनों सीनियर्स अकेडमी के रोज के कामों में बहुत कम ध्यान देते हैं, इसलिए आपने अभी तक उसके बारे में नहीं सुना है। हुगान ने ताने से मुस्कुराते हुए जियाओ डिंग को घूरा। तुमने अभी तक दोनों सीनियर्स को नमस्ते क्यों नहीं किया? जूनियर जियाओ डिंग दोनों बड़ों को नमस्ते करता है। जियाओ डिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इन 2 डूजोंग लेवल की मौजूदगी ने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया।
आखिरकार उनके यहाँ होने से प्रोटेक्टर जैसे लोग आसानी से अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल के बैच से आप जैसा जीनियस निकलेगा। ग्रे रंग के कपड़े पहने एल्डन ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास एक तरह की हेवनली फ्लेम होनी चाहिए। इतनी अच्छी सोल पावर के साथ क्या ये हो सकता है कि तुम एक अल्केमिस्ट हो? हाँ, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। ज़ियाओ डिंग ने सिर हिलाया। दोनों बुजुर्गों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कई सालों से यहाँ रहने के बाद उन्हें कोई ऐसा नौजवान मिले हुए बहुत समय हो गया था जो उन्हें दिलचस्प लगा हो। तो आपको अंदर एक टॉप टियर कल्टीवेशन टेक्निक या डू टेक्निक पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अपना टैलेंट बर्बाद मत करो। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और हुगान के बोलने का इंतजार किए बिना मेमोने और लाइब्रेरी पवेलियन का स्पेशल लॉक खोलने के लिए हाथ की मुहर बनाई। ये लाइब्रेरी पवेलियन जियानान अकेडमी की लेगेसी की नींव थी, इसलिए बचाव के उपाय बहुत अच्छे थे। एक खास स्पेशल जगह की रुकावट बनाई गई थी जिसे जून के लिए भी तोड़ना मुश्किल होगा। जैसे ही उन्होंने सील बनाई, एंट्रेंस पर जगह तेजी से हिलने लगी। लहरों के गोलों के बीच जगह खुल गई और एक ट्रांसपेरेंट गेट में बदल गई। हुगान ने बाकी चारों को देखा। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, अंदर हर चीज की एक एनर्जी लेयर होती है। इसे पाने के लिए तुम्हें खुद एनर्जी लेयर से गुजरना होगा। इसके अलावा तुम आखिर में सिर्फ एक ही चीज अपने साथ ले जा सकते हो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, समझे? जैसे ही ग्रुप ने सिर हिलाया और अंदर घुसा, वे एक अंधेरे रास्ते से गुजरे और एक बड़े कमरे में पहुंचे। आसपास की दीवारों पर 1 दर्जन से ज्यादा एनर्जी शील्ड थी जिनसे काफी रोशनी मिल रही थी। इस जियानान अकेडमी की नींव अच्छी है, ये लगभग मेरे बनाए स्टारफॉल पवेलियन के बराबर है। याओ लाओ अचानक बोला। ज़ियाओ डिंग ने मन ही मन सोचा, मुझे लगा था कि तुम इतने डर जाओगे कि आवाज भी नहीं निकाल पाओगे। ये कैसे हो सकता है? मेरी सोल पावर अभी उनसे ज्यादा है। उनके सामने आपसे बात करना शायद पता चल गया होगा, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। याओ लाओ ने गर्व से कहा। इस दौरान ज़ियाओ डिंग ने उसकी रिकवरी में मदद के लिए डू की दिया। वह लगभग उस पीक स्ट्रेंथ पर था जो एक सोल स्टेट हासिल कर सकता है। तो फिर नजर रखने में मेरी मदद करो। मुझे उम्मीद है कि मुझे अर्थ रैंक बॉडी टेम्परिंग डू टेक्निक मिलेगी। अगर सच में कोई नहीं है तो छठे टियर का डेमन कोर चलेगा। इसे बाहर चौथे टियर के मैजिक कोर से बदलना भी अच्छा रहेगा। ज़ियाओ डिंग ने कहा। उसके पास एट्रिब्यूट डू टेक्निक की कमी नहीं थी, उसके पास हर तरह के एट्रिब्यूट के लिए सेट थे। जहां तक कल्टीवेशन टेक्निक की बात है तो फ्लेम मंत्र अभी के लिए काफी था। उसके पास बॉडी टेम्परिंग टेक्निक और मैजिक कोर की कमी थी। पहले वाला तरीका उसे गोल्डन बॉडी टेक्निक को फॉलो करके अपनी फिजिकल बॉडी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे वह जितनी पावर एब्जॉर्ब कर सकता है उसकी ऊपरी लिमिट बढ़ जाएगी। बाद वाला इसलिए था क्योंकि वह बहुत गरीब था और उसे पैसे के बदले यहाँ से कुछ बढ़िया सामान ले जाना था। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। असल में किस्मत के बारे में अपने डीन की बात मत सुनो। क्या ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खूबियां मेल खाती हैं और क्या तुम्हारी ताकत काफी है? याओ लाओ ने उत्तर दिया। यह आ रहा है। ज़ियाओ डिंग की नजरें एनर्जी शील्ड पर टिकी थी और जल्द ही अंदर से एक लाल लाइट का गुच्छा निकला। लाइट क्लस्टर की एनर्जी में उतार चढ़ाव औसत था, इसलिए ज़ियाओ डिंग हिले नहीं। इसे उनके सामने खड़े किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया जिसने एक हाई लेवल प्रोफाउंड रैंक डू टेक्निक निकाली। तो आइटम वहां से बाहर थूक दिए जाते हैं। हर कोई समझ गया कि टेक्निक कैसे हासिल करनी है। उनकी आंखें तेज हो गईं और वे कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। जल्द ही बहुत सारे लाइट क्लस्टर बाहर निकले और बाकी लाइट क्लस्टर उन्हें पकड़ने के लिए पूरी ताकत से लड़ने लगे जैसे कोई खास खेल हो। लेकिन ज़ियाओ डिंग पालथी मारकर बैठ गया और बिना हाथ पकड़े अपनी सोल पावर फैला दी। असल में उसकी सोल पावर ने अलग-अलग लाइट्स की स्थिति की जांच करने के लिए एनर्जी लेयर्स में घुस गई। उनकी एफिशिएंसी उन्हें एक-एक करके पकड़ने से कहीं ज्यादा तेज थी। 125 जीनियस स्टूडेंट उसका अंडरलिंग बन जाता है। बाकी 4 लोग ये जानने को उत्सुक थे कि ज़ियाओ डिंग क्यों नहीं हिल रहा था। आखिर में उन्होंने ये नतीजा निकाला कि शायद वह आम सामान को नीची नजर से देखता था। लेकिन जब बाद में अर्थ रैंक कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक आई, तब भी ज़ियाओ डिंग ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे वे सच में कंफ्यूज हो गए। क्या यह आदमी बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है? समय बीतता गया और आधे रास्ते में एक चमकदार हरी रोशनी बुझ गई। ये रोशनी बहुत चमकदार थी, जैसे कोई छोटा सूरज हो। आखिरकार ज़ियाओ डिंग ने अपनी आंखें खोली, तेजी से जमीन से उछला और उसे एक ही बार में पकड़ लिया। एनर्जी लेयर से ज़ियाओ डिंग ने आइटम निकाला। यह एक हरे रंग की गोल चीज थी जो क्रिस्टल जैसी दिखती थी। एक छठा टियर डेमन कोर। ज़ियाओ डिंग ने सिर हिलाया। यह उसके लिए काफी उपयोगी था, लेकिन उसे अर्थ रैंक बॉडी रिफाइनिंग डाउ टेक्निक और भी ज्यादा चाहिए थी। उसकी गोल्डन बॉडी टेक्निक परफेक्शन के करीब थी और उसकी फिजिकल बॉडी के लिए कम समय में तेजी से सुधार करना मुश्किल होगा। अर्थ रैंक बॉडी रिफाइनिंग डाउ टेक्निक के बिना उसका फायदा कम होता जाएगा। बदकिस्मती से खास बॉडी रिफाइनिंग डू टेक्निक बहुत कम थी। ज़ियाओ डिंग ने आधे घंटे तक इंतजार किया और उसे बॉडी रिफाइनिंग इफेक्ट वाली कुछ ही डू टेक्निक मिली। उन्हें गोल्डन बॉडी टेक्निक जैसी एक भी प्योर बॉडी रिफाइनिंग डू टेक्निक नहीं मिली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं है? ज़ियाओ डिंग को थोड़ा अफसोस हुआ। प्योर बॉडी रिफाइनिंग डू टेक्निक सच में बहुत कम मिलती हैं। आखिर बहुत से लोग उन्हें सीखते नहीं हैं और समय के साथ वे फ्लाइंग डू टेक्निक की तरह हो जाती हैं। याओ लाओ को लगा कि यह नॉर्मल है। जब मुझे वह गोल्डन बॉडी टेक्निक मिली जिसे आप कल्टीवेट कर रहे हैं, तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा इसमें कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। कम कल्टीवेट करने वालों के लिए कल्टीवेट करने की स्पीड बहुत धीमी है और ज्यादा कल्टीवेट करने वालों को इसकी जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू सच में नॉर्मल डू टेक्निक से कंपेयर नहीं की जा सकती। देखते हैं, अगर मुझे अभी भी कोई नहीं मिला तो मैं बस ये छठी टियर का डेमन कोर ले लूंगा। ज़ियाओ डिंग काफी शांत रहा। अगर उसे यहाँ नहीं मिला तो वह हमेशा कहीं और देख सकता था। जल्द ही एनर्जी लेयर में लिपटा एक काला स्क्रॉल उड़ गया। यह आ गया। ये सच में एक बॉडी रिफाइनिंग डू टेक्निक है। याओ लाओ ने उसे याद दिलाया। ज़ियाओ डिंग कूद कर आया, उसे पकड़ा और बाहर निकालकर चेक किया। पहाड़ की तरह स्थिर एक गहरी रैंक एडवांस डिफेंसिव बॉडी रिफाइनिंग डाउ टेक्निक। ज़ियाओ डिंग ने अपना सिर हिलाया। ये डू टेक्निक गोल्डन बॉडी टेक्निक से कमतर थी और साधना में मदद के लिए बाहरी ताकत की जरूरत थी। हालांकि कल्टीवेशन के बाद इसमें कुछ सुधार होगा, लेकिन अगर उसे इसकी वैल्यू की तुलना छठे टियर के डेमन कोर से करनी हो तो वह निश्चित रूप से बाद वाले को चुनेगा। जाने देने पर स्क्रॉल फॉर्मेशन की शक्ति से उड़ गया और एनर्जी शील्ड ने उसे निगल लिया। जैसे जैसे समय करीब आ रहा था, ज़ियाओ डिंग के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, इसलिए उसने कुछ बहुत अच्छी चीजें ले ली जो सभी अर्थ रैंक कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक थी। साथ ही छठी क्लास की दवाई की चीजें भी थी। अर्थ रैंक बॉडी रिफाइनिंग डू टेक्निक कभी सामने नहीं आई। एनर्जी शील्ड से कम चीजें निकल रही थी। शायद ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। दूसरों ने भी पहले से ही तय कर लिया था कि उन्हें कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक चाहिए और वे चुपचाप समय खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ज़ियाओ डिंग की ओर देखा, बोलने में झिझक रहे थे। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ज़ियाओ डिंग ने बेसब्री से कहा। इस बार दूसरे नंबर पर आया युवक अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, सीनियर ज़ियाओ, हम पूछना चाहते थे कि क्या इन अकेडमी जाने के बाद हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए एक टीम बनानी चाहिए? हालांकि ज़ियाओ डिंग उनसे छोटा था, लेकिन उसकी ताकत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने उसे जूनियर कहने की हिम्मत नहीं की। आपका नाम लिन ज़िया है। ज़ियाओ डिंग को इस व्यक्ति का नाम याद आया। उसके प्रभाव के बावजूद दूसरी पार्टी भविष्य में इन अकेडमी में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाएगी। सिर्फ वही नहीं, बाकी 3 लियू किंग, यान हाओ और लिन यान सभी भविष्य में बहुत शक्तिशाली होंगे। उसके भाड़े के ग्रुप को मैन पावर की जरूरत थी और अकेडमी के ये जीनियस के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट थे। इन लोगों को कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से का सबसे टैलेंटेड ग्रुप कहा जा सकता है। अगर हो सका तो वह भविष्य में जियानान अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाले सभी स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। अकेडमी से ट्रेंड इन एलीट लोगों में बाहर से भर्ती हुए लोगों के मुकाबले ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा थी। भविष्य में सेंट्रल प्लेन्स में विस्तार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मेरा नाम याद रखने के लिए धन्यवाद सीनियर ज़ियाओ। लिन शियुआ बहुत खुश थी। आखिरकार वे कॉम्पिटिशन के दौरान ही मिले थे। सीनियर, मैं यान हाओ आपके पीछे चलने को तैयार हूँ। अभी 20 साल के भी नहीं हुए थे। उनका शरीर बहुत हट्टा कट्टा था और वे 1.82 मीटर लंबे ज़ियाओ डिंग से एक से लंबे थे। उनके पास एक खास स्टोन एट्रिब्यूट डू था जो अर्थ एट्रिब्यूट का एक म्यूटेटेड वैरायटी था। और मैं लियू किंग, पीठ पर भला लिए हुए युवक ने पीछे रहने से मना कर दिया। लिन यान सीनियर की फायर टेक्निक की तारीफ करता है और आपसे सीखना चाहता है। जरूर, आप सब मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। मैं इसका नाम कॉल डॉन हेवन रखूंगा। ज़ियाओ डिंग ने सिर हिलाया। इस बात का फायदा उठाते हुए कि हारने के बाद ये लोग उसकी तारीफ करते थे, उन्हें अभी भर्ती करना बाद में करने से कहीं ज्यादा आसान होगा। अकेडमी में भी इंजीनियर स्टूडेंट्स का अंडरलिंग्स के तौर पर होना उन कई चीजों के लिए फायदेमंद होगा जो वह करना चाहते थे। चारों तुरंत बहुत खुश हो गए। उन्होंने इन अकेडमी के हालात के बारे में पूछा था और जानते थे कि वहाँ कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा कड़ा है। अगर वे ग्रुप नहीं बनाते तो अंदर जाने के बाद उन्हें आसानी से नुकसान होता। शुरू में उनमें से कोई भी दूसरों के आगे झुकता नहीं था, लेकिन ज़ियाओ डिंग जैसे प्रोडिजी से मिलने के बाद वे सभी उसकी ताकत के कायल हो गए। इसके अलावा यह आदमी फिफ्थ ग्रेड का अल्केमिस्ट था, इसलिए उसे फॉलो करने के फायदे बहुत थे। कम से कम मेडिसिनल पिल्स मिलना बहुत आसान हो जाएगा। कार्ल डॉन हेवन, क्या बढ़िया नाम है। लिन शियुआ ने तारीफ की और दूसरों ने भी वैसा ही किया। ज़ियाओ डिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, चापलूसी बंद करो। अब हम एक ग्रुप हैं, इसलिए हमें भविष्य में ज्यादा मिलना और बातचीत करनी चाहिए। साथ ही हमारे बैच से जो कोई भी शामिल होना चाहता है उसे लाया जा सकता है। संख्या में ही ताकत होती है। ठीक है, जब हम वापस आएंगे तो मैं दूसरों को बता दूंगी। लियू किंग ने सिर हिलाया।
ये कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक लो और देखो, अगर तुम्हारे पास जो है उससे बेहतर कोई है तो तुम उन्हें बदल सकते हो ताकि वे बेकार न जाएं। ज़ियाउद्दीन ने उसके हाथों में जो चीजें थी उन्हें दे दिया। ये वो चीजें थी जिन्हें उसने बोरियत की वजह से सिर्फ देखने के लिए उठाया था। धन्यवाद सीनियर। ग्रुप ने जल्दी से उन्हें चेक किया। ज़ियाउद्दीन की ताकत उनसे ज्यादा थी, इसलिए उसने जो कल्टीवेशन टेक्निक और डू टेक्निक हासिल की वे सभी अर्थ रैंक की थी। ये विंड एट्रीब्यूट डू टेक्निक मेरी टेक्निक से बेहतर है। धन्यवाद। लिन शियुआ ने गंभीरता से अपने हाथों को कप के आकार में किया और अपनी डू टेक्निक बदली। यान हाओ को छोड़कर जिसने सच में अपने लिए सही कल्टीवेशन टेक्निक हासिल कर ली थी, बाकी तीनों ने ज़ियाउदिंग से बेहतर टेक्निक हासिल की जिससे वे उसके और भी शुक्रगुजार हो गए। इस समय दिया गया समय जल्द ही खत्म हो गया। ग्रुप लाइब्रेरी पवेलियन से बाहर निकला और बाहर आ गया। पवेलियन गार्ड्स ने पांचों को स्कैन करने के लिए पावर वेव छोड़ी और यह कंफर्म करने के बाद कि किसी ने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, उन्होंने सिर हिलाया और उन्हें लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर की स्थिति न बताने की चेतावनी दी। वे हुगान के पीछे पीछे स्पेशल पोर्टल से बाहर निकल गए। ओरिजिनल लाइब्रेरी पवेलियन जल्द ही शांत हो गया और दो पवेलियन गार्ड स्पेशल उतार चढ़ाव में गायब हो गए। ज़ियाउदिंग ने मन ही मन सोचा, जूजोंग, मैं जल्द ही उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा। हुगान ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। मैं असल में तुम्हें इन अकेडमी की सिचुएशन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन ज़ियाउदिंग के आसपास होने से जब तक तुम उसके पीछे चलते रहोगे तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2 दिन में यहाँ इकट्ठा हो जाओ और मैं ऑफिशियली तुम्हें संभाल लूंगा। लिन यान और दूसरों के चेहरे पर तनाव आ गया। हालांकि वाइस डीन ने आराम से बात की, लेकिन इसका मतलब यह था कि इन अकेडमी में आराम से रहने के लिए कम से कम डूलिंग साधना की जरूरत होती है। वे अभी भी एक पूरे बड़े दायरे से दूर थे। बस हो गया, अब आप वापस जा सकते हैं। आज के फायदों को समझने के लिए समय जरूर निकालें, वे तब काम आएंगे। हुगान ने हाथ हिलाया। 126 मुफ्त अभ्यास। याओ लाओ, क्यों ना हम छठी क्लास की गोली को रिफाइन करके बेच दें। इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपने कमरे में वापस आकर ज़ियाउदिंग लाइब्रेरी पवेलियन से मिले छठे टियर के डेमन कोर के साथ खेल रहा था और याओ लाओ के साथ आराम से बातें कर रहा था। हम कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अभी उससे जुड़ी दवाइयों का खर्च उठा सकते हैं? याओ लाओ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इससे जुड़ी दवाइयों की कीमत कम से कम 1.5 मिलियन है। आप शायद अभी 100,000 गोल्ड कॉइन भी नहीं बना सकते, है ना? ज़ियाउदिंग ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और शर्माते हुए कहा, कोई चारा नहीं है। हमें मैजिक कोर को चौथी या 5वीं क्लास की दवाइयों से बदलना होगा और धीरे-धीरे पैसे कमाने होंगे। यही तरीका होगा। लेकिन एक बार जब आप इन अकेडमी पहुंच जाते हैं तो जब तक आप खास तौर पर पिल्स को रिफाइन करने के लिए बाहर नहीं जाते 5वीं रैंक और अपने से ऊपर की मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश करें। नहीं तो एनर्जी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होगा और इन अकेडमी के कुछ एक्सपर्ट मुझे आसानी से पहचान सकते हैं। याओ लाओ ने उसे याद दिलाया, चौथी क्लास काफी है, ज्यादा मात्रा में भी पैसे मिलते हैं। ज़ियाउदिंग हंसा और छठे टियर का डेमन कोर पकड़े हुए बाहर चला गया। ये चीज अभी भी काफी कीमती थी और अकेडमी में किसी के लिए भी इसे खरीदना मुश्किल होता, इसलिए उसने इसे संभालने के लिए बोडोंग को देने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक बुरा आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। ज़ियाउदिंग ने देखा कि यह सिलेक्शन कंपटीशन के दौरान मेन प्लेटफॉर्म पर बैठे बुरे लोगों में से एक था। छोटे दोस्त ज़ियाओ, मैं अभी तुमसे मिलने ही वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद बाहर आ जाओगे। फायर एल्डर मुस्कुराए और बोले, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं अल्केमी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं। आप मुझे फायर एल्डर कह सकते हैं। तो आप हमारी जियानान अकादमी में नंबर 1 अल्केमिस्ट हैं। ज़ियाउदिंग हैरान था। ये बुरा आदमी उसे क्यों ढूंढ रहा था? क्या इसलिए कि वह भी एक अल्केमिस्ट था? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। लिटिल फ्रैंक के नेचुरल टैलेंट से तुम बहुत जल्द इस बुरे आदमी से आगे निकल जाओगे। बुरे आदमी, फायर एल्डर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ सबसे पहले लिटिल फ्रैंक से जान पहचान करने आया था। मैं लंबे समय से आप जैसे जीनियस अल्केमिस्ट से मिलना चाहता था। दूसरा, मैं लिटिल फ्रैंक से एक एहसान मानना चाहता था। आसान? ज़ियाउदिंग हैरान था। एक 6th रैंक एडवांस्ड अल्केमिस्ट के लिए मदद मांगना शायद कोई आसान बात नहीं थी। हाँ, एक पुराने दोस्त ने मुझे ये काम सौंपा है। मैं हुआंग जी पिल को रिफाइन करने की तैयारी कर रहा हूँ। फायर एल्डर ने सिर हिलाया। हुआंग जी पिल? ज़ियाउदिंग थोड़ा हैरान हुआ। याओ लाओ ने कुछ समय पहले ही इस तरह की मेडिसिनल पिल को रिफाइन किया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बुरा आदमी भी इसे रिफाइन करेगा। हाँ, ये डू हुआन लेवल पर सबसे पॉपुलर मेडिसिनल पिल्स में से एक है। लेकिन एक अल्केमिस्ट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि यह टॉप टियर छठी क्लास की पिल है और रिफाइनमेंट के दौरान फेल होने का रेट ज्यादा है। मेरे दोस्त ने ज्यादा मटेरियल तैयार नहीं किए, सिर्फ 2 सेट किए। मैं 2 कोशिशों में सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए मुझे एक खेल पर ढूंढना पड़ा। आप जियानान अकेडमी में सबसे सही इंसान हैं। फायर एल्डर ने विनम्रता से कहा। ज़ियाउदिंग को अचानक एहसास हुआ। ऐसा लगा कि इस बुरे आदमी को लगा कि उसका सक्सेस रेट 50% से कम है, इसलिए उसने फेल होने का चांस कम करने के लिए उसे ढूंढा। कोऑपरेटिव पिल रिफाइनमेंट का ये तरीका अल्केमिस्ट की दुनिया में आम है। जब तक कोऑपरेशन अच्छा है, ये सक्सेस रेट को काफी बढ़ा सकता है और हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल्स को भी रिफाइन करने की इजाजत दे सकता है। फायर एल्डर ने आगे कहा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी सोल पावर बहुत मजबूत है। भले ही तुम छठी रैंक तक नहीं पहुंचे हो, तुम 5वीं रैंक के पीक पर हो और मेरी मदद करने के लिए पूरी तरह से काबिल हो। चिंता मत करो, मेहनताना कम नहीं होगा। अगर यह फेल हो जाता है या सिर्फ दूसरी कोशिश में सफल होता है तो आप मुझे 10 4th टियर मैजिक कोर देंगे। अगर यह पहली कोशिश में सफल होता है तो आप मुझे 30 4th टियर मैजिक कोर देंगे। ज़ियाउदिंग ने मेहनताना बताया। फायर एल्डर ने एक अजीब सी मुस्कान दी। तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। 10 4th टियर मैजिक कोर सबसे सस्ते वाले भी 2 मिलियन गोल्ड कॉइन के होंगे जो छठी क्लास की गोली के लिए दवाइयों का एक सेट खरीदने के लिए काफी है। नहीं, आप अकेडमी के नंबर 1 अल्केमिस्ट हैं। आपके लिए मैजिक कोर हासिल करना बहुत सस्ता है। असल में इसमें इतना खर्च नहीं आएगा। ज़ियाउदिंग ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा अगर हम पहली कोशिश में ही कामयाब हो जाते हैं तो बचाई गई दवा की चीजें ही कम से कम 30 मैजिक कोर के बराबर होंगी और तुमने एक एहसान चुका दिया होगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जब आपने ऐसा कहा है तो मैं और क्या कह सकता हूँ? बुरे आदमी, फायर एल्डर बेबस होकर मुस्कुराए। चलो ऐसा करते हैं, पहले हम एक दूसरे की आदतों को जानने के लिए कुछ मेडिसिनल पिल्स को साथ में रिफाइन करेंगे। यह अगले कुछ दिनों में होगा। फिर जब आप इन अकेडमी में सेटल हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सुनने में तो अच्छा लगता है। ज़ियाउदिंग को कोई एतराज नहीं था। इस बार वह कम से कम 10 मैजिक कोर कमाएगा जो एक साधारण छठे टियर के डेमन कोर के बराबर था। अगर वे पहली कोशिश में सफल हो जाते तो उसे 30 मैजिक कोर मिलते और छठे टियर के डेमन कोर को बेचने से उसकी कल्टीवेशन को कुछ और समय तक सपोर्ट मिलता। ये बुरा आदमी सच में एक अच्छा इंसान था। उसके पास पैसे कम थे और बुरे आदमी ने उसे मैजिक कोर ला कर दिए। कृपया रास्ता दिखाएं। फायर एल्डर ने रास्ता दिखाया। चलते चलते बातें करते हुए कहा, छोटे दोस्त, तुम्हें इतने सारे मैजिक कोर की क्या जरूरत है? क्या तुम बड़े पैमाने पर मेडिसिनल पिल्स को बेहतर बनाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, इन अकेडमी में आने के बाद सीनियर स्टूडेंट्स की बुलिंग से बचने के लिए मैंने खास तौर पर एक छोटी टीम बनाई है। हमें खुद को जमाने के लिए कुछ मेडिसिनल पिल्स तैयार करने की जरूरत है। ज़ियाउदिंग ने सिर हिलाया। एक अल्केमिस्ट की पहचान उसके द्वारा बड़े पैमाने पर मैजिक कोर खरीदने के मामले को पूरी तरह से छिपा सकती थी। आप जैसे जीनियस अल्केमिस्ट के नेतृत्व में भविष्य में इन अकेडमी में कौन सा ग्रुप आपके ग्रुप से मुकाबला कर पाएगा? बुरे आदमी, फायर एल्डर ने इमोशनल होकर आह भरी। ज़ियाउदिंग असल में अल्केमी डिपार्टमेंट के गैंग और दूसरे डिपार्टमेंटल गैंग का कॉम्बिनेशन था जिसमें कुछ ही कमजोरियां थी जो इन अकेडमी का बैलेंस बिगाड़ने के लिए काफी थी। मुझे उम्मीद है अगर हम ऐसा करेंगे तो हम नंबर 1 होंगे। ज़ियाउदिंग ने सिर हिलाया। अगर उसके पास वाइगो होता और फिर भी वह पहला स्थान नहीं ले पाता तो क्या ये बेकार नहीं होता? छोटे दोस्त, चलो डूलिंग पिल से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यह मेडिसिनल पिल हुआंग जी पिल जैसी ही है लेकिन थोड़ी आसान है। फायर एल्डर ने सुझाव दिया। कोई बात नहीं, ये डूलिंग पिल ही है। ज़ियाउदिंग ने सिर हिलाया। अब उसे मुश्किल से ही 6th रैंक अल्केमिस्ट माना जाता था, लेकिन हाल ही में वह मैजिक कोर बहुत ज्यादा खा रहा था जिससे उसे अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था। प्रैक्टिस के लिए 6th ग्रेड की गोलियों के लिए दवा का सामान खरीदना तो दूर की बात है। अभी युनजैंग पिल के अलावा उसने छठी क्लास की कोई और पिल रिफाइन नहीं की थी। इस बार डूलिंग पिल को रिफाइन करना प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा मौका था। यह मौका मुफ्त में मिला। आखिर कोई और भी उसकी मदद मांग रहा था, इसलिए उसे कोई दवाई बनाने की जरूरत नहीं थी। उसे बस दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उसे ठीक करना था। फायर एल्डर खुशी-खुशी ज़ियाउदिंग को अपने इलाके में ले गए। अल्केमी डिपार्टमेंट जो इन अकेडमी और आउटर अकेडमी से अलग था, उनका इलाका बहुत बड़ा था, फिर भी वहां लोग कम थे जिससे वह बहुत शांत था। रास्ते में अल्केमी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने जब ज़ियाउदिंग को देखा तो वे हैरान रह गए, खासकर फायर एल्डर के विनम्र व्यवहार से जिससे उन्हें जलन हुई। मैंने सुना है कि यह व्यक्ति 5वीं कक्षा का अल्केमिस्ट है। ये सच है या झूठ? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि यह खबर कहां से आई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई 15 साल की उम्र में 5वीं रैंक पर पहुंच गया। अगर वह 5वें रैंक का नहीं होता तो क्या हमारा फायर एल्डर इतना विनम्र होता? अल्केमी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे थे। वे फायर एल्डर और ज़ियाउदिंग का पीछा करना और देखना चाहते थे कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन उन्हें तुरंत भगा दिया गया।
फायर एल्डर के रिफाइनमेंट रूम में पहुंचकर ज़ियाओडिंग ने देखा कि वहां कई तरह की कीमती दवाइयों और मैजिक कोर का ढेर लगा हुआ था, जिससे उसके मुंह में हल्की सी लार टपकने लगी। उसने शेल्फ पर एट्रीब्यूट के हिसाब से सॉर्ट किए हुए मैजिक कोर के ढेर देखे। हालांकि ज्यादातर दूसरे और तीसरे टियर के मैजिक कोर थे, लेकिन कुछ चौथे और पांचवें टियर के भी थे और कई छठे टियर के डेमन कोर भी दिख रहे थे। अलग-अलग कीमती दवाइयों की तो बात ही छोड़िए, ज़ियाओडिंग को लगा कि यहाँ की चीजें दवाइयों का सामान बेचने वाले एक बड़े स्टोर की चीजों से कम कीमती नहीं है। देखा, यह ऐसी दौलत है जो एक 6 रैंक के अल्केमिस्ट के पास होनी चाहिए, तुम्हारी तरह गरीब नहीं। याओ लाओ ने उसे चिढ़ाने का मौका पकड़ा। उन्होंने ये काम कई दशकों या एक सदी में जमा किया है। मैं ये कब से कर रहा हूँ, क्या हम तुलना कर सकते हैं? ज़ियाओडिंग ने जवाब दिया, मुझे इस मौके का फायदा उठाकर फ्री प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज्यादा अनुभव हासिल करना चाहिए। पीएस, मैंने 2 चैप्टर जोड़ दिए हैं, मैं कल जारी रखूंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। 127, अब आप घमंडी बने रह सकते हैं। फायर एल्डर ने दवा का सामान तैयार किया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे दोस्त ज़ियाओ, तुमने शायद पहले कभी डूलिंग पिल को रिफाइन नहीं किया होगा, है ना? नहीं, ये पिल फॉर्मूला है, पहले इसे देख लो। दोनों ने चर्चा की और तुरंत शुरू कर दिया। ज़ियाओडिंग ने पिल फॉर्मूला पढ़ना खत्म करने के बाद अपना हाथ घुमाया और हरी आग का एक गुच्छा बाहर निकल आया। फायर एल्डर ने बगल से देखा और तारीफ की, एक स्वर्गीय लौ। इसका रंग हरा है और इसका आकार कमल जैसा है, ये ग्रीन लोड स्कोर ही होगी, है ना? ये सही है। ज़ियाओडिंग ने सिर हिलाया। फायर एल्डर, आप इंतजाम करें, मैं अभी आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बहुत मामूली हो, हेवनली फ्लेम के साथ तुम्हारी स्किल्स शायद मेरी स्किल्स से ज्यादा खराब नहीं होंगी। फायर एल्डर मुस्कुराए, चलो मिलकर दवाइयों को बेहतर बनाते हैं। तुम इन्हें बेहतर बनाओ। उसने डूलिंग पिल के लिए दवा का कुछ सामान दिया, फिर अपनी आग को गाढ़ा किया और ज़ियाओडिंग के साथ मिलकर काम किया। काले दानव के कड़ाही को बाहर न निकालने के अलावा ज़ियाओडिंग के लिए सब कुछ सामान्य था। स्वर्गीय लौ के नीचे दवाइयों से अशुद्धियां जल्दी से निकल गईं और शुद्ध दवा वाले लिक्विड में बदल गईं। दूसरे दिन आसमान में आध्यात्मिक रोशनी चमकने के साथ ही डूलिंग पिल को सफलतापूर्वक रिफाइन किया गया। छठी क्लास की गोली से होने वाले एनर्जी में उतार चढ़ाव छोटे नहीं थे। अगर पूरी जियानान अकेडमी नहीं तो कम से कम इसने अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को अलग कर दिया। आमतौर पर फायर एल्डर छठी क्लास की गोलियों को भी रिफाइन करते थे, लेकिन इस बार यह काफी खास था। ज़ियाओडिंग और फायर एल्डर एक साथ रिफाइनिंग रूम में दाखिल हुए थे। लगता है टीचर ने छठी क्लास की डूलिंग पिल को ज़ियाओडिंग के साथ मिलकर रिफाइन किया है। शायद वह बस देख रहा था। जल्दी से सीनियर हान से पूछो। बहुत से लोग अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट में नंबर 1 आदमी को ढूंढने के लिए दौड़े। उसने मुश्किल से कहा, उसने सच में टीचर के साथ मिलकर डूलिंग पिल को रिफाइन किया है। हम बहुत पीछे हैं। उस मामले में 5वीं कक्षा के अल्केमिस्ट के रूप में उसकी पहचान नकली नहीं है। हे भगवान, लोगों की तुलना करना सच में अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पूरी तरह से यकीन कर चुका था। उन्हें यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यह एक प्रोडिजी था जो उनसे कहीं ज्यादा जीनियस था, कोई ऐसा जिसे आम लॉजिक से नहीं मापा जा सकता था। ज़ियाओडिंग ने जो अल्केमी लेवल दिखाया वह असल में फायर एल्डर के अंदाजे से ज्यादा था। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले ही ज़ियाओडिंग की सोल पावर के आधार पर उसकी काबिलियत का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए यह अभी भी ठीक था। बेशक डूलिंग पिल को रिफाइन करने में मिली सफलता ने हुआंग जी पिल को रिफाइन करने में उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया और उन्होंने ज़ियाओडिंग की भी खूब तारीफ की। इस उम्र में उन्होंने अभी रैंक्स में एंट्री की थी। ये गैप ऐसा नहीं था जिसे सिर्फ 1 या 2 पॉइंट में बताया जा सके। खुद ज़ियाओडिंग को विदा करके उन्होंने हुआंग जी पिल को रिफाइन करने की तैयारी शुरू कर दी। जहां तक ज़ियाओडिंग की बात है, वह ऑफिशियली इन अकेडमी में कदम रखने वाला था। इन अकेडमी और आउटर अकेडमी एक साथ नहीं थे, बल्कि एक काफी छिपी हुई जगह पर थे। ज़ियाओडिंग ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्रिफिन के ऊपर खड़ा था और चुपचाप जमीन पर जंगलों और पहाड़ों को देख रहा था। उसके पीछे लिनयान और दूसरे लोग भी सीधे खड़े थे। उनके कपड़े तेज हवा में सरसरा रहे थे, जिससे कई लोग जलन से देख रहे थे। तेज रफ्तार से उड़ते ग्रिफिन पर मजबूती से खड़ा हो पाना कोई छोटी बात नहीं थी। हुगान और तीनों एल्डर्स ने अपने डू क्यूबिंग्स का इस्तेमाल करके उन्हें दोनों तरफ से एस्कॉर्ट किया और लगातार जियानान अकेडमी के पीछे के पहाड़ी इलाके में अंदर की ओर बढ़ते रहे। यह इलाका एक पुराने जंगल के पास था और असल में इसके अंदर बहुत सारे राक्षसी जानवर थे। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो ग्रुप को भड़काने के लिए आने की हिम्मत करते थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन्हें कई डुहुआन ने आसानी से मार डाला। इससे ये भी पता चलता है कि जंगल में राक्षसी जानवर कितने खूंखार थे। उनमें खून की पुरानी प्यास और अत्याचार था। ज़ियाओडिंग और कुछ डुहुआन को छोड़कर जो बेफिक्र रहे, बाकी स्टूडेंट्स कमोबेश सावधान थे। यहाँ तक कि राक्षसी जानवरों के लगातार हमलों से उनके चेहरे भी थोड़े पीले पड़ गए थे। जैसे ही सबको लगा कि आगे का रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, हुगान उन्हें एक गहरी पहाड़ी खाई की ओर ले गया। लिनयान और बाकी लोग हैरान थे, लेकिन ज़ियाओडिंग ने कहा, लाइब्रेरी पवेलियन की तरह यहाँ भी एक स्पेशल बैरियर है। हाँ, ये सही है, यहाँ बैरियर इन अकेडमी की जगह को छुपाता है। हुगान ने ज़ियाओडिंग को तारीफ भरी नजर से देखा। उसके हाथ से एनर्जी की एक धार निकली और जब वह कुछ दूरी तक पहुंची तो उसने हल्की लहरों का एक घेरा बना दिया। लिन शियुआ और लाइब्रेरी पवेलियन में गए 3 दूसरे लोगों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उन्होंने चुपचाप देखा कि जगह के उतार चढ़ाव के बीच एक सिल्वर गेट दिखाई दिया और फिर खुल गया। अंदर अभी भी जंगल था। सब लोग हुगान के पीछे पीछे अंदर चले गए और दूसरी तरफ हुगान जैसा ही एक बुरा आदमी था, साथ में कुछ जवान लोग भी थे। आउटर अकेडमी के बैच के उलट इन नौजवानों के बैच टावर जैसे थे और उनकी ताकत आउटर अकेडमी के स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा थी। तुम आखिरकार आ ही गए। ये बुरा आदमी बहुत देर से इंतजार कर रहा था। तुम जरूर ज़ियाओडिंग हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस प्रोडिजी ज़ियाओडिंग पर एक बार फिर सबसे पहले ध्यान गया। आगे वाला बुरा आदमी सीधे ज़ियाओडिंग की तरफ बढ़ा। उसके पीछे खड़े जवान लोग भी ज़ियाओडिंग को जलती हुई आंखों से देख रहे थे। जिज्ञासा के अलावा उनके हाव भाव भी काफी विद्रोही थे। ज़ियाओडिंग या एल्डर सू हैं और उनके बगल में एल्डर किंग हैं। वे इन अकेडमी के मामलों के इंचार्ज हैं। हुगान का आसान परिचय, आपसे ये छोटे बच्चे तुम्हें सौंप दिए गए हैं। ये कहने के बाद वह एक कदम पीछे हट गया और दखल देना बंद कर दिया। एल्डर सू, एल्डर किंग, ज़ियाओडिंग ने एक साधारण सलामी दी। आप बहुत बढ़िया हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ और भी बेहतर कर सकते हैं। सुकियान प्यार से मुस्कुराई, फिर यान हाओ और दूसरों की तरफ देखा। तुम लोग भी बुरे नहीं हो। अब मैं तुम्हें इन अकेडमी में एंटर करने के बाद की खास बातें बताऊंगी। उन्होंने हर व्यक्ति को एक काला क्रिस्टल चिप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इस पर जो चीज है उसे फायर एनर्जी कहते हैं। यह इन अकेडमी में आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। यह इस बात से जुड़ा है कि आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। सुकियान ने फायर एनर्जी हंटिंग कंपटीशन के अनुसार बताया कि आउटर अकेडमी के स्टूडेंट्स को इन अकेडमी में एंटर करते समय क्या करना होता है। फिर उसने ज़ियाओडिंग से मतलब से कहा, क्योंकि स्टूडेंट ज़ियाओडिंग की ताकत बहुत जबरदस्त है, इसलिए इस बार तुम्हारा शिकार करने वाले स्टूडेंट्स की ताकत भी बढ़ा दी गई है। तुम्हें सावधान रहना होगा। अब फायर एनर्जी हंटिंग कंपटीशन शुरू होता है। उसकी घोषणा के बाद उसके पीछे खड़े करीब 20 नौजवानों ने ज़ियाओडिंग और दूसरों को बुरी नियत से घूरते हुए मजाक उड़ाया। ज़ियाओडिंग 15 साल का डूलिंग। अभी मैं झांग मिंगाई खुद देखूंगा कि तुम्हें कितना हुनर है। इन अकेडमी के स्टूडेंट्स को लीड कर रहा लड़का एक कदम आगे बढ़ा और ज़ियाओडिंग को गुस्से से देखने लगा। वह इस बार ज़ियाओडिंग को टारगेट करने वाला डूलिंग था। मेरी स्किल्स देखने के लिए एक 3 स्टार डूलिंग काफी नहीं होगा। ज़ियाओडिंग ने अपना सिर हिलाया। उसका हुनर देखने के लिए कम से कम एक डूवान को तो आना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी इतने घमंडी हो सकते हो। झांग मिंगाई के चेहरे पर मजाक था। हर साल आउटर अकेडमी से कुछ जूनियर भाई होते हैं जो सोचते हैं कि वे बहुत ताकतवर हैं। उन्हें यह नहीं पता कि इन और आउटर अकेडमी के बीच कितना बड़ा गैप है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी घमंडी बन सकता हूं। ज़ियाओडिंग थोड़ा मुस्कुराया। धमाका। जैसे ही उसने एक्सप्लोसिव स्टेप्स किए, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी फट गई। वह एकदम शांत से हरकत में आ गया। वह एक परछाई में बदल गया और झांग मिंगाई के सामने आ गया और सीधे उस पर मुक्का मारा। इस रैंक के किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए जो खुद से भी नीचे था, ज़ियाओडिंग ने 8 हाथ पैरों के कोलैप्स जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करने की जहमत भी नहीं उठाई। ये सिर्फ शुद्ध की हुई और फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ थी। तुम मौत ढूंढ रहे हो। झांग मिंगाई को उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओडिंग पलट कर उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। हालांकि वह ज़ियाओडिंग की स्पीड से हैरान था, लेकिन उसके गुस्से ने उसे चकमा देने से रोक दिया। जैसे ही उसने जवाबी मुक्का मारा, उसकी मोटी डुकी फट पड़ी। बूम, उसका हाथ टूट गया और वह चीखते हुए पीछे की ओर गिरा और टूटे हुए लेदर बॉल की तरह अपने पीछे 2 लोगों से टकरा गया। उन तीनों ने एक साथ खून थूका, जिससे कई और लोग भी पीछे गिर गए। हम, एल्डर सू, हुगान और दूसरे लोग जो ज़ियाओडिंग और बाकी लोगों को परफॉर्म करने देने के लिए जाने वाले थे, सभी हैरान रह गए। ऐसा लगता था कि उन्होंने ज़ियाओडिंग की ताकत को कमा का था। उन्होंने जो लोग रखे थे, वे उसे संभालने के लिए काफी नहीं थे। 128, तुम सब मेरे शिकार हो। झांग मिंगाई थोड़ा हैरान था। इतने सालों तक इन अकेडमी में साधना करने और अक्सर डेमोनिक बीस्ट से लड़ने के बाद वह आउटर अकेडमी के एक नए खिलाड़ी से एक ही मुकाबले में कैसे हार सकता था। किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। ज़ियाओडिंग ने उसे पकड़ लिया और एक लात मारी, उसे कीचड़ में पटक दिया और उसकी लड़ने की ताकत पूरी तरह छीन ली। बाकी लोग ज़ियाओडिंग को डर से देखने लगे, खासकर इन अकेडमी के स्टूडेंट्स। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओडिंग इतना गुस्सैल होगा। क्या ये कोई नया है? आउटर अकेडमी से आए नए लोग पहले तो हैरान हुए, फिर जोश में चिल्लाने लगे, सीनियर ज़ियाओ, बहुत बढ़िया। उन्हें बता दो कि हम आउटर अकेडमी के नए लोग कोई आसान खिलाड़ी नहीं हैं।
उन्हें नीचे ले जाया गया। यान हाओ और दूसरों ने एक दूसरे को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर को उसी लेवल के लोगों के मुकाबले इतना बड़ा फायदा मिलेगा। हाँ, मुझे लगा कि वह आदमी अभी बहुत खतरनाक था, लेकिन वह एक भी चाल नहीं झेल सका। ऐसा नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि ऐसा है कि सीनियर ज़ियाओ बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच में, वह बहुत ताकतवर है, वह उस आदमी की ऊपरी लिमिट से ज्यादा ताकतवर है। उन चारों ने ताने मारे और ज़ियाओ डिंग की काबिलियत की और भी तारीफ की। एल्दसू, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि ज़ियाओ डिंग सिंपल नहीं है? आपको कम से कम स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के टॉप 30 में से किसी को तो बुलाना चाहिए था। हुगान ने बेबसी से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा अंदाजा है कि वे इतिहास में सबसे तेजी से ट्रायल पास करने वाली क्लास होंगे और वे सीनियर स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए पासा भी पलट सकते हैं। जैसे ही उसके शब्द निकले, ज़ियाओ डिंग ने अपने पैर के नीचे वाले आदमी से कहा, अब से तुम सब मेरे शिकार हो। अपनी सारी फायर एनर्जी मुझे दे दो। फायर एनर्जी एक अच्छी चीज थी, यह इन अकेडमी में जाने के बाद हेवनली फ्लेम को लूटने की उसकी क्षमता से जुड़ी थी। ये सामान कमाना आसान नहीं था और अब जब सीनियर स्टूडेंट्स का ये ग्रुप खुद उनके दरवाजे पर आ गया था तो इसे न लेना बेकार होगा। ज्यादा दूर मत जाओ, हम बहुत सारे हैं। जिन लोगों को इतना धक्का लगा था कि खून थूकने लगे थे, उनमें से एक ने ज़ियाओ डिंग को गुस्से से घूरा। ज़ियाओ डिंग ने अपनी उंगली हिलाई और हरी ची की 5 तेज धारियां निकली और एक साथ बाकी 4 पर हमला किया। बाद वाले ने अनजाने में अपने डू क्यू आर्मर को गाढ़ा कर लिया, लेकिन इन हरी क्यू धारियों में बहुत तेज धार थी, जो उनके डू क्यू आर्मर को इतनी तेजी से तोड़ रही थी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। नुकसान कम करने के लिए जल्दी से पीछे हटते हुए पांचों के हाथ भाव तेजी से बदल गए, लेकिन हरी ची अचानक चमक उठी, जिससे बहुत तेज गर्मी निकली। बैंग 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 बैंग, क्यू असल में फट गया, जिससे बहुत जोरदार टक्कर हुई, जिससे उनकी छाती पर रखे कपड़े फट गए और वे उड़ गए। पांचों चीखते हुए दूर घास पर गिर पड़े, उनकी छाती जल गई थी और बुरी तरह घायल हो गए थे। वे इतने घायल थे कि उठ नहीं पा रहे थे। इससे बाकी लोग पूरी तरह डर गए और उनके चेहरे पर डर का भाव दिखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने लापरवाही से चीखे 5 बार किए और असल में उनके 5 साथियों को मार गिराया। क्या यह आदमी बहुत ताकतवर था? उनका मानना था कि इन अकेडमी की स्ट्रॉन्ग रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल एक्सपर्ट भी उन्हें इस तरह हरा नहीं पाएंगे। ये बच्चा, हुगान का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। वह थोड़ा बेरहम है, उनकी डू टेक्निक थोड़ी अजीब है। एल्दसू ने आंखें सिकोड़ लीं। इतने सारे वेरिएशन कैसे हो सकते हैं? और आग वाली पावर के अलावा हवा वाली पावर भी होती है। यह इलॉजिकल है। आपने उससे बात नहीं की है, इसलिए आपको सिचुएशन का पता नहीं है। ये बच्चा काफी स्पेशल है, वह एक से ज्यादा पावर को कंट्रोल करता है। हुगान ने आगे कहा, जहां तक इस बात का सवाल है कि उसके पास असल में कितनी तरह की पावर है, ये बुरा आदमी भी उसे नहीं देख पाया है। एल्दसू हैरान रह गए और बस इतना ही कह पाए, तो वह सच में एक प्रोडिजी है, नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं। तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस बच्चे का बैकग्राउंड आसान नहीं है। हुगान ने छिपे हुए अर्थ के साथ बात की। हुगान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या वह किसी बड़ी ताकत का जूनियर हो सकता है जिसे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया हो? इससे मेरी जियानान अकेडमी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना? अभी के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। हालांकि वह थोड़ा छोटा और अग्रेसिव है, फिर भी वह नियमों का पालन करता है। हुगान ने कोई वादा नहीं किया। मैदान में ज़ियाओ डिंग ने रूखेपन से कहा, अपने फायर एनर्जी कार्ड निकालो। मुझे उन्हें आज्ञाकारी रूप से लेने दो और तुम्हें और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। इन शब्दों से दूसरे सीनियर स्टूडेंट्स के चेहरे के हाव भाव बदल गए। हालांकि वे ज़ियाओ डिंग से डरते थे, लेकिन वे पूरी तरह से डरे हुए नहीं थे, क्योंकि आपकी एनर्जी सच में बहुत जरूरी थी, जो उनकी कल्टीवेशन पर असर डाल रही थी। अगर उन्होंने इसे इस तरह ज़ियाओ डिंग को दे दिया, तो अगले महीने की उनकी कल्टीवेशन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा इतने लंबे समय तक इन अकेडमी में साधना करने के कारण उन्हें हर तरह की चीजों का सामना करना पड़ा था और उन्हें हिम्मत की कमी नहीं थी। वे ज़ियाओ डिंग से ऐसे ही नहीं डरेंगे। हमें